ये कहानी किसी की मदद के लिए चिल्लाने से शुरू होती है, जबकि कीड़े उसे खा रहे होते हैं। लड़की जो हमारी नायिका है, इस यातनापूर्ण क्षण में केवल मृत्यु की कामना करती है। वह केवल असहनीय दर्द महसूस कर सकती है जब वह मौत की भीख मांगती है। फिर हम समय में पीछे जाते हैं, जहाँ कोई टीम लीडर से एक पल के लिए सोचने के लिए कहता है। ये एक काल कोठरी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और अगर वे इसे खुद साफ कर लेते हैं तो वे सारा लूट अपने पास रख सकते हैं, जिससे लड़की भी सहमत है। वहाँ हर कोई शिकारी है, लेकिन वे अधिकतम न्यूनतम वेतन ही कमा सकते हैं, जो उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो आदमी कहता है कि वह उनसे सहमत है और वे जगह साफ करेंगे, लेकिन नायिका कहती है कि उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। आखिरकार यह खतरनाक हो सकता है। जब तक एक हाथ उसके कंधे पर नहीं आ जाता, उसका नाम पुकारते हुए वह पूछता है कि उन्हें फिर से ऐसा मौका कब मिलेगा। सभी पहले ही सहमत हो चुके हैं, तो वह क्यों हिचकिचा रही है। ये पूछता है कि क्या वह पूरी टीम के सामने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है, जिस पर युवती जवाब देती है कि ऐसा नहीं है। वो बस सोच रही है कि वे फिर से कीड़े हो सकते हैं। गोरे बालों वाला आदमी एक शैतानी मुस्कान देता है, पूछता है कि क्या वह अभी भी कीट प्रकार के राक्षसों से डरती है। उसे याद दिलाता है कि पिछली बार उसने जो परेशानी पैदा की थी उसे न भूले। अगर उसे सच में लगता है कि यह बहुत ज्यादा है तो वह जा सकती है। उन्हें एक सी रैंक टैंक की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई और गिल्ड उसे नहीं लेगी, जिस पर वह अनिच्छा से सहमत होती है। वह सोचता है कि वह आखिरकार समझ गई है और उसे बस उस पर भरोसा करना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, जबकि महिला महसूस करती है कि वह उसे शर्मिंदा करके स्वार्थी हो रही है। फिर वह कहता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वह उसकी इतनी परवाह करता है, और पूछता है कि क्या वह समझती है। अभी भी डरी हुई युवा महिला इसे स्वीकार करती है और इस स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए उसे धन्यवाद देती है। आखिरकार ह्यून चान ही एकमात्र है जो उसे इस तरह प्यार कर सकता है। फिर घोषणा की जाती है कि वे जितनी जल्दी हो सके प्रवेश करेंगे, और चूंकि वह टैंक है उसे पहले जाना होगा। वो उस पल में असहज रूप से सहमत हो जाती है, अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहती। तो हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी आंखों में शांति के साथ प्रवेश कर रहे हैं, जबकि नायक भयभीत दिखता है। लेकिन फिर सही जगह पर एक कदम उठाया जाता है और यह कालकोठरी की शुरुआत को ट्रिगर करता है। कई कीड़े पहले से ही उस सटीक क्षण में उनका इंतजार कर रहे हैं। भाला चलाने वाला पूछता है कि यह क्या है। इतने सारे को इतनी संकीर्ण जगह में देखकर फिर सभी राक्षस एक साथ उन पर हमला कर देते हैं। वे जल्दी से उन्हें मार गिराना शुरू कर देते हैं, कहते हुए कि उन्हें जगह साफ करनी है। वे पूछते हैं कि क्या वह रास्ता संभाल सकती है। जादूगर कहता है कि लड़की को अग्रिम पंक्ति संभालनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि राक्षस आगे न बढ़े, जिसे वह तुरंत समझ जाती है। उसकी ताकत स्पष्ट है, लेकिन वह राक्षसों की भारी संख्या के कारण पीछे धकेली जा रही है। अंत में उसे मोर्चा संभालना होगा ताकि बाकी लोग सुरक्षित रूप से प्राणियों को खत्म कर सकें। हालांकि वह कुछ हमलों से घायल हो जाती है जो उसकी रक्षा से निकल जाते हैं, लेकिन अंत में चोई स्वीकार करता है कि घबराहट नहीं हो सकती। वे लगभग वहां पहुंच चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि एक और प्राणी चिल्लाता है जब उसे गिरा दिया जाता है, लेकिन अब उनके सामने एक और झुंड आ जाता है और वे सवाल करते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। टीम लीडर जो देख रहा है उससे अंधा और भयभीत है, जबकि वह सुन रहा है कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी। जल्द ही लड़की की रक्षा कमजोर होने लगती है, क्योंकि वह संघर्ष कर रही है। वह महसूस कर सकती है कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है और उसे एहसास होता है कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। सोचती है कि उसे और कितना सहना पड़ेगा। वह पीछे मुड़कर देखती है और अपने बॉयफ्रेंड से तुरंत उसे ठीक करने की विनती करती है। कहती है कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, लेकिन वह यह देखकर चौंक जाती है कि उस समय हर कोई भाग रहा है। वह सोचती है कि यह क्यों हो रहा है। वे उसे उन प्राणियों के पास छोड़ रहे हैं जिनसे वह सबसे ज्यादा डरती है। फिर टैंक उसके बॉयफ्रेंड को पुकारता है, जो चिढ़कर कहता है कि उसने उसे किसी भी हालत में लाइन पकड़ने के लिए कहा था। फिर हम देखते हैं कि प्राणी आगे बढ़ रहा है और अत्यधिक शक्तिशाली प्रहारों से उसकी ढाल को तोड़ना शुरू कर देता है। इसके साथ ही वह अपनी रक्षा छोड़ देती है, अपने बॉयफ्रेंड को पुकारते हुए उससे जाने की भीख मांगती है। नीले बालों वाली एक और महिला कहने की कोशिश करती है कि उनकी दोस्त अभी भी अंदर है, लेकिन निराशा में उसे बताया जाता है कि वे कुछ नहीं कर सकते। दरवाजा जल्द ही बंद हो जाता है, जिससे वह युवती हमेशा के लिए उस तरफ रह जाती है। वह फिर बेताबी से दरवाजा पीटने लगती है, अपने बॉयफ्रेंड से दरवाजा खोलने की विनती और गुहार लगाती है। वह अंदर एक बातचीत सुनने में सफल होती है, जिसमें यह सवाल उठता है कि उसे वहीं छोड़ दिया जाए, और कोई कहता है कि किसी को परवाह नहीं है। अगर वे दरवाजा खोलते हैं तो सभी मर जाएंगे, और चोई को यह समझना और स्वीकार करना होगा। फिर हम देखते हैं कि जीव उस पर हमला कर रहे हैं, कच्चे एड्रेनालिन के साथ चिल्लाते हुए उसे निगलने के लिए तैयार हैं। वह बगल की ओर मुड़ती है, कहती है कि वह इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती। उसकी आवाज में निराशा स्पष्ट है। फिर वह जंगल की ओर, इस काल कोठरी जैसे परिदृश्य की ओर मुंह करती है। वह उस दिशा में बेतहाशा दौड़ने लगती है, ये सोचते हुए कि उसे किसी भी कीमत पर जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जब तक वह जीवित है उसका प्रेमी उसके लिए वापस आ सकता है। लेकिन फिर कुछ उसका ध्यान खींचता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक विशाल मृत प्राणी पड़ा है, जिसके चारों ओर एक पेड़ उग रहा है और उसकी छाती में कुछ धंसा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि एक हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है, जबकि वह सोचती है कि क्या हो रहा है। जल्दी तना उसके पास आ जाता है, उसकी दिशा में कुछ बढ़ाते हुए। वह समझती है कि अब वह एक अंगूठी उसके पास है। चोई अंगूठी पहन लेती है, सोचते हुए कि यह एक गुप्त वस्तु हो सकती है। जैसे ही वह इसे पहनती है, रत्न एक नए तरीके से चमकने लगता है। अचानक एक सिस्टम विंडो उसके सामने खुल जाती है। यह दिखाता है कि यह वस्तु एक EX रैंक परजीवी अंगूठी है, और जानकारी के अनुसार यह उसकी वृद्ध जीवन को प्रभावित करेगी और यहाँ तक कि उसे पुनर्जीवित करेगी। अंत में यह कहता है कि वह तब तक नहीं मर सकती जब तक कि ऊष्मायन पूरा नहीं हो जाता। उलझन में लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है, यह सोचते हुए कि यह चीज क्या है। फिर वह निराशा में खुद से पूछती है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन ठीक उसी समय उसकी दिशा में एक चीख आती है। प्राणी उस पर अचानक हमला करते हैं। लड़की फिर किसी से मदद की गुहार लगाती है जो उसे इस भाग्य से बचा सके। उसी समय हम प्रारंभिक दृश्य पर लौटते हैं, जहां वह प्राणियों द्वारा निगली जा रही है, डर से कांप रही है। आंसुओं के बीच नायिका कहती है कि यह बहुत दर्द करता है, और वह दर्द को रोकने की गुहार लगाती है। उसका हाथ जमीन पर गिर जाता है, उसकी मौत का संकेत देते हुए, फिर भी मदद की भीख मांगते हुए। लेकिन परजीवी अंगूठी हरी चमकने लगती है, और यह स्पष्ट हो जाता है कि वह तब तक नहीं मर सकती जब तक कि ऊष्मायन पूरा नहीं हो जाता। उसी क्षण वह किसी झोंबी की तरह पुनर्जीवित हो जाती है। चोई उठकर बैठती है, स्पष्ट रूप से भ्रमित और हाँफती हुई। अपने हाथ को देखते हुए वह सोचती है कि क्या हो रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि अभी क्या हुआ, लेकिन कुछ जल्दी से उसका ध्यान खींचता है और वह फिर से आगे देखती है। अब सभी कीड़े समझ जाते हैं कि यह एक स्वादिष्ट भोजन का सही मौका है।
वहीं दूसरी ओर लड़की चिल्लाती है और जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश करती है। हालांकि उसे जल्दी ही एक प्राणी द्वारा मारा जाता है जो उसकी पीठ में छेद कर देता है। वे सभी अंतहीन दावत का आनंद लेने के लिए पास आ जाते हैं और वह तब तक नहीं मर सकती जब तक कि ऊष्मायन समाप्त नहीं हो जाता। युवती मदद के लिए लगातार विनती करती रहती है, बार बार मरना नहीं चाहती, लेकिन फिर से उस पर हमला होता है और इस बार उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। उसके पैर पहले निशाना बनते हैं जब वह उनसे उसे खाना बंद करने की भीख मांगती है। वह केवल अपने बॉयफ्रेंड का नाम चिल्ला सकती है इस भयानक भाग्य से बचाने की गुहार लगाते हुए, लेकिन ये प्राणी है जो एक भ्रम की तरह जवाब देता है, कहता है कि कोई बचाव नहीं है। उसकी पुतलियां फैल जाती हैं जब वह इस घटना को न होने देने की भीख मांगती रहती है और इस तरह वह फिर से उसी क्षण में समाप्त हो जाती है। हम देखते हैं कि यह चक्र बार बार दोहराया गया, शायद वर्षों या सदियों तक। वह सोचती है कि वह अब तक वहां कितने समय से फंसी हुई है, शायद ये वर्षों या दशकों से हो रहा है, अब वो नहीं बता सकती। इसलिए वह सवाल करती है कि वह अभी भी जीवित क्यों है। अब वो वहां फंसी हुई है, हमेशा के लिए राक्षस का भोजन बनकर। लेकिन जब वह पीछे देखती है तो वह स्पष्ट रूप से अपनी बगल में पड़ी तलवार देखती है। ये उसके बॉयफ्रेंड का उपहार था, एक सस्ता जन्मदिन का तोहफा, लेकिन अब उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल गई है। इतने वर्षों की पीड़ा के बाद उस आदमी ने उसे पीछे छोड़ दिया। भले ही उसने उससे विनती की कि वह उस जगह में न जाए, फिर भी उसने उसे धक्का दे दिया क्योंकि एक वस्तु के कारण जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, जो एक जीवित नरक साबित हुआ जहां उसे बार बार निगला गया। अब कुछ आत्मसम्मान प्राप्त करते हुए वह घोषणा करती है कि वह उसे किसी भी कीमत पर मार डालेगी। तलवार को कसकर पकड़ते हुए वह प्राणियों पर हमला करती है, उन्हें भयानक गति से समाप्त कर देती है। अचानक प्रणाली प्रकट होती है, उसकी शक्ति को 2 गुना बढ़ा देती है, जो उसे उस क्षण पूरी तरह से चौंका देता है। प्राणी उसके साथी में से एक को गिराने के बाद उसकी ओर दौड़ते हैं। वह देखती है कि उसके आंकड़े भयानक और अविश्वसनीय रूप से तेज गति से बढ़ रहे हैं। अब वह बिना किसी कठिनाई के सभी प्राणियों को समाप्त करने में सक्षम है क्योंकि उसकी ताकत अचानक और लगातार बढ़ रही है। उसके शरीर के घाव तुरंत ठीक होने लगते हैं, जिससे वह उस पल में हंसने लगती है। वह अंततः समझ जाती है कि उसने जो वस्तुएं प्राप्त की हैं उनका उपयोग कैसे करना है। पूरी तरह से टूटे हुए मन के साथ लड़की एक पागल हंसी छोड़ती है। फिर वह उन्हें अपने पास आने के लिए बुलाती है, कहती है कि वह उनमें से हर एक को मार डालेगी। वह अपने बॉयफ्रेंड को पुकारती है, कहती है कि वह जल्द ही वहां से बाहर आ जाएगी और उसकी तारीफ करती है कि वह कितना प्यारा है। फिर वह उससे कहती है कि थोड़ा और इंतजार करे, वह जल्द ही उसके पास पहुंच जाएगी। इतने समय के बाद हम उस क्षण के पीछे छोड़े गए अराजकता को देखते हैं। लड़की लाल चमकती आंखों के साथ कीड़ों पर हमला करती है, उन्हें अत्यधिक बल से काटती है। तभी अचानक कुछ पीछे से हमला करता है, उसके पेट को भेदते हुए। एक टिड्डे ने पीछे से उस पर वार कर दिया, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। हालांकि उस समय अंगूठी ने उसे जीवित रखा, फिर भी वह हर चोट का दर्द महसूस कर सकती थी। उसने फिर मुड़कर उसे तुरंत मार डाला, उस जीव को कोसते हुए। कीड़े का ऊपरी हिस्सा जमीन पर गिर गया, बिना जीवन के कोई संकेत के, और नायिका को महसूस हुआ कि यह वास्तव में दर्द कर रहा था, यहाँ तक कि उसे पूरी तरह से भेद दिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अभी भी ठीक थी, जबकि अन्य जीव उसे दूर से देख रहे थे। जल्दी से वह उन कमीने को उसके पास आने का आदेश देती है क्योंकि वह एक ही झटके में पुनर्जीवित हो जाती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि कीड़े कुछ आदिम डर से रुके हुए हैं। लड़की जैसे पागल झोंबी उनसे पूछकर उन्हें चिढ़ाती है कि वे क्यों नहीं आ रहे। उसके शब्द उन्हें क्रोधित कर देते हैं और वे उस पर हमला करते हैं। फिर वह उन्हें टुकड़ों में काट देती है बिना किसी कठिनाई के। वह उस क्षण में आनंदित है। मजबूत होने का रोमांच महसूस करना बेहद मजेदार है। वह नीचे झुकती है, कहती है कि वह और अधिक मारना चाहती है, चाहे कुछ भी हो। फिर वह अपनी कद के लिए एक अविश्वसनीय ऊंचाई तक कूदती है। वह एक मुक्का तैयार करती है और चिल्लाती है कि वे मर जाएं। फिर वह जमीन पर प्रहार करती है, अपने चारों ओर की प्राणियों को एक झटके से समाप्त कर देती है। फिर हम देखते हैं कि उस समय कीड़ों का एक विशाल पहाड़ जमा हो जाता है। उसने 72 वर्षों के बाद कालकोठरी को साफ किया। वह भारी सांस लेती है, विशेष रूप से खुश नहीं लगती, और वह आगे एक घातक नजर से देखती है जब यह घोषणा की जाती है कि उसे रैंक ए में पदोन्नत किया गया है। नायक जल्दी से सोचता है कि क्या यह आखिरकार इतने समय के बाद खत्म हो गया है। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है जब वह सोचती है कि इतने समय के बाद वे कैसे रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि प्राणियों में से एक तड़प रहा है क्योंकि उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो रही है। लड़की उस पर बेरहमी से पैर रखती है। एक अत्यधिक विक्षिप्त स्वर में वह सवाल करती है कि क्या उसे उन्हें वैसे ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए जैसे उन्होंने उसके दिमाग के साथ किया। अगला दृश्य दरवाजे के दूसरी तरफ का है, जहां कोई पूछता है कि उन्होंने लड़की को अंदर कैसे फंसा लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अंत में नेता उसका प्रेमी था और फिर भी उसने टीम को उसे छोड़ने के लिए नेतृत्व किया। आदमी दावा करता है कि वे सब मर जाते और वे उसके कारण बचे हैं, तो वह अब भी बहस क्यों कर रही है। फिर भाला चलाने वाला व्यक्ति बीच में आता है, चीजों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि जो लोग बच जाते हैं वे ही सबसे अधिक जीने की संभावना रखते हैं। एक और महिला कहती है कि भले ही वे रैंक सी रहे हों, वे नायक से कमजोर नहीं थे। तभी लड़की गुस्से में आ जाती है। वे मूल रूप से कह रहे हैं कि उच्च रैंक वाले अधिक मजबूत होते हैं और वह अब उनके साथ नहीं रह सकती। वहां से बाहर निकलने के बाद वह कसम खाती है कि वह सब कुछ उजागर कर देगी जो उन्होंने किया है। लाल बालों वाली जल्दी से पूछती है कि अगर अब भी किसी की डंगोयन में मौत हो जाए तो क्या होगा, लेकिन टीम लीडर एक क्लासिक मैनिपुलेटर की मुस्कान देता है, जैसे कि उसे खेद हो रहा हो। फिर वह करीब आता है और नारा को पुकारता है। वह पूछता है कि अगर अगली बार वे उसे पीछे छोड़ दें तो क्या होगा। आखिरकार एक सी रैंक अकेले बी रैंक के डंगोयन में जीवित नहीं रह सकता। वह उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है कि वह आखिर किससे डर रही है। वो तो बस सच कह रहा है। वे शांति से चले जाएंगे और कुछ बुरा नहीं होगा। और सच कहूं तो चोई बस पीछे रह गया। ये उसकी गलती नहीं थी। लेकिन अचानक दरवाजा एक साथ उनके सामने फट जाता है। नेता और उसका साथी जो उनके सामने हुआ उससे चौंक जाते हैं। लड़की सवाल करती है कि यह कैसे संभव है कि 72 साल बीत जाने के बाद भी सब कुछ वैसा ही है। फिर अपने बालों को पीछे करते हुए और अपनी सुंदरता को प्रकट करते हुए वह पूछती है कि उन्हें एक दूसरे को देखे कितना समय हो गया है।
नेता भ्रमित है क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि ह्यून चोई वहां से कैसे निकल सकता था। वो सोचता है कि वह क्या बकवास कह रही है, लेकिन ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण है। आखिरकार वह समझ नहीं पाता कि वह इतनी खतरनाक जगह में कैसे जीवित रह सकती थी। लड़की जल्दी से अपने दोस्त को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन नेता उसके सामने आकर उसे रोक देता है। वह अचानक उसे गले लगा लेता है। उसे जीवित देखकर वास्तव में खुश लगता है। फिर वह माफी मांगने लगता है, कहता है कि वह उसे बचा नहीं सका। हालांकि वह जोर देकर कहता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अंत में यह सभी के भले के लिए था। लड़की कहती है कि वह पहले से ही जानता था, ये पुष्टि करते हुए कि वह समझती है जो सुनहरे बालों वाले नेता को उसकी अपनी मूर्खता से आश्चर्यचकित कर देता है। फिर वह उसे एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान देता है, उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि वह वास्तव में दयालु है, लेकिन वह उसकी खाली नजर से मिलता है, जैसे कि मानव रूप में प्रकट हुए शून्य में देख रहा हो। ह्यून चान एक पल के लिए स्पष्ट रूप से हिल जाता है। उसके चेहरे पर स्पष्ट भ्रम है और अब जब वह सोचने के लिए रुकता है तो उसकी सभी कपड़े पूरी तरह से फटे हुए हैं, फिर भी उसे कोई घाव नहीं है। यहाँ तक कि कीड़े के काटने से भी कुछ त्वचा छिल जानी चाहिए थी। आदमी को एहसास होता है कि कुछ अजीब हो रहा है और यह उसे और भी भ्रमित कर देता है। अचानक बिना चेतावनी के हमारे नायक के कंधे पर एक हाथ आ जाता है। ये लांसर है जो उसे समझने के लिए धन्यवाद दे रहा है, कह रहा है कि ये एक बड़ी राहत है कि वो वापस आ गई है और जीवित है। अब वे इस क्षेत्र के बॉस का फिर से एक साथ शिकार कर सकते हैं। वह एक खुशमिजाज मुस्कान देती है, पूछती है क्या उन्होंने सच में उसके लिए इतने समय तक इंतजार किया। वह फिर उन्हें धन्यवाद देती है, जिससे नेता और भी भ्रमित हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि क्या वह बहुत अधिक असंवेदनशील हो रहा है। उन्हें यथासंभव तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। आखिरकार उसका दिल अब भी भारी महसूस करता है क्योंकि उसने पहले उसकी मदद नहीं की, लेकिन इस टीम का नेता जानता है कि कुछ निश्चित रूप से गलत है, इसलिए वह खुद से सवाल करने लगता है। सोचता है कि क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना है जो उस पर चाल चल रही है। फिर हम उस स्थान के पास एक जंगल देखते हैं। पक्षी जंगल के भीतर से किसी चीज से भाग रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि एक विशाल पंजा एक पेड़ पर कदम रखता है। ये एक प्रभावशाली सी श्रेणी के हिरण का है जो इस क्षेत्र का बॉस है। टीम लीडर इसे दूर से देखता है, यह महसूस करते हुए कि स्थिति कठिन हो सकती है। वह सभी को आने वाली चीजों के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। वे वही करेंगे जो वे हमेशा करते आए हैं। नायक उसे अपनी ओर खींचेगा जबकि बाकी सही समय पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेता अपनी प्रेमिका से कहता है कि वह अपने आसपास हो रही हर चीज पर सतर्क रहे और कहा जाता है कि वह तुरंत समझ जाती है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि अब सब कुछ योजना के अनुसार है, वे अपनी स्थिति लेना शुरू कर सकते हैं। हालांकि नायिका अचानक उस दिशा में छलांग लगाती है, अपनी ढाल सामने रखते हुए। लांसर सोचता है कि वह अपने आप आगे बढ़कर क्या कर रही है। फिर उसी क्षण ढाल को जमीन पर रखा जाता है ताकि एक कौशल सक्रिय किया जा सके। ये तथाकथित गर्जना है जिसमें आसपास के किसी भी जीव को आकर्षित करने की विशेषता है, लेकिन कौशल की लहर इतनी दूर तक पहुंचती है कि पेड़ भी जारी हो रही विशाल आभा से कांप उठते हैं। हिरण जल्दी से ध्यान देता है और हमारे नायक की ओर ध्यान केंद्रित करता है। हत्या के इरादे से भरी चीख के साथ राक्षस खुद को तैयार करता है। नेता सवाल करता है कि प्रभाव इतनी दूर तक क्यों फैल रहा है। वह अभी पूरी तरह से अस्थिर लग रही है। सभी लोग दौड़ने लगते हैं, चिल्लाते हुए कि जितनी जल्दी हो सके ह्यून चोई के पीछे हो जाएं। प्राणी अपने भारी सींगों के साथ सीधे लड़की की ओर बढ़ने लगता है। वे सभी कहते हैं कि यह ठीक है, यह सिर्फ एक बी रैंक का डंगोनन बॉस है, इसलिए कोई वास्तविक समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन नायिका उस क्षण उत्साहित लगती है, जैसे कि वह कुछ योजना बना रही हो। नेता कहता है कि जब तक ह्यून चोई सामने है वे ठीक रहेंगे। हालांकि लड़की अचानक उस क्षण एक तरफ कूद जाती है, राक्षस के रास्ते से बाहर हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी ऊंचाई देखकर हैरान रह जाता है और लांसर सोचता है कि क्या वह वास्तव में उस जगह से भाग गई। फिर वह सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी वह भारी कदमों की आवाज सुनता है। फिर वह सोचता है कि क्या उसे भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन उसी क्षण समय समाप्त हो जाता है। प्राणी पहले से ही उससे कुछ मीटर की दूरी पर है। यह अपने विशाल सींगों से उसकी छाती को भेद देता है। महिलाएं अविश्वास में देखती हैं कि यह कितनी आसानी से हुआ। इस बीच जादूगर और भी अधिक भयभीत है, ठीक उसी क्षण नायक को घूरते हुए। उसने बिना किसी कठिनाई के उस क्षेत्र के बॉस पर छलांग लगा दी थी। वह मुस्कुराते हुए वह कहती है कि आखिरकार यह काफी दर्दनाक रहा होगा। फिर हंसते हुए वह कहती है कि वह वास्तव में डर गई थी और गलती से बच गई। फिर वह पूछती है कि क्या सभी को समझ में आया कि अभी क्या हुआ। उसी समय हमारा नायक एक सहज गति में हिरण के ऊपर सवार हो जाता है। वह तुरंत उस टीम की ओर बढ़ती है जिसने एक बार उसे छोड़ दिया था। हम देखते हैं कि वे जानवर के भारी खुरों से बच रहे हैं जो टकराने पर मिट्टी उछालते हैं। आदमी जल्दी से पूछता है कि क्या वह पागल हो गई है या कुछ। उसके ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। दूसरी महिला पूछती है कि वह अभी वहां क्या कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड उस पर चिल्लाता है कि वह मजाक करना बंद करे और वहां से नीचे उतर जाए। हमारी लड़की हमेशा की तरह उसी पागलपन भरी नजर से उसे देखती है जिसमें बेजान लाल आंखें होती हैं। वह पूछती है कि क्या उसे यह किसी तरह का मजाक लगता है। हर कोई उस स्थिति में डरा हुआ और पूरी तरह से तनावग्रस्त है। फिर लड़की हिरण के फर को ऐसे हिलाती है जैसे कुछ नहीं हो। वो कहती है कि अब वे देखेंगे कि उस सटीक क्षण में कौन सबसे लंबे समय तक टिक सकता है। विशाल जानवर अपने खुरों के साथ एक साथ समूह की ओर बढ़ता है। ये जमीन पर पैर पटकता है जिससे उसके चारों ओर एक झटका लहर फैल जाती है। कुछ समय बीत जाता है और अब उस क्षण में हर कोई थका हुआ है। लाल बालों वाली पूछती है कि आखिर ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। कोई कहता है कि वह उसे ठीक कर देगा, जबकि उसे ध्यान केंद्रित करना होगा और वह कुछ बुनियादी हमले कर लेगा। महिला जल्दी से कहती है कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, खासकर इस तरह के बॉस मॉन्स्टर के खिलाफ नहीं। लेकिन भूरे बालों वाला आदमी पूछता है कि वह किस बात से इतनी चिंतित है। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वे सब एक साथ मर जाएंगे और अगर वह ऐसा नहीं चाहती तो उसे उसकी बात सुननी होगी।
वह यहाँ का नेता है। फिर वो अपना सिर खुजलाते हुए कहता है कि वह जल्द ही वापस आएगा, जबकि उसे उन सब की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। वह वादा करता है कि वे किसी भी हालत में वहां से बाहर निकल जाएंगे। फिर हमारी नायिका पूछती है कि क्या वे तैयार हैं, क्योंकि वह फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि जादूगर पहले से तैयार है, जबकि लड़की अपनी तलवारों के साथ सामने खड़ी है। इसके साथ ही हिरण उसके आदेश पर आगे बढ़ता है। समूह आश्चर्य करता है कि वह कैसे एक रैंक बी बॉस को नियंत्रित कर पा रही है, जबकि वह खुद केवल रैंक सी है। टीम लीडर चिल्लाता है कि किसी भी कीमत पर हमले को तुरंत रोकें। लाल बालों वाली समझती है और अपनी तलवारों के साथ तैयार होती है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। वह करने में सफल होती है। उस क्षण में हमले को रोकने के लिए गार्ड कौशल का पूरी तरह से उपयोग करता है। नेता उत्साहित हो जाता है क्योंकि वह अंततः हमले के लिए एक मौका देखता है, जैसे उसने अपनी परफेक्ट रणनीति में योजना बनाई थी। लेकिन जो उसने उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि लड़की की मुद्रा ढह जाएगी, उसके हाथ और पैर के साथ। उसका निर्जीव शरीर दोनों के पीछे गिर जाता है, जो सदमे में घूरते हैं, भारी सांस लेते हुए। उस आदमी ने उस दृश्य को उस क्षण में पूरी निराशा के साथ देखा। हमारी नायिका जल्दी से सोचती है कि यहाँ किस तरह का राक्षस नियंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। फिर वह निरीक्षण का उपयोग करती है, जिससे पता चलता है कि हिरण अब रैंक ए तक पहुंच गया है और उसमें अपार शक्ति है। युवा महिला इससे चकित है, क्योंकि हिरण मूल रूप से रैंक सी था। वह समझती है कि उस प्राणी को किसी रहस्यमय चीज का आशीर्वाद मिला है। आखिरकार परजीवी अंगूठी का एक छुपा हुआ प्रभाव लगता है और यह उसे थोड़ा आश्चर्यचकित करता है। लेकिन अब कोई इसकी परवाह नहीं करता और वो कहती है कि वो पहले इसे मारेगी और बाद में चीजों को समझेगी। प्राणी का खुर जमीन पर जोर से लगता है, जिससे नायक के प्रेमी का भागना रुक जाता है। कुछ मिनटों के बाद वह आदमी अब भारी सांस ले रहा है, जबकि वह पूछती है कि क्या वह अब भी इसे संभाल सकता है। वो पूरी थकावट के साथ उसका नाम पुकारने की कोशिश करता है। लड़की पूछती है कि उसका मतलब क्या है। वह समझ नहीं पाती कि वह इस समय किस तरह की बात करना चाहता है। वह नेता सोचता है कि इस स्थिति को देखकर लगता है कि उसने उस कालकोठरी में कोई गुप्त वस्तु पाई होगी, जिसका मतलब है कि शायद यही कारण है कि उसकी व्यक्तित्व में इतनी बड़ी बदलाव आया है। अचानक लड़की कुछ ऐसा सुनती है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। ये माफी है उसी व्यक्ति से जिसने उसे इतना कष्ट दिया। वह जल्दी से पूछती है कि वह ऐसी स्थिति में इस तरह माफी क्यों मांग रहा है। वह कहता है कि इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण उसे समझने के लिए मजबूर करना या उसे छोड़कर भाग जाना है। वह सिर्फ ये कहना चाहता है कि उसने बहुत सारी गलतियां की और इसी वजह से उसने उस पल में उनके बीच सब कुछ बर्बाद कर दिया। लड़की जवाब देती है कि उसे सच में एक समस्या है, क्योंकि वह यह भी नहीं समझता कि वह क्यों नाराज है, जो उसे भ्रमित करता है। फिर एक विकृत स्वर में लड़की पूछती है कि क्या उसे एहसास है कि वह केवल एक ही कारण से गुस्सा है। जल्दी से उसका बॉयफ्रेंड कहने की कोशिश करता है कि अगर उसे पता होता कि वह क्या है तो वह इसे किसी भी तरह से ठीक कर देता, क्योंकि यही एक परिपक्व व्यक्ति करता है। जिस पर युवती एक मानसिक स्वर में कहती है कि समस्या उसकी खुद की मौजूदगी है। ये पूरी तरह से उस आदमी को भ्रमित कर देता है। ठीक उसी समय जब एक विशाल पंजा उसकी ओर उड़ता है और बिना किसी देरी के उसकी जिंदगी का अंत कर देता है। उसके बाद हम उस प्राणी के ऊपर से गूंजती हुई हंसी सुनते हैं। ये हमारी नायिका है, जो उस समय अपने जीवन का सबसे खुशहाल पल बिता रही है, लेकिन वह जल्द ही अपनी आंखें खोलती है, ये महसूस करते हुए कि कुछ भुलाया जा रहा है। वह अपने प्राणी से उतरती है, कहती है कि वह लगभग भूल ही गई थी कि लड़की अभी भी वहां थी। फिर वह नारा को पुकारती है, जो डर के मारे जड़वत और कांप रही है। नायिका सवाल करती है कि क्या उसे जीवित छोड़ देना चाहिए, जिस पर लड़की निर्दयी भाग्य से बचाने की विनती करती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि लड़की ही एकमात्र थी जो वास्तव में ह्यून चोई की परवाह करती थी और इससे उसे एक पल के लिए संतोष मिला। इसने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। फिर वह कहती है कि वह किसी भी स्थिति में आज्ञा का पालन करेगी, जिसे लड़की तुरंत बिना सवाल समझ जाती है। अंत में लड़की को केवल इसलिए बख्शा जा रहा है क्योंकि उसने दरवाजा बंद होने से रोका था और इसी कारण उस क्षण में नायिका उसकी मानवता को नहीं भूलेगी। नारा जल्दी से समझ जाती है और अपने नए नेता का अनुसरण करने लगती है, जबकि प्राणी पीछे छूट जाता है। लेकिन बॉस इसे ऐसे खत्म नहीं होने देगा और उनकी ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि लड़की कहती है कि एक और बात कहनी बाकी है, क्योंकि अगर नारा कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कहती है, चाहे वह कुछ भी हो, तो उसे वही भाग्य भुगतना पड़ेगा जो बॉस अभी भुगत रहा है। उसी क्षण प्राणी तुरंत फट जाता है, उसके दो हिस्से दोनों तरफ गिर जाते हैं। फिर नायिका अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या उसने अभी जो कहा गया उसका मतलब समझा। नारा जल्दी से हाँ कहती है, जबकि वह अभी भी अजीब तरह से रो रही है। अब से वे एक टीम है और अगर उसे धोखा दिया गया तो दूसरा मरेगा, और निश्चित रूप से जाने से पहले उन्हें मना पत्थर इकट्ठा करने की जरूरत है। फिर हम पोर्टल के बाहर देखते हैं, जहां कुछ गिल्ड सदस्य इंतजार कर रहे हैं। दोनों लड़कियां बिना किसी चिंता के भाव के बाहर आती हैं। ये हंशिन गिल्ड है, जहां एक आदमी पूछता है कि उनके साथ अंदर गए बाकी लोगों का क्या हुआ। लड़की अनायास जवाब देती है कि वे सभी रहस्यमय कारणों से मर गए। नारा समझाने के लिए आगे आती है कि बॉस ने अचानक अपनी रैंक बढ़ा दी और सभी को बचाने की कोशिश करते हुए वे सभी वहीं मर गए। उस बयान से हमारे नायक हंसने और हल्के से कांपने लगते हैं। नारा इस पल का उपयोग करके कहती है कि लड़की वास्तव में अभी रो रही है। दोनों थके हुए हैं, इसलिए वे जा रहे हैं और मना पत्थरों को पीछे छोड़ देंगे। जल्द ही कोई आता है और कहता है कि 3 बी रैंक मर गए, जबकि 2 सी रैंक व्यक्ति जीवित वापस आने में सफल रहे। ह्यून चोई और शिम नारा को फिर बुलाया जाता है। आखिरकार बोलने वाला व्यक्ति गिल्ड मास्टर और हियोंग चान का चाचा है, जो जानना चाहता है कि वहां क्या हुआ। वह व्यक्ति जल्दी से पूछता है कि यह कैसे संभव है। एक प्रिय बॉस अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के अपनी रैंक कैसे बढ़ा सकता है। उनका काम लड़ाकों का समर्थन करना था और अंत में वे वह भी नहीं कर पाए। लेकिन हमारा नायक इससे ऊब गया लगता है और बस जम्हाई लेता है। उसकी दोस्त तुरंत पूछती है कि वह इतनी शांत क्यों है, क्योंकि अगर उन्हें कोई सबूत मिल जाता है जो साबित करता है कि उसने हत्या की है तो दोनों शायद जेल में जाएंगे।
आदमी चुपचाप सोचता है कि ह्योंग चान सच में मरने के लिए मूर्ख था और सोचता है कि वह इसे अपने पिता को कैसे समझाएगा। अंत में कंपनी पहले से ही भयानक स्थिति में है, जो उस स्थिति में उनके लिए चीजों को और भी खराब कर देती है। लेकिन जो वास्तव में हमारे नायक की रुचि को आकर्षित करता है वह घड़ी थी जो उस समय पहनी जा रही थी। फिर वह पूछती है कि क्या बूढ़े आदमी के पास वास्तव में इतना पैसा है कि वह उस घड़ी जैसे लग्जरी आइटम खरीद सके जो वह पहन रहा है। आखिरकार उसके कपड़े एक महंगे ब्रांड के हैं और उस कार का तो जिक्र ही क्या जो उसने दिखाई थी, जिसकी कीमत लगभग 100 मिलियन है, जो कम से कम कहने के लिए बहुत पैसा है। वे अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं और फिर भी न्यूनतम वेतन प्राप्त करते हैं, जबकि गिल्ड लीडर पैसे फेंकने में व्यस्त लगता है। उस समय आदमी घबरा गया, ये महसूस करते हुए कि उसकी छवि सबके सामने पूरी तरह से बिखर गया। फिर वह सोचता है कि ह्यून चोई अचानक ये बातें क्यों कह रही हैं। आमतौर पर वह ह्यून चान के पीछे एक अपराधी की तरह कांपती थी जो पुलिस के सामने नहीं बोलता। वैसे भी उन्हें इस घटना की जिम्मेदारी लेनी होगी जिससे हमारे नायक के बगल में खड़ी लड़की पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है। फिर कोई कहता है कि उन्हें अगले दिन प्रवेश करने के लिए एक डंगोनन ढूंढना होगा, जिस पर लड़की कहती है कि चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आदमी आगे कहता है कि अगर कोई मर गया तो दूसरों को उनका काम संभालना होगा। शिकारी दुर्लभ हैं और उनकी मांग कम है, इसलिए यह एक बड़ा नुकसान था। गिल्ड आखिरकार स्थिर होने लगी थी, लेकिन अब वह सोचता है कि ह्यून चोई के बिना और शिकारी कैसे मिलेंगे। वह अचानक हमारे नायक पर गुस्सा करता है, कहता है कि उसके बॉयफ्रेंड की जगह उसे मरना चाहिए था। कम से कम उनके पास अभी भी काफी संख्या में सी रैंकर्स हैं, तो शायद वे उसके साथ कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ उसका ध्यान खींचता है और वह अचानक मुड़ जाता है। उसे तुरंत सीधे कमर में लात मारी जाती है और वह दर्द से चिल्ला उठता है। उस पल में उसका चेहरा विकृत हो गया। ये वास्तव में सबसे बुरा दर्द था जो कोई उसके जैसा महसूस कर सकता था। सभी पुरुष कर्मचारी साझा पीड़ा में कराह उठे, जैसे यह पुरुषों के बीच एक सार्वभौमिक दर्द हो। इस बीच नायिका की दोस्त ने उसके बाल पकड़ लिए, कहते हुए कि दूसरी लड़की पूरी तरह से पागल है। हंसते हुए युवती कहती है कि उसने बिल्कुल वही मारा जहां वह चाहती थी, जबकि आदमी किसी से उसे रोकने और उसकी मदद करने की विनती करता है, लेकिन लड़की उसे बच्चे की तरह व्यवहार न करने के लिए कहती है, धीरे से हंसते हुए। अंत में अगर पैसे की तंगी है और शिकारी भर्ती करना मुश्किल है तो वह खुद ही काल कोठरी में जा सकता है। लेकिन यह डरावना है और बूढ़े आदमी को यह पसंद नहीं है। आदमी जल्दी से पूछता है कि क्या वह पागल हो रही है। अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बाद वह आखिरकार अपना असली रूप दिखा रही है, लेकिन लड़की बस उसकी बातों पर हंसती है, कहती है कि वह सच में ह्यून चान का चाचा है, क्योंकि वे बिल्कुल एक ही तरह से सोचते हैं। आखिरकार वह पूरा परिवार मानवता की एक बड़ी असफलता है और इसी वजह से वह उस पल में केवल हंस सकती थी जब खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। हाँ, वह पागल है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड की जगह नहीं मरी। आदमी हैरान है और पूछता है कि वह किस तरह की बकवास कर रही है। लड़की जल्दी से उसे धमकाती है, कहती है कि वह यही कहना चाहती है, उसने ह्यून चान से ब्रेकअप कर लिया और अब कुछ भी उसे वापस नहीं ला सकता। और इसके अलावा वह सुनिश्चित करेगी कि वह गिल्ड छोड़ देगी, जिससे आदमी डर जाता है क्योंकि वह कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। इस पर लड़की जवाब देती है कि उसे तब बेहतर व्यवहार करना चाहिए था जब वह वहां थी। फिर वह पूछती है कि क्या वह पहले की तरह एक और लात चाहता है, और आदमी बस एक तरफ गिर जाता है, पूरी तरह से स्तब्ध। अचानक उसे कुछ याद आता है जो उसे करना है और वह अपना सिर उठाती है। फिर वह आदमी की ओर एक छोटा सा छूट कूपन फेंकती है जो अब घुटनों पर है। वह कहती है कि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह ह्यून चान के साथ जो हुआ उसके लिए एक सांत्वना उपहार है। वह उससे विनम्रता से कहती है कि इन अंतिम क्षणों में अपनी स्थिति का ध्यान रखे। आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई देती है जबकि नायिका जम्हाई लेती है और उसकी दोस्त अब तक किए गए सब कुछ के लिए उसका धन्यवाद करती है। अगला दृश्य एक जर्जर 5वें दर्जे के अपार्टमेंट का है। लड़की अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या उसे सच में अपनी शर्ट पर रॉक बैंड पसंद है, जिस पर वह कहती है नहीं, उसने इसे बस किसी दुकान से खरीद लिया था। और चोई कहती है कि उसे इस तरह और कपड़े पहनने शुरू करने चाहिए। आखिर में ह्यून चान को कभी पसंद नहीं आया कि वह कुछ ऐसा पहने जो उसके मानकों पर खरा ना उतरे। उसकी दोस्त जल्दी से कहती है कि उसे यह बात नहीं उठानी चाहिए। आखिरकार वह कमीना पहले ही मर चुका है। इससे नायिका पूरी तरह से उत्साहित हो जाती है। आखिरकार उसे अपनी जिंदगी जीने का मौका मिल गया है। वह खुद को बिस्तर पर फेंक देती है और अपने टेडी बियर को मारती है, ये कहते हुए कि वही था जिसने उसे मारा, और वह खुशी से हंसती है। हालांकि उसकी साथी को लगता है कि वह पागल है, क्योंकि जब वह ऐसा व्यवहार करती है तो वह वास्तव में डरावनी हो जाती है। वह जल्दी से पूछती है कि वह उसके घर क्यों आई, क्योंकि चोई के पास लौटने के लिए कोई जगह या घर होना चाहिए। युवती एक पल के लिए चुप हो जाती है, चीजों के बारे में सोचती है। फिर वह नेरा को पुकारती है और पूछती है कि क्या वह कुछ समय के लिए वहां रह सकती है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, इसलिए वह किसी भी हालत में वहां वापस नहीं जाना चाहती। लड़की तुरंत हैरान, डरी हुई और चिंतित हो जाती है कि कहीं उसकी पागल दोस्त उसे मार न दे, तो वह मान जाती है, कहती है कि यह केवल कुछ दिनों के लिए होगा, और नायक तुरंत उसका धन्यवाद करता है। जल्द ही लड़की कहती है कि उसने गिल्ड छोड़ दी और पूछती है कि चोई अब से क्या करने की योजना बना रही है। वह पूछती है कि क्या चोई के मन में कोई गिल्ड है जिसमें वह शामिल होना चाहती है, और उसे बताया जाता है कि फिलहाल नहीं। अगले वह पूछती है कि चोई खर्चों के बारे में क्या योजना बना रही है, और जवाब मिलता है कि उसके खाते में 20 लाख वॉन है, इसलिए वह कुछ न कुछ कर लेगी। लड़की हैरान हो जाती है, जब आप वास्तव में सोचते हैं तो यह ज्यादा नहीं है, और वह पूछती है कि उसके जीवन शैली का खर्च कौन उठा रहा था। नायक समझाता है कि उसने केवल जमा राशि को कवर किया और फिर बाकी सब कुछ वित्त पोषित किया, चाहे वो कुछ भी हो, ताकि उसका परिवार बाद में भुगतान कर सके। ये पूरी तरह से नायक के दोस्त को क्रोधित कर देता है, क्योंकि वही पूरी बात के बारे में लगभग झूठ बोल रहा था। फिर उसे कुछ एहसास होता है, चोई के पास कोई योजना नहीं है। वो जल्दी से पूछती है कि वह आगे क्या करने का इरादा रखती है, क्योंकि उसे एक जगह ढूंढनी चाहिए और विशेष रूप से एक नौकरी प्राप्त करनी चाहिए। लड़की एक पल के लिए सोचती है, क्योंकि वह अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। उसने पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, वही एकमात्र चीज जो वह करना चाहती थी, और अब उसे नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना है। वो उस पल चुप हो जाती है, सोचते हुए कि उसने क्या हासिल किया या किया जिससे वह संतुष्ट महसूस कर रही है। फिर कहा गया कि उसका मुख्य लक्ष्य
उद्देश्य उन्हें ढूंढना और मारना था, जो उसकी दोस्त सुनने की उम्मीद कर रही थी। एक उदास स्वर में दूसरी लड़की उसे उस क्रूर भाग्य से बचाने के लिए धन्यवाद देती है जो उसका इंतजार कर रहा था। नायिका एक शांत हंसी हंसती है, कहती है कि यह प्रतिक्रिया किसी इतनी शांत व्यक्ति से आना मजेदार था। अचानक उसका पेट गुर्राता है और यह उसका ध्यान खींचता है। नीरा पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है, जिस पर वह हाँ कहती है। उसने काफी समय से कुछ नहीं खाया है। फिर वे सोचते हैं कि क्या खाया जाए और चोई पूछता है कि क्या नीरा के पास कोई विचार है, जिस पर वह कहती है कि कुछ भी चलेगा। आखिर में उसे सच में नहीं पता, अभी तो कुछ भी अच्छा लगता है। आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड उसे इस समय खाने नहीं देता, कहता है कि उसका वजन बढ़ जाएगा। ये बात उसकी दोस्त को पूरी तरह से गुस्सा दिला देती है, जो तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। वो पूछती है कि ऐसा पागल कौन होगा जो अचानक ऐसा कुछ कहेगा। फिर चोई पूछता है कि वह अचानक इतनी गुस्से में क्यों है और उसे बताया जाता है कि ऐसा कुछ सुनने के बाद ये स्वाभाविक है। लड़की तुरंत कहती है कि वह पहली व्यक्ति है जो उसके लिए इस तरह से गुस्सा हुई, जो वास्तव में उसके लिए फायदेमंद है। ओनर्डर, जिस पर युवा महिला जवाब देती है कि कोई भी उसके बॉयफ्रेंड को पागल कहेगा क्योंकि वह उसे रात में खाने से रोक रहा है और वह अब खाना ऑन ऑर्डर कर रही है। वह जोड़ती है कि टैंक होने का मतलब है कि वह बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग करती है, शायद इसलिए वह लेवल अप नहीं कर रही थी। फिर वह कहती है कि ऑन ऑर्डर दे दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि रात बीत चुकी है और नारा अब सो रही है। नायक जागा हुआ है, छत की ओर गहरी सोच में देख रहा है। आखिरकार जो चीजें वह करना चाहती है उनके बारे में सोचना उसके दिमाग में कभी नहीं आया। उसे अपने बारे में सोचे हुए बहुत समय हो गया है। फिलहाल वह किसी भी डंगोएन में नहीं जाना चाहती। किसी गिल्ड का हिस्सा होना बहुत परेशान करने वाला है और वह सबसे ज्यादा यही चाहती है कि आखिरकार उसे कुछ आराम मिले। एक सामान्य नौकरी के साथ बिना किसी जीवित रहने की चिंता के आराम से जीना ये बिल्कुल सही लगता है। अचानक एक आवाज उसकी ध्यान खींचती है और वह घबराहट में चिल्ला उठती है। भारी सांस लेते हुए वह जल्दी से बिस्तर पर उठ बैठती है, पूरी तरह से भ्रमित, पेट पर हाथ रखकर। युवती सोचती है कि अभी क्या हुआ। उस समय उसके पेट के अंदर कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ जीवित है। ठीक उसके बाद नायिका को ऐसा लगता है जैसे कुछ उसके पेट में अपनी जगह बना रहा है। फिर वह सोचती है कि क्या यह उसकी पहनी हुई अंगूठी की वजह से है। वह जल्दी से सोचती है कि भविष्य में किसी भी जटिलता से बचने के लिए इसे उतार देना बेहतर होगा। हालांकि उसके सामने एक सिस्टम संदेश आता है जिसमें कहा गया है कि एक बार पहनने के बाद अंगूठी को किसी भी परिस्थिति में नहीं हटाया जा सकता। युवती सवाल करती है कि क्या यह किसी प्रकार की आत्मा से बंधी वस्तु है और अगर ऐसा है भी तो इसे उतारना असंभव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नाम भी बहुत अजीब है। वह इसे जबरदस्ती उतारने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे परवाह नहीं है और वह इसे अपनी सुरक्षा के लिए हटाना चाहती है। लेकिन अचानक उसे अपने पेट में एक शक्तिशाली झटका महसूस होता है, जैसे कुछ उसे मार गया हो। वह जल्दी से अपने हाथ वहां रखती है, सोचते हुए कि वह क्या था। तभी उसे एहसास होता है कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। वह वास्तव में अपनी उंगली से अंगूठी नहीं हटा सकती। उसी क्षण उसे उस पाठ की याद आती है जो इस आभूषण के साथ आया था, जिसमें एक इंक्यूबेशन का उल्लेख था जिसे पूरा करना होगा। उसने पहले काल कोठरी में वह संदेश देखा था, लेकिन अब वह सोच रही है कि वास्तव में इससे क्या निकलेगा। फिर वह कल्पना करती है कि एक जेनोमॉर्फ उसके पेट से बाहर निकल रहा है, जैसे फिल्म एलियन में होता है। उसके दिमाग में वह काली सोच भारी हो जाती है। वह आह भरते हुए कहती है कि शायद इस चीज ने उसकी जान बचाई और उसे एक भयानक स्थिति से बाहर निकाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह इसे किसी हानिरहित वस्तु की तरह ले सकती है। अंत में उसे इसे जल्द से जल्द हटाने का तरीका खोजना होगा। सबसे पहले उसे समझना होगा कि यह वस्तु वास्तव में क्या है और आधिकारिक मार्ग सवाल से बाहर है। यदि एक एक्स रैंक कलाकृति दुनिया द्वारा खोजी गई है तो यह एक बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए उसे अवैध स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। फिर हम देखते हैं कि सुबह की रोशनी पहले से ही कमरे में प्रवेश कर रही है, जबकि लड़की बैठी हुई अपने विकल्पों के बारे में सोच रही है। अंत में चोई गहरी सांस लेती है, ये महसूस करते हुए कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन उसकी साथी पूछती है कि वह इतनी जल्दी अस्पताल क्यों जा रही है और वह जवाब देती है कि जैसे ही वह जागी उसे पेट में दर्द महसूस हुआ। फिर वह स्वीकार करती है कि वह अपनी दोस्त के साथ जाना चाहती है जो उस समय कार में है, लेकिन छोटे बालों वाली लड़की तुरंत मना कर देती है, कहती है कि वह किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होने देगी। हमारी नायिका उसे मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि वह किराया देगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जवाब फिर भी नहीं है। जगह बहुत छोटी है। मुस्कुराते हुए ह्वान शोई कहती है कि वे बिना किसी परेशानी के बस एक बड़ा घर खरीद सकते हैं। यह नारा का ध्यान आकर्षित करता है और वह इसके बारे में सोचने लगती है, लेकिन फिर वह जल्दी से अपना सिर हिलाती है, अभी भी मना कर रही है। यह अच्छा लगता है, लेकिन जवाब फिर भी नहीं है। हमारी नायिका कहती है कि वह उसे मार सकती थी, जिससे यह सवाल उठता है कि वह ऐसा क्यों कह रही है। फिर लड़की स्वीकार करती है कि उसे थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक कि वह बाहर जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचा लेती, क्योंकि वह ह्यून चान के घर वापस नहीं जाना चाहती। नारा पूछने का फैसला करती है कि अब जब उसने कल गिल्ड छोड़ दी है तो वह पैसे कैसे कमाने की योजना बना रही है, और वह जवाब देती है कि वह एक पार्ट टाइम नौकरी खोजने की कोशिश करेगी। लेकिन वह यह भी स्वीकार करती है कि एक और विकल्प डॉग फाइटिंग है। ये उसके साथी को चौंका देता है, जो पूछता है कि क्या वह ऐसी जगह पर जाने के लिए पागल है, लेकिन हमारी नायिका मुस्कुराते हुए कहती है कि वह इससे पैसे कमाएगी, उसे बस खुद पर दांव लगाना है। फिर यह समझाया जाता है कि यह वास्तव में कुत्तों की लड़ाई नहीं है। ये एक जगह है जहां सी रैंक या उससे नीचे के जागृत लोग एक रिंग में लड़ने के लिए रखे जाते हैं। जिस व्यक्ति पर दांव लगाया जाता है वो पैसे का एक हिस्सा जीतता है। मूल रूप से ये अवैध लड़ाइयों का दूसरा नाम है। नारा पूछती है कि क्या वो पागल हो गई है क्योंकि वह अब सिर्फ सी रैंक नहीं है, ये तो धोखाधड़ी होगी। जिस पर नायिका कहती है कि किसी को परवाह नहीं है, उसके हंटर लाइसेंस में अभी भी वही स्तर लिखा है। वैसे भी ये पहले से ही अवैध है और थोड़ी धोखाधड़ी इसे और बुरा नहीं बनाएगी। लड़की तुरंत समझ जाती है। उस पल में युवती थोड़ी हिचकिचाहट के साथ चुप रहती है। फिर वह नायक के लुभावने प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेती है। वो कहती है कि अगर वे संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं तो अंत में भुगतान ठोस होगा। जो इस पर हंसते हैं, कहते हैं कि वह आखिरकार कुछ समझदारी की बात कर रही है। फिर दोनों कुत्तों की लड़ाई के अखाड़े में पहुंचते हैं, जहां यह पुष्टि होती है कि यही जगह है।
ये एक साधारण सप्लाई स्टोर जैसा दिखता है, लेकिन हमारी नायिका कहती है कि किसी ने उसे इसके बारे में पहले बताया था और वह स्रोत विश्वसनीय है, तो उन्हें बस अंदर जाना है और जितनी जल्दी हो सके अंदर पहुंचना है। और नारा तुरंत पूछती है कि अगर ये सही जगह नहीं है तो वे क्या करेंगे। उस सवाल को नजरअंदाज कर दिया जाता है और दोनों एक साथ उस जगह में प्रवेश कर जाते हैं। हमारी नायिका फिर उस बूढ़ी महिला को पुकारती है जो इस समय कुछ बुन रही है। लड़की जल्दी से कहती है कि वह उस स्थान पर कुछ ढूंढ रही है और बुजुर्ग महिला पूछती है कि आखिर वह क्या है जिसने युवा महिला का ध्यान खींचा है। बिना किसी हिचकिचाहट के हमारी नायिका अपना शिकारी पहचान पत्र निकालती है और उसे दिखाती है। ये पता चलता है कि वह सिर्फ एक सी रैंक है जिसका टैंक रोल है और केवल शारीरिक गुणों को लागू करने में सक्षम है। महिला आह भरते हुए कहती है कि उसके जैसी बहुत सी लड़कियां हैं और सुझाव देती हैं कि वह चोट से बचें और बस एक हंटर गिल्ड में शामिल हो जाएं। चोई जवाब देती है कि उसने एक गिल्ड को एक दिन पहले ही छोड़ा था जो एक समस्या बन गई। बूढ़ी महिला कहती है कि सी रैंक आसानी से काम पा सकते हैं और चोई जवाब देती है कि वह बस एक ब्रेक ले रही है, वह सब कुछ से थक चुकी है। दूसरी ओर महिला सवाल करती है कि कोई उसके जैसा ऐसा कैसे कह सकता है, ये दावा करते हुए कि वह शायद सिर्फ एक बिगड़ी हुई लड़की है जो ये नहीं समझती कि ये काम वास्तव में कितना अच्छा है। लेकिन फिर और करीब से देखते हुए लड़की बूढ़ी औरत चुप हो जाती है जब तक कि वह आखिरकार नहीं पूछती कि क्या चोई ने कभी किसी को मारा है, क्योंकि वह उसकी आंखों में देखती है। आखिरकार कोई कारण नहीं है कि एक पूरी तरह से सामान्य लड़की ऐसी जगह पर आएगी। हमारी नायिका जल्दी से चीजों को शांत करने की कोशिश करती है। कहती है कि महिला डरावनी बातें कह रही है, लेकिन बूढ़ी औरत बस उसे घर जाने के लिए कहती है। जल्द ही हमारी नायिका काउंटर पर बूढ़ी औरत के थोड़ा करीब जाती है। वह पूछती है कि लड़ाई होने वाले क्षेत्र में दोनों के प्रवेश की कीमत कितनी है। यह आखिरकार महिला का ध्यान आकर्षित करता है। उसने कुछ ऐसा कहा जो वास्तव में उन्हें प्रवेश दिला सकता है। बूढ़ी औरत फिर धीरे धीरे अपनी झुर्रीदार हाथ उठाती है और सुस्त स्वर में संकेत करती है कि चाहे आगे कुछ भी हो उसे चुप रहना चाहिए। चोई पूछते हैं कि क्या वे लेन देन के लिए कार्ड स्वीकार करते हैं। महिला कहती है कि केवल पैसे की ही अहमियत है, यदि वह कार्ड से भुगतान करती है तो ऊपर से 10% शुल्क जोड़ा जाएगा। नायिका समझती है, लेकिन फिर भी अपने बैलेंस कार्ड से भुगतान करने का निर्णय लेती है। बूढ़ी औरत फिर उन्हें उस रास्ते पर चलने के लिए कहती है जब तक कि वे सीढ़ियां न पालें और नीचे न उतरे। ह्यून चोई बिना किसी कठिनाई के ऐसा करता है। नीरा पूछती है कि क्या प्रवेश शुल्क थोड़ा ज्यादा नहीं था, जिस पर उसे बताया जाता है कि यह कुछ भी नहीं है। आखिरकार वे वहां नीचे बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। फिर हम कुत्तों की लड़ाई का रिंग देखते हैं जहां जागृत लोग लड़ रहे हैं। वे जल्दी से नोटिस करते हैं कि एक मुकाबला पहले ही शुरू हो चुका है और चोई सोचती है कि उसे कुछ पैसे लाने चाहिए थे, लेकिन जब वह बैठती है और अपनी दोस्त से कुछ पूछने के लिए मुड़ती है तो लड़की गायब हो चुकी होती है और वह पूछती है कि वह कहां गई। फिर वह अपना सिर उठाती है और एक पल के लिए चारों ओर देखती है। पहले नीरा इस सब से डरी हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने नेतृत्व किया है और अपने साथ बहुत सारा पैसा लाया है। फिर लड़की पास आती है केवल हमारे नायक के चिढ़े हुए चेहरे से मिलने के लिए। चोई उसे ऐसे घूरती है जैसे किसी ने उसे ठग लिया हो। नीरा पूछती है कि वह क्या देख रही है, ये दावा करते हुए कि उसने अब तक कुछ गलत नहीं किया है। उसकी दोस्त जवाब देती है कि नीरा प्रवेश द्वार पर पूरी तरह से चुप थी और इसी वजह से उसे खुद ही 10 लाख वोन से ज्यादा चुकाना पड़ा। नीरा इस पर नाराज हो जाती है, कहती है कि यह तो उसके पैसे का सिर्फ एक हिस्सा था और अंत में वही है जिसके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है। फिर दोनों इस बात पर गरमागरम बहस में पड़ जाते हैं कि उनके पास इस समय कितना पैसा है। लेकिन अचानक कोई पास आता है और पूछता है कि क्या वे वहां नए हैं। वो एक लंबा लड़का है जिसके लाल बाल हैं। वो तुरंत पूछता है कि क्या वो चोई के बगल में बैठ सकता है। लड़की जल्दी से जवाब देती है कि वह बैठ सकता है, कोई समस्या नहीं है। लाल बालों वाला लड़का फिर पूछता है कि वह किस पर दाम लगा रही है, क्या यह तथाकथित रेगिस्तान का चैंपियन है या वह राजा जो महासागर पर शासन करता है। हमारी नायिका जवाब देती है कि वह शर्त नहीं लगा रही है, वह भाग ले रही है। फिर वह पूछती है कि वह किस पर अपनी बाजी लगा रहा है। लड़का जवाब देता है कि हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति पर दांव लगाना चाहिए जो निश्चित रूप से मजबूत हो, और उदाहरण के रूप में वह कहता है कि वह निश्चित रूप से उसी क्षण नायिका पर दांव लगाएगा जिससे वह पूरी तरह से चौंक जाती है। वह जल्दी से सोचती है कि आखिरकार उसकी रैंक की जांच की गई होगी और फिर कहती है कि आमतौर पर लोग पुरुषों पर दांव लगाते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि उसमें ऐसा करने की हिम्मत है। फिर वह अपनी निरीक्षण क्षमता का उपयोग करने का निर्णय लेती है, लेकिन देखती है कि इस आदमी के सभी आंकड़े पूरी तरह से छिपे हुए हैं। ये उसे आश्चर्यचकित करता है क्योंकि उसकी क्षमता को उस समय किसी भी प्रकार की रक्षा को पार करना चाहिए। वर्तमान में उसकी रैंक ए पर है, जिसका मतलब है कि यह व्यक्ति कम से कम उसी स्तर पर है या उससे भी ऊंचा है। फिर वह सोचती है कि उसके जैसा कोई व्यक्ति ऐसी जगह क्यों आएगा जहां केवल शुरुआती या कमजोर लोग इकट्ठा होते हैं। जल्दी से आदमी समझाता है कि इस जगह में भाग लेने के लिए आपके पास रैंक सी का प्रतिबंधित स्तर होना चाहिए। अब तक उन्होंने उसकी हंटर लाइसेंस की जांच नहीं की होगी। फिर वह पूछता है कि क्या लड़की का पंजीकरण वास्तव में नकली है। वो जवाब देती है कि वह उसे उन संदिग्ध आंखों से डरावना लग रहा है और उसे अपने काम से काम रखना चाहिए और बस मैच का आनंद लेना चाहिए। उसका साथ ही उसे जल्दी से खींच लेता है, कहता है कि यह आदमी परेशान कर रहा है। आखिरकार उसका हंटर लाइसेंस असली है, जिस पर वह आदमी बस आह भरता है और कहता है कि वह बिल्कुल सही है। लड़की फिर कहती है कि अगर वह नशे में है तो उसे बस चुपचाप मैच का आनंद लेना चाहिए। अनजान लोगों से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा नायक पूछता है कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। उसे बताया जाता है कि वह उसके ठीक बगल में है और वह उसकी लाल नाक भी देख सकती है। फिर हमें एक तुलना दिखाई जाती है कि उस लड़की को यह छवि कैसे दिखाई देती है जहां हम इस आदमी का सुंदर चेहरा देखते हैं। जो जल्दी से पूछती है कि क्या उसकी दोस्त अंधी हो रही है। वो वास्तव में उनकी उम्र का लगता है, लेकिन लड़की जवाब देती है कि वह यहाँ से उसका गंजापन देख सकती है। चोई फिर कहता है कि उसके बाल स्पष्ट रूप से ढके हुए हैं। तभी एक हंसी सुनाई देती है। ये उनके बगल में खड़ा आदमी है जो कहता है कि जो कोई भी ये सुनेगा उसे काफी चोट पहुंचेगी, जिससे लड़की चौंक जाती है। अंत में वह कुछ समझ जाती है। ये व्यक्ति वास्तव में अपनी पहचान को अपने रैंक से बहुत नीचे के किसी से छुपाने के लिए एक विशेष वस्तु पहन रहा है। जल्द ही घंटी बजती है जो मैच की शुरुआत का संकेत देती है जो शुरू होने वाला है। ये रेगिस्तान, मास्टर और महासागर तूफान के बीच की लड़ाई होगी और यह अब शुरू होती है। लड़की उत्साहित है।
आखिरकार यह पैसे कमाने का एक शानदार मौका है। नाराज होकर वह आदमी से चुप रहने के लिए कहती है या वह उसे लात मार देगी और वह बिना किसी समस्या के सहमत हो जाता है। अंत में यह जगह उन लोगों से भरी हुई है जो जागृत नहीं है और निम्न रैंक के शिकारी हैं और वे शायद उसका चेहरा भी नहीं पहचान सकते। फिर हम देखते हैं कि रिंग में आदमी केवल रैंक ई है, जबकि दूसरी तरफ गंजा आदमी रैंक डी है, जो पहले वाले से ऊपर है। फिर लड़की पूछती है कि उसे कौन जीतने वाला लगता है और उसे बताया जाता है कि रैंक सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड है। उसका साथी सहमत होता है, कहता है कि इसी वजह से उसने अपना ज्यादातर पैसा रैंक डी फाइटर पर लगाया है। फिर लाल बालों वाला लड़का उसे बताता है कि उसे जल्दी से अपनी शर्त बदलनी चाहिए, जो उसे और भी परेशान कर देता है। फाइटर फिर आगे बढ़ता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को गिरा देता है। वह एक ही चाल में उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे लड़की घबरा जाती है। फिर वह आदमी की रक्षा को तोड़ने के लिए जमीन पर पड़े हुए उस पर घूंसे बरसाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके दांत शार्क की तरह तेज हैं और वह आगे बढ़ता है। वह उसके सामने पड़े आदमी के मांस में काटता है। लाल बालों वाला लड़का इससे हैरान है और चोई कहता है कि वह निश्चित रूप से जीतने वाला है, जिससे लड़की और भी अधिक निराश हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि दूसरा लड़का जीत जाएगा। लेकिन पहले वाला लड़का उसे वास्तविकता से इनकार करना बंद करने के लिए कहता है। यहाँ तक कि नायक ने भी पहले ही देख लिया कि रैंकी का फाइटर बहुत गंदा खेल रहा है। लड़की पूछती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। उसने उस पर 3 लाख से अधिक की शर्त लगाई थी। लड़ाई और वास्तव में मानता है कि वह आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन अंत में रेगिस्तान के मास्टर ने जीत हासिल की और वह परिणाम लाल बालों वाले लड़के के लिए पूरी तरह से अपेक्षित था। लड़की ने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही है। उसके पैसे चले गए थे। 3 लाख से अधिक बस गायब हो गए बिना किसी जीत की संभावना के। वह आदमी हंसता रहता है, कहता है कि उसे पहले जो उसने कहा था उसे सुनना चाहिए था, जिससे वह और भी उदास हो जाती है। दूसरी ओर लड़की आखिरकार हंस रही थी और वह मुकाबला अंत में वास्तव में मजेदार था। नेरा ने जल्दी से अपनी शर्ट पकड़ी और पूछा कि वह ऐसे समय में कैसे हंस सकती है जब उसने कहा था कि डी रैंक जीतेगा। उसने पूछा कि अभी अभी जो पैसा उसने खोया है उसके बारे में क्या किया जाएगा। नायक ने तुरंत गंभीर नजर से उसकी ओर देखा और पूछा कि वह वास्तव में क्या सोच रही थी। युवती को जल्दी ही एहसास हुआ कि उसने सीमा पार कर दी है और वह घबरा गई। उसने फिर कहा कि वह एक पल के लिए अपना आपा खो बैठी और पूछा कि चोई कब लड़ेगा, क्योंकि उसने उसे उस पर दांव लगाने के लिए कहा था। हमारी नायिका ने जवाब दिया कि उसने अपना मन बदल लिया, जिससे लड़की तुरंत चौंक गई। उसने जल्दी से पूछा कि चोई क्या कर रही थी और नायिका ने सोचा कि उसे ऐसे स्थान पर इस तरह की बेअदबी के लिए पिटाई न होने पर आभारी होना चाहिए। सच तो यह है कि वह उस लड़के के बारे में अधिक जिज्ञासु थी और उसे पुकारा, यह सोचते हुए कि उसे भी अवैध बाजार ढूंढना होगा, भले ही उसके पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लाल बालों वाले लड़के ने फिर पूछा कि क्या उसने भाग लेने का विचार छोड़ दिया है। शायद उसकी अंतरात्मा जाग गई थी, जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि वह पकड़ी गई इसलिए वह शामिल नहीं हो सकी और अंत में बहुत सारा पैसा कमाने से रोक दी गई, तो अब उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उस लड़के ने जोर देकर कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और उसे वहां अपनी रैंक बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उसे एक गिल्ड में शामिल होना चाहिए और इस तरह से अधिक पैसा कमाना चाहिए, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक शौक था और इसलिए उसने पूछा कि वह वहां क्या कर रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ एक अवैध वस्तु का उपयोग करने के लिए इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। आदमी ने स्वीकार किया कि यह उसके लिए भी एक तरह का शौक था और कहा कि वह उसे धोखा देने की रिपोर्ट करने की योजना नहीं बना रहा था। फिर पूछा कि क्या वह अब अपनी राह जा सकता है। लड़की ने जल्दी से न कहा। अंत में उसे वैकल्पिक चैनल वितरण की आवश्यकता थी। फिर उसने पूछा कि वह उस समय जो वस्तु उपयोग कर रहा था वह उसे कहां से मिली। मुस्कुराते हुए लड़के ने पूछा कि वह किस बारे में बात कर रही थी, कहते हुए कि वह ऐसे बोल रही थी जैसे वह अपराधी बनने की कोशिश कर रही हो, हालांकि उसका उसे कुछ भी बताने का कोई इरादा नहीं था। उसने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि वह वास्तव में काफी सतर्क था, जो आश्चर्यजनक था। लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, जिससे दोनों का ध्यान एक दिशा में गया। पुलिस अभी अभी घटनास्थल पर पहुंची थी, कह रही थी कि अवैध जुआ हो रहा है। लड़के ने अपना सिर खुजलाया और आह भरी। अगर वह पकड़ा गया तो यह एक बड़ी समस्या होगी, इसलिए उसे तुरंत निकलना था। लेकिन इससे पहले कि वह जा पाता, लड़की ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ लिया। उसने पूछा कि वह क्या योजना बना रही थी और उसने कहा कि उस समय 2 संभावनाएं थीं, उसे उस जगह ले जाए या उसी समय उसके साथ गिरफ्तार हो जाए। लड़की उसका हाथ और करीब खींचती रही, फिर उसने उसे काटना शुरू कर दिया और उसने पूछा कि क्या वह पूरी तरह पागल हो गई है, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसे तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वह मर नहीं जाती। एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें देखा और उनकी ओर चलने लगा, जिससे आदमी घबरा गया। फिर हम इमारत के बाहर देखते हैं जहां सूरज पहले ही ढलने लगा है। अचानक उसी क्षण एक विस्फोट होता है। नायिका और उसकी नई साथी इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत भाग जाते हैं। वे दोनों तेजी से जंगल की ओर दौड़ने लगते हैं। लड़की ने पूछा कि क्या इमारतों के साथ ऐसा करना वास्तव में आवश्यक था और उसने उसे इसे नजरअंदाज करने और जितनी तेजी से हो सके दौड़ते रहने के लिए कहा। आखिर में वह क्या करने की योजना बना रही है, यही असली सवाल है, क्योंकि वह वास्तव में एक अपराधी बन सकती है। लेकिन नायिका ने बस इतना कहा कि उसके पास एक वस्तु है जिसे वह मूल्यांकित करवाना चाहती है और अगर यह उपयोगी है तो वह जानकारी खरीद लेगी। उसने फिर पूछा कि उस आदमी की रैंकिंग क्या थी। उसने कहा कि वह देख सकती है और अगर यह समस्या है तो उसे बस अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। रात हो चुकी थी और हम देखते हैं कि कोई भारी सांस ले रहा है, कोई जो घंटों से बिना रुके दौड़ रहा है। यह हमारी नायिका है, अब पूरी तरह से थकी हुई। जब वह आगे देखती है, आखिरकार वह आदमी वास्तव में बहुत तेज है और वह निश्चित रूप से सिर्फ ए रैंक नहीं है। अब वह पुष्टि करती है कि यह बहुत संभव है कि वह कम से कम एस रैंक का हो, जो आश्चर्यजनक है। उससे पूछा जाता है कि क्या वे अभी भी उस जगह से दूर हैं, जिस पर वह जवाब देता है कि वे पहले ही पहुंच चुके हैं। यह सुनकर लड़की हैरान हो जाती है, जो उस समय भ्रमित होती है, क्योंकि उसे कुछ भी काला बाजार जैसा नहीं दिखता। वहाँ कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए वह पूछती है कि वे अंदर कैसे जाएंगे। आदमी जल्दी से वनस्पति को हटाता है जब तक कि वह एक पत्थर तक नहीं पहुंच जाता। वह उसे दबाता है और उसी क्षण एक अजीब आवाज सुनाई देती है।
अंत में वह कहता है कि अंदर जाने के बाद उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए और वह जवाब देती है कि वह तो जानती भी नहीं कि वह कौन है। पूछती है कि क्या वह मशहूर है। वो कहता है कि वह शायद एकमात्र शिकारी है जो उसे नहीं पहचानती और अपना परिचय किम डोंगजू के रूप में देता है और चूंकि वे दोनों युवा हैं इसलिए सम्मान सूचक शब्दों की आवश्यकता नहीं है। लड़की इसे आसानी से स्वीकार कर लेती है। ये पहले से ही विश्वास की एक अच्छी नींव है। फिर वो पूछती है कि उसकी उम्र कितनी है और वह कहता है कि वह सिर्फ 26 साल का है। पता चलता है कि वे दोनों एक ही उम्र के हैं इसलिए उससे मिलकर खुशी हुई। वे जल्द ही उस स्थान पर पहुंचते हैं जो युवा महिला को आश्चर्यचकित कर देता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गुफा के अंदर ऐसा स्थान होगा। अंत में ऐसा लगता है कि लोगों ने कुछ वास्तव में अजीब चीजें खोदी हैं और वह पूछती है कि ऐसा विस्तृत काम किसने किया होगा जो वर्षों ले सकता है। उसे बताया गया कि यह काम खुद शिकारी ने किया था, जो नायक को और भी अधिक आश्चर्यचकित करता है क्योंकि यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। बड़ी संख्या में लोग जागते हैं और अक्सर उनके पास आपराधिक रिकॉर्ड होता है या जागने के बाद वे अपराध करते हैं। फिर वह पूछती है कि उसे इतना सब कैसे पता है और वह कहता है कि वह बहुत सी बातें सुनता है लेकिन जोर देता है कि वह अपराधी नहीं है। नायक पूछता है कि यह आदमी आजकल क्या करता है क्योंकि उसके स्तर पर उसे कम से कम एक गिल्ड में शामिल होना चाहिए था। वह कहता है कि वह पहले से ही एक का हिस्सा है जो युवती को आश्चर्यचकित करता है और वह पूछती है कि कौन सा। वह कहता है कि यह एक रहस्य है जिसे वह अभी प्रकट करने की योजना नहीं बना रहा है। कुछ समय बाद वे एक मूल्यांकनकर्ता के पास पहुंचते हैं जो तुरंत वस्तु को संदिग्ध पाता है क्योंकि वह उससे कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। वह पूछती है कि आखिरकार लड़की को यह वस्तु कहां से मिली। वह कहती है कि यह एक कालकोठरी से आई है और जाहिर है कि यह एक आत्माबद्ध वस्तु है जिसे किसी भी परिस्थिति में हटाया नहीं जा सकता। फिर भी तो इसी बारे में कुछ चलता नहीं है। सही है, चाहे कुछ भी हो एक वस्तु को कम से कम हटाया जा सकना चाहिए। और लड़की कहती है कि उसने कोशिश की लेकिन फिर भी उसे यहाँ आना पड़ा। वो पूछती है कि क्या कुछ किया जा सकता है और बुजुर्ग महिला कहती है कि यह पहली बार है जब उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ देखा है। नायिका लंबे समय तक चुपचाप देखती है और फिर उसे एहसास होता है कि अंत में वह इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रही है। वो पूछती है कि क्या इसे हटाने की कोशिश करना ठीक है और बूढ़ी महिला कहती है कि कोई समस्या नहीं है। फिर वह महिला अंगूठी पकड़ती है और लड़की की उंगली से इसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश करती है। इसके परिणाम स्वरूप लड़की को अपने पेट में तीव्र अत्यधिक दर्द महसूस होता है, जैसे कोई अंग बाहर खींचा जा रहा हो और वह पीड़ा में अपने दांत भींच लेती है। महिला हैरान है, ये पहली बार है जब उसने इस स्तर की कोई चीज देखी है। लड़की कहती है कि जब भी कोई इसे हटाने की कोशिश करता है तो ये अचानक होता है और यही बात कल रात भी हुई थी, जिससे यह वस्तु और भी अजीब हो जाती है। अंत में महिला इस वस्तु का मूल्यांकन खुद नहीं कर सकती लेकिन कम से कम ये जानना चाहती है कि लड़की की स्थिति स्क्रीन में इसे क्या कहा जाता है। लड़की इस पर थोड़ी तनाव में आ जाती है क्योंकि इसे प्रकट करना खतरनाक हो सकता है। तो वह कहती है कि इसे बस अज्ञात के रूप में लेबल किया गया है और वह अभी लोगों को यह बताने का जोखिम नहीं उठा सकती। महिला जल्दी से माफी मांगती है, कहती है कि यह उसकी क्षमताओं से परे है और वह ऐसी चीज को संभाल नहीं सकती। हमारी नायिका समझती है, आखिरकार ये कुछ अत्यधिक कठिन लग रहा है। फिर वह खड़ी होकर कहती है कि वह अब जा रही है लेकिन पास में कुछ अचानक उसका ध्यान खींच लेता है। ये एक छोटा सुनहरा झुमका है जिसे वह परखने का निर्णय लेती है। वह देखती है कि यह वस्तु उसके स्तर को उससे 2 रैंक ऊपर के लोगों द्वारा देखे जाने से रोकती है। अंत में यह बहुत उपयोगी हो सकता है क्योंकि यह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इसके साथ यहाँ तक कि रैंक के इसका व्यक्ति भी उसकी स्थिति नहीं पढ़ सकेगा। फिर वह पूछती है कि इसे खरीदने में कितना खर्च आएगा। उसे बताया जाता है कि यह केवल 300 है क्योंकि उसकी रैंक के व्यक्ति को शायद इसकी आवश्यकता नहीं होगी और पूछा जाता है कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है। वो कहती है हाँ, और उन्हें बताया जाता है कि वे क्रेडिट कार्ड भुगतान भी स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए आदमी इसे खरीदने का फैसला करता है क्योंकि वह केवल नकद में लेन देन करता है। फिर वह नए झुमके को देखकर संतोष से मुस्कुराती है जो उसे अभी मिला है। आखिरकार ये एक शानदार उपहार है। वो पूछती है कि क्या आदमी अब भी उसकी रैंक देख सकता है और वह कहता है नहीं, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति के साथ वो शायद एस रैंक से भी छिपी हुई है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे सच में बुरा लगता है जब लोग उसकी स्थिति पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो विषय बदल देता है, कहता है कि उन्हें वस्तु के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि उसके लिए अपनी रैंक चुनना और छिपाना वास्तव में महत्वपूर्ण लगता है। वह जल्द ही पीछे के क्षेत्र में चली जाती है जहां वह विभिन्न विक्रेताओं से अन्य चीजें देखना शुरू करती है। आदमी अपनी जीभ क्लिक करता है, स्पष्ट रूप से कुछ जानने की जरूरत है। हमारी नायिका मानती है कि यह एक समस्या है क्योंकि वह इसे मूल्यांकित करने का एक अलग तरीका खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर अफवाहें फैलने लगेंगी तो ये एक बड़ी परेशानी होगी। अंत में सतर्क रहना कभी नुकसान नहीं करता और उसे इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। काले बाजार के अलावा कोई और तरीका होना चाहिए, लेकिन कुछ जल्दी ही उसका ध्यान खींच लेता है। वह अचानक कुछ याद करती है, यह गुप्त काल कोठरी है। अगर वह उस जगह वापस जाती है तो शायद उसे वस्तु का मूल्यांकन करने का तरीका मिल जाए। दुनिया भर में कुल 11 गुप्त काल कोठरियां हैं और एक कोरिया में खोजी गई थी। अब उनमें से 2 एक साथ प्रकट हो गई हैं। अंत में गुप्त काल कोठरियां गायब नहीं होती, वे बस रीसेट होती हैं, जिसका मतलब है कि इस बार शायद रीसेट की आवश्यकता होगी। उसे कई काल कोठरियों का अन्वेषण करना होगा जब वह इसे ढूंढ लेगी और अंगूठी को वहां लौटाना होगा जहां यह वास्तव में है। एकमात्र समस्या यह है कि वह ऐसे स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि उसके साथ एक गिल्ड न हो, और वह सोचती है कि क्या उसे वास्तव में ऐसा करना पड़ेगा। इस बीच उसके बगल में खड़ा आदमी गहरी सोच में लगता है, विक्रेता के शब्दों को याद करते हुए। उसने पूछा था कि वस्तु की कीमत 300 क्यों है, कहते हुए कि यह उसका एक अंश भी नहीं है, और महिला ने उसे मोलभाव करने के लिए कंजूस कहा। उसने उसे पैसे के लिए लालची कहा, कहते हुए कि वह वस्तु का सही मूल्यांकन भी नहीं कर सकती, और सोचा कि क्या उसके रिटायर होने का समय नहीं आ गया है। महिला ने उसे फिर से गाली दी, पूछते हुए कि क्या कोई नया डंगो एनन आ गया है या कुछ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो उसे पता होना चाहिए था। आखिरकार उसके जानने वाले किसी भी मूल्यांकनकर्ता ने पहले कभी वह वस्तु नहीं देखी थी। यह बात आदमी का ध्यान खींच गई और उसने उसे लंबे समय तक देखा। फिर उसने पैसे दिए, ये कहते हुए कि उसने हाल ही में एक काल कोठरी साफ की थी। वह झुककर नायक के करीब आ गया। उसने कहा कि वस्तुएं इकट्ठा करना उसके लिए ज्यादातर समय एक शौक था। उसने पूछा कि क्या वह अंगूठी चाहता है, क्योंकि वह अंत में स्पष्ट रूप से नहीं गया था, लेकिन उस आदमी ने कहा कि यह कोई समस्या नहीं है, हमेशा एक रास्ता होता है।
उसके लिए बस लड़की की पूरी उंगली एक बार में लेना था। उसने जवाब दिया कि यह सच में एक बहुत ही विकृत शौक है, लेकिन हाल ही में कोई नया डंगोनन नहीं आया था, इसलिए उसके पास वह वस्तु पाने का और कोई तरीका नहीं था। दूसरे शब्दों में सब कुछ इस ओर इशारा करता है कि उसने एक गुप्त डंगोनन खोज लिया है। नायक तनाव में आ जाता है। इस आदमी ने समझ लिया कि वह यहाँ लाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी। उसी क्षण उसने महसूस किया कि वह उसके सामने खड़े आदमी की तुलना में कितनी छोटी थी और उसने धीरे से उसे कोसा। वह स्पष्ट रूप से एक विशाल मात्रा में मना छुपा रहा था, जो उसी क्षण सीधे उस पर दबाव डाल रहा था। अब भी कांपते हुए उसने पहचाना कि उनके बीच की रैंक का अंतर एक भारी दबाव पैदा कर रहा था, जिससे वह हिचकिचा रही थी। लेकिन फिर भी उसने उस नरक की याद को अपने मन में रखा जिससे वह गुजरी थी, उन सभी प्रेइंग मैंटिस के साथ जो उसे जिंदा खा रहे थे। ये एक निराशा थी जिसे उसने वर्षों तक उस कालकोठरी के अंदर सहा जहां समय नहीं बीतता था। कुछ ऐसा जो किसी भी चीज से बड़ा था। उसने अपना मुंह खोला, वहीं पर एक कौशल सक्रिय करने के लिए तैयार। एक झटका लहर फूटी जिससे लाल बालों वाला व्यक्ति पूरी तरह चौंक गया, जिसने इसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश की। उसने जो कौशल इस्तेमाल किया वह गर्जना था, जिसने पास की संरचनाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया। जगह को चीरते हुए आदमी ने अपने कान ढक लिए, सोचते हुए कि वह आखिर कर क्या रही थी। वह ऐसा कदम उठाने के लिए स्पष्ट रूप से पागल थी, क्योंकि अंत में किसी कालकोठरी के बाहर कौशल का उपयोग करना आसपास के किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत खतरनाक होता है। आखिरकार जब एक नया जागृत व्यक्ति किसी उच्च स्तर के व्यक्ति का सामना करता है तो वे स्वाभाविक रूप से मजबूत व्यक्ति के सामने झुक जाते हैं। हालांकि इस बच्चे में अंततः वह स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है जो वास्तव में कुछ असाधारण साबित होती है, जैसे कि किसी ने कमजोर के खिलाफ मजबूत के जीवित रहने के लिए आवश्यक कुछ काट दिया हो। उससे पूछा गया कि यह कैसे शुरू हो सकता था, क्योंकि इसके अलावा जन्म के साथ ऐसा स्वाभाविक गुण आमतौर पर केवल गंभीर आघात के बाद विकसित होता है। फिर हम देखते हैं कि आसपास की संरचनाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जबकि आदमी चुप रहता है, सोचता है कि क्या इस बिंदु पर यह मायने भी रखता है। लड़की जल्दी से कहती है कि वह वस्तु ले सकता है अगर वह चाहता है, और उसे फिर से अपमानित करती है। उस क्षण उसे एक मजबूत विश्वास महसूस होता है और वह अपने हाथ उठाता है, कहता है कि मजाक बहुत दूर चला गया है, और अगर यह सच है तो उसने एक विशेष काल कोठरी पाई है। वह कहता है कि उसे वस्तु का मूल्यांकन कराना होगा और इसे करने का केवल एक ही तरीका है। वह सुझाव देता है कि वे अब से एक छिपे हुए काल कोठरी की खोज एक साथ शुरू करें। फिर वह कहता है कि वह उसकी मदद करेगा चाहे आगे कुछ भी हो। इसके बाद हम नारा के पास लौटते हैं, जो कहती है कि उसे इस समय कुछ भी खाने का मन नहीं है। नायक पूछता है कि क्या यह सच है, क्योंकि उसने उसका पसंदीदा खाना लाया है, लेकिन युवती चुप रहती है। उस पर एक बोझ सा है। टैंक कहती है कि उसने बहुत सारा खाना खरीदा है, लेकिन अगर नारा नहीं चाहती तो वह खुद ही सब खा लेगी। इस पर उसकी दोस्त जवाब देती है कि समस्या खाना नहीं है। फिर वह पूछती है कि दूसरी लड़की कहाँ गई, क्योंकि वह पीछे रह गई और पूरी संरचना ढह गई। बाहर निकलने की कोशिश में अफरा तफरी मच गई थी। नायक को याद आता है कि उसकी पुरानी टीम ने भी उसे पीछे छोड़ दिया था, और नारा जवाब देती है कि यह सच हो सकता है, लेकिन यह उसकी गलती को सही नहीं ठहराता। फिर नायक पूछता है कि क्या नारा अब शांत हो गई है। वो जवाब देती है हाँ, हालांकि हम अभी भी उसके चेहरे पर आंसू देख सकते हैं। फिर नारा पूछती है कि अब से खर्चों का क्या करेंगे, क्योंकि एरिना खो गया था, और उसे बताया जाता है कि वे गिल्ड के काम पर विचार कर रहे हैं। जिस पर लड़की जवाब देती है कि वह नहीं जा रही है, वो एक छिपे हुए डंगोनन को खोजने की कोशिश कर रही है और शायद कुछ समय के लिए देर से घर आएगी। ये सुनकर छोटे बालों वाली लड़की हैरान हो जाती है, जो पूछती है कि वह ऐसा करने की योजना कैसे बना रही है। उसे बताया गया कि वे बस कई डंजन्स को साफ करेंगे जब तक कि उन्हें एक न मिल जाए। लेकिन नारा कहती है कि बात यह नहीं है। चोई इसे बिना किसी सुराग के कैसे संभालेंगे। चोई जवाब देते हैं कि यह समस्या पहले ही हल हो चुकी है। किम डोंगजू ने कहा कि वह उसकी मदद करेंगे। नारा तुरंत पूछती है कि यह कैसे संभव है, क्योंकि यह एक एस रैंक शिकारी का नाम है। चोई को आश्चर्य होता है कि उसने उसे सिर्फ नाम से पहचान लिया, लेकिन जब वह उसके बगल में बैठा था तब उसे नहीं पहचाना। अंत में नारा उससे झूठ न बोलने के लिए कहती है। उस आदमी के लिए उस एरिना जैसी जगह पर जाने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा उसके बगल में बैठा व्यक्ति स्पष्ट रूप से कोई बूढ़ा आदमी था। फिर वह अपना फोन निकालती है और कहती है कि वह उसे दिखाएगी कि किम डोंगजू वास्तव में कैसा दिखता है, ताकि वह उसे पहचान सके। फिर वह सोचती है कि कोई कैसे उस व्यक्ति को उस बेवकूफ बूढ़े आदमी के साथ भ्रमित कर सकता है। उम्र का अंतर ही स्पष्ट है। नारा पूछती है कि क्या चोई पैग्योक गिल्ड को जानती है, क्योंकि वह उसका सदस्य है, जिस पर चोई हाँ में जवाब देती है और कहती है कि वही व्यक्ति है जिसे उसने एरिना में देखा था। युवा महिला यह जानकर पूरी तरह से हैरान है कि वह व्यक्ति वास्तव में वही है जो चोई कहती है। फिर वह फिर से पूछती है कि क्या वह बूढ़ा आदमी वास्तव में वही था, क्योंकि यह संभव नहीं लग रहा था। वह यह सुनकर हैरान रह जाती है कि उसने एक ऐसा आइटम इस्तेमाल किया जो उसकी उपस्थिति को किसी भी उससे कम रैंक वाले व्यक्ति के लिए बदल देता है, और यह उसे पूरी तरह से चौंका देता है। अंत में लड़की कहती है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था। वे उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो कोई साधारण व्यक्ति हो, लेकिन चोई कहता है कि यह ठीक है, उसे कोई आपत्ति नहीं है। फिर नारा कहती है कि अब तो उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वह पूछ सके कि क्या वह उसकी गिल्ड में शामिल हो सकती है, और चोई पूछता है कि उस जगह में ऐसा क्या खास है कि वह इतनी बुरी तरह से शामिल होना चाहती है। ये सुनकर नारा और चिढ़ जाती है और वह जोर देकर कहती है कि यह बहुत खास है। अगर वह इसमें शामिल हो जाती है तो उसे खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और उसे बहुत सारे लाभ मिलेंगे। हमें जल्द ही बताया जाता है कि पैग्योक गिल्ड की स्थापना दुनिया के केवल 2 एस रैंक व्यक्तियों में से एक ने की थी। दुनिया भर में सभी 8 एस रैंक में से 3 उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस वजह से उस गिल्ड से आने वाली शक्ति को एक राष्ट्र के बराबर कहा जाता है, जिससे यह वास्तव में दुनिया की सबसे मजबूत गिल्ड बन जाती है। इसमें प्रवेश करने के लिए आपको केवल एक स्थान के लिए 1000 लोगों को हराना होता है। फिर वह कहती है कि अगर उसे खाना इतना पसंद आया तो वह जितना चाहे उतना खा सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लड़की किसी को घूर रही है। वह लाल बालों वाला आदमी है जो पूछता
है कि वह उसके चेहरे पर क्या देख रही है कि इस तरह घूर रही है। वो जवाब देती है कि वो बस हैरान है कि वह वास्तव में पैग और गिल्ड का हिस्सा है। और आदमी मुस्कुराता है, कहता है कि उसने जल्दी ही समझ लिया। फिर वह पूछता है कि वह ढाल क्यों ले जा रही है, जिस पर वह कहती है कि वे एक डंगोनन में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे इसे लाना चाहिए। आदमी उसे थोड़ा चिढ़ाता है और लड़की बस उसे पहले से समझाने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे अनदेखा करता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसका पीछा करो। वह यह भी जोड़ता है कि एक बात है जिसे उसे बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। इस बिंदु से उसे हर समय सतर्क रहना होगा। उसे याद रखना चाहिए कि अवैध कालकोठरियां किसी भी अन्य की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक प्राणी सीधे नायक की ओर बढ़ रहा है जब तक कि उसे एक अत्यंत शक्तिशाली प्रहार से नहीं मारा जाता जो उसे बिना किसी प्रयास के समाप्त कर देता है। वह एक एफ रैंक छिपकली सैनिक था। लड़की कहती है कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन अंत में वह कुछ भी नहीं था और पूछती है कि क्या वह गंभीर था। वह कहता है कि वह वास्तव में मूर्ख है जो इस पर विश्वास करती है, क्योंकि ज्यादातर कालकोठरियां डी रैंक या उससे नीचे की होती हैं और यह उसे परेशान करता है। वह कहती है कि उसे सच में मरने की इच्छा है, लेकिन अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज्यादातर गुप्त कालकोठरियां वैसे भी निचले स्तर के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए वे हर जगह खोज रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक भारी कदम जमीन पर पड़ता है। पहले से ज्यादा ताकतवर दुश्मन। अब तक उन्होंने कालकोठरी नहीं पाई है, लेकिन यह चीज आखिरकार सामने आ रही है। एक ई रैंक छिपकली जनरल। वो पूछता है कि वे आगे क्या करने वाले हैं। क्या उन्हें थोड़ी देर और खोज जारी रखनी चाहिए या बॉस को खत्म करके चले जाना चाहिए। लड़की स्थिति के बारे में ध्यान से सोचती है। फिर छिपकली को कुछ तेजी से पास आता हुआ महसूस होता है। ये नायक है जो उसे बिना किसी दया के आसानी से हटा देता है। फिर वह कहता है कि यह सिर्फ समय की बर्बादी है और अगर कालकोठरी प्रकट नहीं हुई है तो यहाँ और कुछ नहीं है। उन्हें अब जाना होगा क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह अंगूठी लड़की की जीवन शक्ति को बस उसके शरीर के अंदर परजीवी को पहुंच देने के लिए संग्रहित कर रही है। हम अतीत की एक छवि पर लौटते हैं जहां एक प्राणी अपने दांतों से भरे मुंह के साथ झपटता है। हमारा नायक अभी भी कमजोर, सभी हमलों को रोकने में सक्षम था, उन्हें पार नहीं करने दिया और आंसुओं के बीच उसने मदद की गुहार लगाई क्योंकि वह अधिक देर तक सहन नहीं कर सकती थी। अभी एक हाथ उसे कंधे को छुआ, उसका नाम पुकारते हुए, और उसके बॉयफ्रेंड ने पूछा आयशा शाय। उसकी जगह मरने के लिए उसी क्षण से। अंत में यही कारण था कि उसके परिवार ने उसके सभी कर्ज चुका दिए। उस व्यक्ति ने फिर नायक को एक अंतहीन खाई में धकेल दिया। लड़की केवल लाल आंखों से देख सकती थी जबकि आंसू गिर रहे थे। आखिर में उसे आभारी होना चाहिए था। आखिरकार वह तो बस उस चीज का भुगतान कर रही थी जो उसने अब तक उपभोग की थी। फिर लड़की आखिरकार उस बुरे सपने से जाग जाती है जिसमें वह फंसी हुई थी। स्थिति से उसकी पुतलियां पूरी तरह फैल गई हैं और उसका गला तंग महसूस होता है। वह जल्दी से अपने हाथ को देखती है और महसूस करती है कि वह डर से कांप रहा है, लेकिन फिर वह उसे कसकर पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि मृतकों को चले जाना चाहिए भले ही उसकी यादों में। आखिरकार यह तथ्य कि उसका पूर्व प्रेमी अभी भी उसके सपनों में आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कुछ भूल रही है या कुछ गलत कर रही है। इस बीच उसका साथी अभी भी जोर से सो रहा है और उनमें से कुछ ठीक से सो भी नहीं सकते। लड़की लंबे समय तक चुपचाप देखती रहती है, सोचती है कि वह निश्चित रूप से जीवित रहने के लिए खुद को विकसित करती रहेगी। हालांकि एक दिन उसे शायद फिर से छोड़ दिया जाएगा। अंत में उसे मारना हमेशा एक विकल्प है, लेकिन वह अभी के लिए नहीं है। जब तक चोई अपने पेट के अंदर जो कुछ भी है उसे हल नहीं कर लेती, वह किसी भी डंगोआन को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती, या वह उस एक्सेसरी के कारण नीचे खींची जाएगी जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जल्द ही हम देखते हैं कि उसकी साथी कह रही है कि वह पहले ही बहुत देर कर चुकी है। फिर उससे पूछा जाता है कि वह कहाँ जा रही है, जिस पर वह जवाब देती है कि यह एक स्थानीय गिल्ड में नौकरी के लिए इंटरव्यू है। वह सोचती है कि उसकी साथी उस समय क्यों नहीं जागी और पूछती है कि क्या दूसरी को सवारी चाहिए। छोटे बालों वाली लड़की सवाल करती है कि वह किस बारे में बात कर रही है क्योंकि उसकी दोस्त के पास तो कार भी नहीं है। लेकिन जल्द ही हम बाहर देखते हैं जहां एक उच्च श्रेणी की कार इंतजार कर रही है। ये उसे पूरी तरह से चौंका देता है क्योंकि इसके पीछे का व्यक्ति वास्तव में प्रभावशाली है। ये लाल बालों वाली निकलती है जो पूछती है कि क्या वह उसकी पहले वाली दोस्त नहीं थी और क्या अब वह ठीक है। लड़की दूसरी ओर और भी अधिक चौंक जाती है। आखिरकार किम डोंगजू उस समय उसके सामने ही है। हमारी नायिका मानती है कि वे एक ही उम्र के हैं, इसलिए उसे बहुत औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे बताया गया है कि ऐसे हालात में पहल न करें। लेकिन हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नारा डरी हुई है। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे हैं और वह सोचने लगती है कि वह पहले गलत थी। जल्द ही उसके दिमाग पर उस समय के तीव्र दबाव के कारण असर पड़ता है। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलने लगती है जब वह उस आदमी से अपनी जान बख्शने की भीख मांगती है जिसे उसने पहले एक बूढ़ा आदमी समझा था। जल्द ही वाहन उचित गति से चलने लगता है। लड़की पूछती है कि क्या वह अभी भी बेहोश है और कहा जाता है कि ट्रैफिक बहुत हल्का है, जो थोड़ा आश्चर्यजनक था। इस बीच लड़का पूछता है कि वह किस गिल्ड के साथ इंटरव्यू की योजना बना रही है। जवाब सुनकर नायिका को एहसास होता है कि उस जगह का नेता एक गुप्त काल कोठरी से उभरा था जिसने बदले में उसकी काफी मदद की। हालांकि लाल बालों वाला कहता है कि वह उन लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ स्तर बढ़ाने के लिए गुप्त काल कोठरी की तलाश करते हैं और यही कारण है कि उसका समूह दूसरों के साथ अच्छी तरह से नहीं मिलता। नायक पूछती है कि क्या वे साथ मिलते हैं क्योंकि पिछली बार उसकी उंगलियों को खतरा था, जिस पर कहा जाता है कि वे सहयोग कर रहे हैं लेकिन जल्दी से पक्ष बदल सकते हैं। फिर हम उस जगह के द्वार को देखते हैं जहां एक आदमी कहता है कि वे पहुंच गए हैं। अगले वे लोग काल कोठरी की स्थिति के बारे में पूछते हैं और कहा जाता है कि वे जल्द से जल्द प्रवेश कर सकते हैं। हमारी नायिका सोचती है कि वे मूर्ख कौन है और समझाया जाता है कि वे गिल्ड के सदस्य हैं जो क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं ताकि अन्य लोग प्रवेश कर सकें। अंत में सिर्फ इसलिए कि यह अवैध है इसका मतलब यह नहीं है
है कि कोई निगरानी नहीं कर रहा है, जो युवा महिला को तुरंत रिपोर्ट करने की इच्छा दिलाता है। लेकिन फिर यह बताया जाता है कि वह भी खतरे में प्रवेश कर रही है, इसलिए यह वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है। फिर लड़की आगे बढ़ती है, कहती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके अंदर जाना चाहिए क्योंकि उसका समय खत्म हो रहा है और जल्द ही वे अलग हो जाएंगे। ये लाल बालों वाले को प्रभावित करता है और यहाँ तक कि पास के लोग भी नोटिस करते हैं कि उनके बीच कुछ तनाव है। इसीलिए आदमी जल्दी से पूछता है कि वे सब क्या देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें बस क्षेत्र की निगरानी करनी चाहिए। जल्दी से वह अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है, सोचता है कि पूरी स्थिति में इतना मजाकिया क्या है। फिर वह इसे भूलने का फैसला करता है। आखिरकार उसे दिन के लिए फिर से स्काउटिंग शुरू करनी होगी। जल्द ही नायिका पूछती है कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि वह इसे जल्दी खत्म करना चाहती है। लेकिन फिर उसकी अंगूठी एक अजीब आभा छोड़ने लगती है। ये उसे डराता है और वह सोचने लगती है कि क्या हो रहा है। और जैसे ही वह सीधे उसे देखती है, उसे एहसास होता है कि कुछ अजीब फिर से सामान्य हो गया है। अंत में उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं और वह सवाल करती है कि क्या वह सिर्फ कल्पना कर रही है, क्योंकि उसका आखिरी सपना भी बहुत अजीब था। अगले ही पल लाल बालों वाला व्यक्ति पास आता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है, और वह कहती है कि उसने बहुत समय ले लिया, जिस पर वह तुरंत माफी मांगता है। फिर वह व्यक्ति पीछे हट जाता है, कहता है कि वह पूरी तरह से ऑपरेशन की नेता की तरह व्यवहार कर रही है। लेकिन लड़की अधिक विचारशील लगती है। आखिरकार उसे अधिक जानकारी इकट्ठा करने का तरीका खोजना होगा, क्योंकि यह आसानी से नहीं जाएगा। जल्द ही हम देखते हैं कि 1 महीना बीत चुका है और अब वे एक तैरते हुए द्वीप पर हैं। कई जीव पंजे और चोंच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तैयार हैं फाड़ने के लिए। वे सीधे नायक की ओर बढ़ रहे हैं, जो नीचे खड़ा है। लेकिन अचानक एक प्रकाश की चमक दिखाई देती है, जैसे कोई शक्तिशाली प्रहार किया गया हो। ये जल्दी से जीव को मिटा देता है, जैसे शॉटगन की गोली। तेजी से सभी को नायक द्वारा भयानक गति से मारा जाता है, जो सामान्य से अधिक आक्रामक रूप से कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि उसकी साथी भी कुछ गड़बड़ महसूस करती है और सोचती है कि क्या कुछ हुआ है जिससे वह इतनी चिढ़ गई है। अंत में उस दिन भी उन्हें कुछ नहीं मिला और इसलिए वह इसे समाप्त कर देता है। कहता है कि उन्हें जाना चाहिए। लेकिन फिर लड़की के चेहरे के भाव में कुछ बदल जाता है जब वह उसकी ओर मुड़ती है। अचानक वह भयानक गति से उस पर झपटती है, उसे खत्म करने के इरादे से। हालांकि आदमी आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है, पूछते हुए कि वह ऐसा क्यों कर रही है। आखिरकार वह इस पल में उसे चुनौती देती हुई लग रही है। इसके साथ ही वह अचानक से नायिका का हाथ दबाने लगता है, फिर उसे दूर फेंक देता है, ये कहते हुए कि वह उस पर इसलिए नरमी नहीं बरतेगा क्योंकि वह उसकी दोस्त है। हम देख सकते हैं कि उस पल में उनके बीच स्पष्ट रूप से दूरी बन गई है। लड़की भारी सांस ले रही है, उसकी पुतलियां पूरी तरह से फैल गई हैं और सफेद हैं। हालांकि उसी क्षण उसकी चेतना जल्दी से सामान्य हो जाती है और वह वहीं पर जो कुछ हुआ उसे सवाल करने लगती है। फिर वह आदमी कहता है कि वह थकी हुई लग रही है और उसे आराम करना चाहिए और वह बॉस का ध्यान रखेगा। तो उस समय वे दोनों थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं। इस बीच लड़की अपना सिर पकड़ती है, अभी भी भारी सांस ले रही है, सोच रही है कि उसने अभी क्या किया। आखिर में वह सोचती है कि गुप्त कालकोठरी की खोज करना वास्तव में सही है या नहीं। उसका शरीर अजीब होता जा रहा है और ऐसा लगता है जैसे कुछ उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। ये पहले से ही स्पष्ट है कि अंगूठी बेहद खतरनाक है और अब सवाल ये है कि क्या किया जाना चाहिए। समय बीतता है और फिर हम देखते हैं कि लड़की नारा को पुकारते हुए कहती है कि वह वापस आ गई है। जूते उतारने के बाद वह पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जिससे वह ऐसे लग रही है जैसे वह रो रही थी। नारा कहती है कि उसे फिर से नौकरी के इंटरव्यू में अस्वीकार कर दिया गया। वह मानती है कि आजकल नौकरी पाना वास्तव में कठिन हो गया है और जब वह पूछती है कि नायक कैसे कर रहा है तो जवाब ज्यादा अलग नहीं होता। लेकिन फिर नायक उसे एक बैग फेंकता है, उसे कुछ खाने के लिए कहता है। नारा जल्दी से ऊपर देखती है, पूछती है कि क्या लाया गया है। उसे बताया जाता है कि यह सिर्फ कुछ पोर्क रिब्स है और उसके पास घर पर चावल और मसाले होने चाहिए। अगली बार हम देखते हैं कि लड़की अपना कप मेज पर पटकती है, कहती है कि वह निराश है। अंत में नौकरी पाना और भी कठिन है क्योंकि वह सिर्फ एक सामान्य सपोर्ट टाइप है और उसके ऊपर केवल रैंक सी है। जीवन वास्तव में निराशाजनक है, खासकर जब से वह अन्य वर्गों के लिए एक सहायक के रूप में जागृत हुई, जबकि नायक उसके बारे में शायद ही परवाह करता है, जब तक कि वह यह नहीं सुनती कि दूसरी लड़की अंत में मजबूत बनना चाहती है। फिर उससे पूछा जाता है कि वह सिर्फ राक्षसों को मारकर अपने आंकड़े क्यों नहीं बढ़ाती, जिस पर वह जवाब देती है कि इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि वह पर्याप्त नुकसान नहीं कर सकती। फिर वह चुप हो जाती है क्योंकि उसके चेहरे से आंसू और भी अधिक बहने लगते हैं। फिर कोई पूछता है कि नायक इतना मजबूत कैसे हो गया, ये कोई गुप्त कालकोठरी में मिला हुआ आइटम होना चाहिए। अंत में वह सोचती है कि नायक वास्तव में बहुत भाग्यशाली है और सोचती है कि क्या उसे भी उन छिपी हुई कालकोठरियों की तलाश शुरू करनी चाहिए। लेकिन ये नायक को चिढ़ाता है, जो सोचता है कि उसे बिल्कुल भी भाग्य नहीं मिला और वह अपनी वर्तमान स्थिति से खुश भी नहीं है। नारा कहती रहती है कि अगर वह किसी आइटम से मजबूत हो सकती तो वह जल्दी से एक गिल्ड में शामिल हो सकती और बहुत सारा पैसा कमा सकती। लेकिन नायिका सोचती है कि उसे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रही है। मंटिस से घिरी हुई, मर नहीं सकती, हमेशा शिकार बनना और सिर्फ जीवित रहने के लिए मजबूत होना, ये वही बुरा सपना है जिससे कोई भी डरता है। अंत में लड़की को कुछ नहीं पता और फिर भी वह ऐसे ही बात करती है और नायिका सोचने लगती है कि क्या उसे बिना झिझक अभी मार देना चाहिए। जल्दी से नारा कहती है कि वह शराब के कारण ज्यादा सोच रही है, लेकिन वह वास्तव में सिर्फ अन्य शिकारियों की तरह बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है। फिर चोई बीच में आता है, पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह भाग्यशाली है। अंत में उसने शायद सभी अपराध बोध खो दिया है और बस बकवास कर रही है। नारा खतरे को भांप लेती है और उससे रुकने की विनती करती है, कहती है कि उसका मतलब वह नहीं था। लेकिन नायिका धमकी भरे अंदाज में पूछती है कि वह वास्तव में क्या कहना चाह रही थी। नारा माफी मांगती रहती है, कहती है कि वह पीने की वजह से पागल हो गई थी। अंत में वो मानती है कि उसे वो बात कभी नहीं कहनी चाहिए थी, खासकर पिछले बार जो हुआ था उससे मुश्किल से बचने के बाद। अगर दूसरा अचानक उसे मारने का फैसला कर ले तो क्या होगा। कांपते हाथों से वह सहमत हो जाती है और अपने साथी से उस पल में कही गई बात को भूल जाने की विनती करती है। अंत में नारा पूरी तरह से पछताती है और दूसरा मौका मांगती है।
जल्दी से नायक चुप हो जाती है, बस उसे घातक नजरों से घूरती है, लेकिन फिर वह आह भरती है, सोचती है कि उसकी दोस्त वास्तव में क्या जानती है। आखिरकार जिज्ञासु होना सामान्य है और इसलिए वह कहती है कि उन्हें बस पोर्क रिब्स खत्म कर लेनी चाहिए और फिर कभी ऐसी बात नहीं उठानी चाहिए, जिसे लड़की जल्दी से समझ जाती है। फिर दोनों चुपचाप खाना जारी रखते हैं और हवा में तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। मुख्य पात्र अपने शरीर को एक क्षण के लिए देखती है, उस पर विचार करती है, फिर वह नारा को पुकारती है जो तुरंत जवाब देती है। आखिरकार उसे पता होना चाहिए कि वह उस जगह पर लगभग मर गई थी और उसी समय उसे वह अंगूठी मिली थी। लड़की पूछती है कि इसका किसी चीज से क्या लेना देना है, क्योंकि उसे उसी की वजह से बचने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि ये समझाया गया है कि इसमें ऐसी कोई सुविधाजनक क्षमता नहीं है। आखिरकार जैसा कि पहले बताया गया था, आपके आंकड़े बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है और वह है इतनी बड़ी संख्या में राक्षसों को मारना कि उन्हें गिना भी नहीं जा सके। लड़की जल्दी से सवाल करती है कि उस समय उसके सामने वास्तव में क्या कहा जा रहा है। वह अपना सिर खुजलाती है, सोचती है कि इसका कोई मतलब कैसे बनता है जो नायक का ध्यान आकर्षित करता है। आखिरकार एक टैंक को सामने की पंक्ति में रहना चाहिए ताकि बाकी को नुकसान ना हो, तो उसने इतने सारे प्राणियों को कैसे हरा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब उसके आंकड़े इतने कम समय में इतने बढ़ गए तो दरवाजा बंद होने के बाद वो इतनी जल्दी कैसे लौट आई। उसकी हाथ मेज पर है, ये जानने के लिए उत्सुक कि क्या खुलासा हो रहा है, और पूरी तरह से चिंतित होकर वो पूछती है कि उस जगह पर उसके साथ वास्तव में क्या हुआ, जिस पर बिना किसी हिचकिचाहट के नायिका जवाब देती है कि वह बहुत बार मरी। अंत में यह जानना असंभव है कि यह कितनी बार दोहराया गया, क्योंकि भले ही उसके हाथ फट गए हों या उसका दिमाग न हो, वह फिर भी जीवित होती रही, भले ही वह केवल मृत्यु चाहती थी। लड़की स्वीकार करती है कि वह अभी भी नहीं समझ पा रही है कि क्या कहा जा रहा है। आखिरकार यह समझने के लिए एक अजीब बात है। अंत में कहा जाता है कि वह अनगिनत बार मारी गई प्राणियों द्वारा और इसी कारण से वह मजबूत हो पाई। उसे पूरे समय अजीब लगा, क्योंकि वह न तो मजबूत बनना चाहती थी और न ही कोई वस्तु प्राप्त करना चाहती थी। वह यह भी नहीं समझ पाई कि क्या हो रहा था, लेकिन उसका शरीर दर्द के साथ अनुकूलित होने लगा। पोर्टल पार करने के बाद बाहर कोई समय नहीं बीता था और सभी लोग पहले की तरह ही उसी स्थान पर थे। अंत में यही पूरी सच्चाई है कि वह सिर्फ उस घटना से कैसे मजबूत बनी, जिसे नारा ने वास्तविक स्थिति और उसके महत्व को समझते हुए भारी आवाज में असंभव कहा। अंत में वह ऐसी जगह पर अकेली थी और दूसरा ये सब कहते हुए इसे समझने में मूर्ख था। फिर उसने अपने निचले होंठ को काटा, सोचते हुए कि उसने शायद बहुत कुछ कह दिया है, और अगर यह सच है तो वह वास्तव में एक बात नहीं समझ सकती, जिस पर हमारा नायक कहता है कि नारा को समझने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना काफी है कि क्या हुआ। हालांकि सहायक लड़की कांपने लगती है, पूछती है कि वह उस सटीक क्षण में उसे बचाने में कैसे सक्षम थी। अगर उसे पता होता कि यह सच में होने वाला है तो वह निश्चित रूप से नायक के पूर्व प्रेमी को दरवाजा बंद करने से रोक देती। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया और इससे लड़की एक पल के लिए पूरी तरह से जम जाती है। फिर वह शुरू करती है, मुस्कुराते हुए स्थिति को थोड़ा हास्यास्पद पाते हुए जोर से हंसती है, क्योंकि उसके गाल लाल होने लगते हैं। अंत में उसे गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उसे इसलिए नहीं बख्शा गया क्योंकि वह इसकी हकदार थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा करना सही लगा। इसलिए अंत में उसे इसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी छोटे बालों वाली लड़की ईमानदारी से माफी मांगती है, जो बिल्कुल भी नकली नहीं लगती। हमारी नायिका उस पल चुप रहती है, यह महसूस करते हुए कि स्थिति कितनी गंभीर है। इसलिए वह माहौल को हल्का करने के लिए पूछती है कि क्या वह सच में रो रही है, जिस पर वह जवाब देती है कि नहीं। फिर हम अगले दिन देखते हैं, जहां लाल बालों वाले से पूछा जाता है कि क्या उसे कभी माफी मिली है, और वह कहता है कि हाँ, बिल्कुल मिली है। नायिका पूछती है कि किससे मिली और क्या वह ईमानदार थी। वह कहता है कि परिवार और उसके आसपास के लोगों से मिली। फिर उसके बारे में पूछता है। हमारी नायिका स्वीकार करती है कि उसने ऐसे मामले केवल तब देखे थे जब वह छोटी थी, जो उस लड़के का ध्यान आकर्षित करता है, और वह कहता है कि उसने काफी असामान्य जीवन जिया है। लड़की मान लेती है कि उसे पता होगा। आखिरकार उसने अपना ज्यादातर समय हर चीज के लिए माफी मांगने में बिताया। फिर उसे याद आता है कि उसने ह्यून चान को पुकारा, उसे रुकने के लिए कहा। उसी समय नारा ने उसे रोकने की कोशिश की, ये कहते हुए कि चोई अभी तक नहीं आया है, और उसे अपनी दोस्त के आंसुओं से भरे चेहरे की याद आती है जब उसने ईमानदारी से माफी मांगी। उसने किसी से ऐसी सच्ची माफी की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया जैसे उसे वास्तव में इसकी जरूरत थी। किसी भी तरह वह उसके लिए एक अनोखा क्षण था, क्योंकि ऐसा वास्तव में लगा जैसे पहली बार किसी ने चोई की सच्ची परवाह की। लाल बालों वाली इस बात से प्रभावित होती है और लंबे समय तक चुप रहती है, सोचती है और पूछती है कि क्या वह नारा नाम की लड़की के बारे में बात कर रही है। फिर वह आदमी कहता है कि उसे सहानुभूति पाने के लिए ये कहानियां बताने की जरूरत नहीं है, जिस पर कहा गया कि वह रंगे हाथों पकड़ी गई थी। आदमी सोचता है कि ह्यून चोई उस दिन वास्तव में अच्छे मूड में लग रहा था, और भले ही उन्हें कुछ नहीं मिला, वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। शायद नारा को नायक को नियंत्रित करने के लिए लाना एक अच्छा विचार है, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ाने से केवल अधिक खतरा हो सकता है। हालांकि जब वह आगे देखता है तो वह तुरंत चौंक जाता है, सोचता है कि वह क्या है। फिर हम एक महिला को देखते हैं जो पूछ रही है कि वह पिछले कुछ दिनों से कहाँ था, उसकी गोरिल्ला जैसी बहन। वह सोचता है कि यह बुरा है, क्योंकि अगर उसकी बहन को पता चल गया कि वह एक गुप्त काल कोठरी की खोज कर रहा है तो यह गंभीर परेशानी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो वह मर जाएगा। फिर वह पूछता है कि वह उसकी बहन है या उसकी माँ, जिस पर वह जवाब देती है कि वह अभी गिल्ड से वापस आई है, जहाँ उन्होंने उसे बताया कि वह काम छोड़कर यात्रा कर रहा है, और इसलिए लड़का बस दावा करता है कि वह लंबे समय के बाद काले बाजार गया था, ये कहते हुए कि वह उपयोगी वस्तुओं की तलाश कर रहा था। गोरी लड़की जल्दी से बैठ जाती है, कहती है कि यह तो काफी दिलचस्प कहानी है। हालांकि उसे शक है कि वह उसके जाने के दौरान गुप्त काल कोठरी की तलाश कर रहा होगा, लेकिन लाल बालों वाला जोर देकर कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऐसा न करने का वादा किया था। उसकी बहन तुरंत उसके पेट में घूंसा मारती है, पूछती है कि उसे अपनी बहन से इतनी बेफिक्री से बात करने की हिम्मत कहां से मिली।
लड़का जल्दी से अपना पेट पकड़ता है और पूछता है कि वह उसे मारते हुए इस तरह कैसे बात कर सकती है। फिर वह उसे लात मारकर दूर कर देता है और उसे फिर से गोरिल्ला कहता है। सुनहरे बालों वाली लड़की तेजी से उतरती है और उस पर फिर से हमला करती है। पूछती है कि यह लड़का अपनी प्यारी बहन से बात करते समय अभी भी अपनी जुबान पर काबू क्यों नहीं रखता। आखिरकार गिल्ड मास्टर उसे उसके भाई से न मिलने के लिए परेशान कर रहा था और अगर वह जो कह रहा है वह सच है तो उसे पूरी तरह से नहीं बल्कि आधा मारा जाएगा। लेकिन वह आदमी उसका मुक्का पकड़ लेता है और कहता है कि वह शहर में सिर्फ मस्ती नहीं कर रहा था। अब महिला गंभीर होकर जानना चाहती है कि यह लड़का वास्तव में क्या कर रहा था, जिस पर वह जवाब देता है कि वह सिर्फ डेटिंग कर रहा था। चुपचाप ह्यून चोई से उस समय उसका नाम इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता है। आखिरकार यह सुनकर सुनहरे बालों वाली को आश्चर्य होता है कि उसका भाई किसी को डेट कर रहा है। वह उसे कॉलर से पकड़ लेती है, पूछती है कि क्या वह पागल हो गया है क्योंकि उसके पास इसके लिए समय नहीं हो सकता। लेकिन लाल बालों वाला बस कहता है कि उसे अपने भाई के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए और बस छोड़ने के लिए कहता है। गोरिल्ला जल्दी समझ जाता है और माफी मांगता है, कहता है कि यह एक बेतुका झूठ है और पूछने का फैसला करता है कि उसने इस लड़की से कैसे मुलाकात की। आदमी एक पल के लिए सोचता है और कहता है कि स्थिति परेशान करने वाली है क्योंकि पिछले महीने जब वह एक कुत्ते की लड़ाई देख रहा था तो उसने उसे उन जगहों में से एक में देखा जहां वह बैठने की योजना बना रहा था और अंत में वह उसकी पसंद बन गई। अंततः उन्होंने यहाँ वहां बातचीत शुरू की और अब वे अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। उसकी बहन जल्दी से पूछती है कि क्या यह लड़की कोई भ्रम नहीं है जो उसे और भी चिढ़ा देता है और वह उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर गोरी लड़की मान लेती है कि वह ऐसी संदिग्ध जगह पर जाने के कारण खतरनाक हो सकती है, लेकिन वह समझाता है कि वह सिर्फ एक रैंक सी शिकारी है जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसने कुछ समय के लिए आराम करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है। अंत में उनके पास मिलने के लिए बहुत समय था, धन्यवाद उस छुट्टी का जो वह ले रही है जिसे उसकी बहन समझती है। लेकिन अपनी सोच में वह आदमी मानता है कि उसे जीवित रहना है और इसलिए वह चुपचाप ह्यून चोई से फिर से माफी मांगता है। महिला फिर सवाल करती है कि उसमें यह सब करने की हिम्मत कैसे है क्योंकि वह फिर से काम छोड़ता हुआ लगता है। लाल बालों वाला व्यक्ति मानता है कि वह थोड़ा आत्मलिप्त हो रहा है। आखिरकार वह वैसे भी काम करने की योजना बना रहा है और बस अपने लिए कुछ समय ले रहा है। महिला इसे समझती है लेकिन कहती है कि उसने उसे सैकड़ों बार बताया है और उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि गिल्ड लीडर उसे निकालने पर विचार कर रहा है। ठुड्डी पर हाथ रखकर और गहरी सोच में डूबा हुआ वो महसूस करता है कि स्थिति अधिक गंभीर हो रही है, चीजें नियंत्रण से बाहर होने लगी हैं। अंत में उसकी बहन के उसे परेशान करने का एक कारण है, ये समूहों के लिए डंजन्स की खोज करने की कम मांग है। हमें अतीत की एक याद दिखाई जाती है जहाँ वह आदमी उन्हें स्थिति बनाए रखने के लिए कहता है क्योंकि वह संकेत देने वाला है। हालांकि दोनों भाई बहन एक साथ भयानक गति से कूद पड़े। लाल बालों वाले ने जल्दी से जीवों को मिटा दिया, कहते हुए कि वह इस बार जीत जाएगा। लड़की ने बस हंसते हुए एक राक्षस को आसानी से गिरा दिया। उसने उसे कहा कि वह एक ऐसे भविष्य का सपना देखता रहे जहां वह वास्तव में उसे हरा सके। सामान्यतः उन्हें डंगोनन लीडर के निर्देशों का पालन करना चाहिए, लेकिन वह और उसकी बहन इसे नजरअंदाज कर देते हैं और बस प्रतिस्पर्धा करते हैं। बिल्कुल, ये अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि जीव एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। दोनों को कमजोर राक्षसों से निपटने में आसानी होती है, जैसा कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हालांकि दूसरों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है क्योंकि वे किसी भी क्षण आसानी से मर सकते हैं। अंत में उन दोनों ने इतनी समस्याएं पैदा की कि गिल्ड के सदस्य अंततः समूह बनाना बंद कर दिए उनके साथ पूरी तरह से। गौरी फिर पूछती है कि क्या कोई सभ्य व्यक्ति काम करने के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे अगले भर्ती के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। लाल बालों वाली कहने की कोशिश करती है कि उन्हें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, वे बस किसी नए को ला सकते हैं जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। लेकिन महिला उसे याद दिलाती है कि शायद ऐसा व्यक्ति भी उन दोनों को संभाल नहीं पाएगा। स्थिति को देखते हुए लाल बालों वाला व्यक्ति आह भरता है और कहता है कि वह किसी को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी बहन सुझाव देती है कि वह अपने वर्तमान साथी और प्रेमिका को बुलाए। ये उसे चौंका देता है और वह पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रही है, जिस पर लड़की पूछती है कि वह इतना हैरान क्यों है। वह एक स्वतंत्र शिकारी है और यह एक शानदार अवसर है। अंत में अगर वे एक पार्टी बनाते हैं तो वे दोनों डंगोनन के अंदर भी डेट कर सकते हैं। उन्हें उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वह बस उन्हें बिना किसी वास्तविक चिंता के फ्लर्ट करते हुए देखेगी क्योंकि उसे केवल राक्षसों को मारना होगा। लेकिन जैसे जैसे महिला अपने विचारों के बारे में बात करती रहती है, वातावरण भारी होने लगता है और जल्दी ही विषय हमारे नायक के रहने की जगह का पता लगाने की धुन में बदल जाता है। हमारा ध्यान अगले दिन पर जाता है जहाँ हम किसी को देर रात को आह भरते हुए पाते हैं। ये नारा है जो कहती है कि वह घर नहीं जाना चाहती, कुछ ऐसा जो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कहेगी। कल कुछ वास्तव में उसे डराने वाला था क्योंकि जो कहानी उसने सुनी वह बेहद भारी थी। फिर भी वह फिर से उसका चेहरा देखने से पहले थोड़ा रुकने की जरूरत महसूस करती है, लेकिन आखिर में वो कर भी क्या सकती है। नायिका के पास अभी कहीं और जाने की जगह नहीं है, इसलिए उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हुए ताकि उसे नाराज न करे। और मानती है कि वह थकी हुई है और हमारी नायिका उसे यह कहकर चौंका देती है कि वह पहले से ही घर पर है। लड़की मानती है कि वह जल्दी पहुंच गई, जिस पर उसने कहा कि वह बस इंतजार कर रही थी। आखिरकार वह जल्द ही इस जगह को छोड़ने और दूसरे घर में जाने की योजना बना रही है। नारा इससे हैरान है क्योंकि उसे लगा था कि चोई के पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। फिर हमें थोड़ा पहले दिखाया जाता है जब नायिका लेटी हुई थी, कह रही थी कि वह पागल हो रही है क्योंकि उसने उस दिन एक भी गुप्त काल कोठरी नहीं पाई। आखिर में अच्छा होगा अगर उसे उस अंगूठी के बारे में कुछ सुराग मिल सके क्योंकि उसका शरीर हर गुजरते दिन के साथ अजीब महसूस कर रहा है। इस आखिरी शिकार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सब किसी भी समय फिर से हो सकता है। ये बहुत संभव है कि ये सब उस अंगूठी के कारण है जो वह पहन रही है। कालकोठरी के अंदर ये एक बात है, लेकिन बाहर ये एक वास्तविक समस्या हो सकती है, खासकर उस जगह पर जहां वह अपना अधिकांश समय बिताती है। वह जगह है नारा का घर, जहां उसे एहसास हो रहा है कि स्थिति जटिल हो रही है। लड़की जल्दी से मान लेती है कि यह सच है और इसलिए वह जा रही है, जिसे लड़की पूरी तरह समझती है। फिर वह पूछती है कि वह कहां जाने की योजना बना रही है और उसने कहा कि वह अभी भी देख रही है, लेकिन इसमें 2 सप्ताह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। नारा स्पष्ट रूप से समझती है और स्वीकार करती है कि दूसरी व्यक्ति खाना बनाने में वास्तव में अच्छी है, जिस पर वह सहमत होती है। अगर उसके पास सामग्री हो तो वह लगभग कुछ भी बना सकती है। चोई चिंतित थी क्योंकि वह हाल ही में खाना नहीं बना रही थी, लेकिन
कोशिश करने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आमतौर पर वह हर दिन ह्यून चान के लिए खाना बनाती थी और इसलिए वह उसे फिर से कोसती है, जिससे नारा को थोड़ा झटका लगता है। हमारी नायिका उसे धीरे धीरे खाने के लिए कहती है, जबकि उसके विचारों में उसकी साथी इसके लिए खुद को दोष देती है। नारा जल्दी से सोचती है कि समय के साथ स्थिति शांत हो जाएगी, लेकिन फिर उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। वह जल्दी से उसे पकड़ लेती है, ये सोचते हुए कि ये कौन हो सकता है, जब तक कि हम उसकी आंखों में अचानक आश्चर्य नहीं देख लेते। वह आश्चर्य में चिल्ला उठती है, जिससे नायक पूछता है कि क्या हुआ, और आंसुओं के बीच लड़की कहती है कि उसने बैगजॉग गिल्ड के साक्षात्कार परीक्षा के पहले द्वार को पास कर लिया। लड़की दूसरी परीक्षा पास करने के लिए प्रार्थना करने लगती है, कहती है कि वह इसके लिए कुछ भी करेगी। अंत में उसके पास तैयारी के लिए 2 दिन है और वे एक समूह बनाएंगे जो एक डंगोयन में प्रवेश करेगा। अब वह उत्साह में अपने हाथ उठाती है, चिल्लाती है कि वे पूरी रात पिएंगे और जश्न मनाएंगे, जिससे नायक भी उत्साहित हो जाता है। हम देख सकते हैं कि उसकी चिल्लाहट घर के बाहर तक पहुंचती है, जो उस पल में खुशी से भरा होता है। कुछ समय बीतता है और नारा आखिरकार लेट जाती है, कहती है कि वह वास्तव में खुश है क्योंकि जीवन आखिरकार समझ में आने लगा है। अब सहायक प्रकार की लड़की वास्तव में सब कुछ अच्छा महसूस करती है और हमारा नायक नोटिस करता है कि वह उस समय पूरी तरह से नशे में है। फिर वह अपने मुलायम खिलौने को गले लगाती है, कहती है कि यह बहुत नरम है और अपने साथी को शुभ रात्रि की शुभकामनाएं देती है। लेकिन लड़की उस पल में थोड़ी विचारशील लगती है, सारी उत्तेजना के बाद। जल्द ही वह चोई को पुकारती है, जो जल्दी से पूछता है कि क्या बात है। नारा पूछती है कि क्या वह अब से दूसरे टेस्ट में अच्छा करेगी। नायक जल्दी से मान लेता है कि वह सिर्फ तारीफ पाने की कोशिश कर रही है, जिस पर नारा कहती है नहीं। फिर सहायक लड़की कहती है कि उसे वह सब नहीं चाहिए। आखिरकार वह अपने साथी से ऐसी उम्मीद नहीं करेगी, लेकिन चोई जवाब देता है कि उसे बस वही करना है जो वह सामान्य रूप से करती है। हर कोई कहता है कि वह अपने काम में अच्छा करती है और वह शायद पहले की तरह ही दूसरे दौर में भी पास हो जाएगी, इसलिए इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। लड़की उन शब्दों से हैरान हो जाती है। उसके गाल उस पल में गुलाबी हो जाते हैं। वह वहां होने के लिए उसे एक मीठी मुस्कान के साथ धन्यवाद देती है। फिर दोनों के बीच एक छोटी बहस शुरू हो जाती है, जिससे नारा थोड़ी परेशान हो जाती है, जो बस उसे शुभ रात्रि कहती है। लेकिन अचानक उस पल में नायिका का फोन वाइब्रेट करता है। वह इसे उठाती है, परेशान होकर सोचती है कि इस समय उसे कौन संदेश भेजेगा। ये किम डोंगजू है, जो पूछ रहा है कि क्या वह बैकजॉक में शामिल होना चाहती है। लड़की अप्रत्याशित संदेश से हैरान है, जिसे सबसे प्रसिद्ध गिल्ड्स में से एक में आमंत्रित किया जा रहा है। वह हंसती है और हम देख सकते हैं कि वह जल्दी से प्रस्ताव को ठुकरा देती है। आखिरकार उसे बस उसे गुप्त काल कोठरी में ले जाना चाहिए और उसे किसी भी तरह के गिल्ड की जरूरत नहीं है। जल्द ही हम अगले दिन को देखते हैं, जब सूरज पहले से ही चमक रहा है। उस समय लाल बालों वाला व्यक्ति भारी चेहरा लिए दिखता है, क्योंकि स्थिति और भी नाजुक हो गई है। उसकी बहन अब मिस चोई से एक गर्म मुस्कान के साथ परिचय कराती है। नायक इससे हैरान है और सोचता है कि वह कौन है। वह खुद को किम डोंगजू की बहन के रूप में परिचित कराती है और कहती है कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। गंभीर भाव से नायक तुरंत पूछता है कि उसके बारे में क्या कहा गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी बहन यहाँ क्यों है। फिर वह अपने साथी के चेहरे को देखती है और पूछने लगती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोरे बालों वाली कहती है कि यह सिर्फ भाई बहन का मजाक नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। वह वास्तव में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती थी। वह पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने बैकजॉक गिल्ड में शामिल होने के व्यक्तिगत प्रस्ताव को ठुकराया है, इसलिए वह फिर से ये प्रस्ताव देने आई हैं, इस बार आधिकारिक रूप से, और पूछती हैं कि क्या वह सच में अब से उनके साथ शामिल नहीं होना चाहती। गोरा अच्छी तरह जानता है कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे कोई शिकारी ठुकराने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि यह ऐसे लाभों के साथ आता है जिनके बारे में ज्यादातर लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। अंत में उसे इस चमत्कार को समझना होगा। यह एक अज्ञात शिकारी के लिए एक बंद समूह में आमंत्रित होने जैसा है। अब उसे बस उनके साथ कालकोठरी में जाना है और कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार उसकी रक्षा उसके भाई द्वारा की जाएगी। फिर एक धमकी भरे लहजे में वह कहती है कि ऐसा मौका हर दिन नहीं मिलता और जोर देती है कि वह इससे बहुत पैसा कमा सकती है, लेकिन उसे जल्दी ही हमारे नायक द्वारा रोक दिया जाता है, जो साफ साफ मना कर देता है। ये सुनकर महिला स्तब्ध रह जाती है, जो उसके सामने कही गई बात से अवाक रह जाती है। लेकिन लाल बालों वाला पहले से ही जानता था कि, और अपने विचारों में स्वीकार करता है कि प्रतिक्रिया वास्तव में अतिरंजित थी। फिर महिला सवाल करती है कि वह क्यों मना कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि वह पीही युग के बारे में न जानती हो। लेकिन फिर वह सोचने लगती है, मानते हुए कि शायद वह उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती, क्योंकि समाचार लगातार उसकी उपस्थिति को छुपा रहे हैं। आखिरकार दूसरी लड़की सोच सकती है कि यह प्रस्ताव सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि इसे ठुकराने का कोई वास्तविक कारण नहीं है। लेकिन हमारी नायिका खुलासा करती है कि वह उसे जानती है। आखिरकार वह चमत्कार भाई बहनों का हिस्सा है, जिससे सुनहरे बालों वाली लड़की फिर से चौंक जाती है। लाल बालों वाला लड़का अपनी बहन से रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसे उस समय शर्मिंदा कर रही है, और महिला सोचती है कि यह कैसे संभव है। अंत में इसके पीछे कुछ व्यक्तिगत कारण होना चाहिए, क्योंकि उसने पहले स्थिति का खुलासा किया था, और इसलिए वह कहता है कि उन्हें घर चलना चाहिए, क्योंकि उसे तुरंत वहां से निकलना है। किसी समय ह्यून चोई के साथ डेटिंग के बारे में उसका झूठ उजागर हो सकता है। फिर यह बताया गया कि योन किम और डोंगजू किम दोनों एस क्लास हैं। इस स्तर पर किसी का जागृत होना लगभग एक चमत्कार है, इसलिए उन्हें चमत्कार कहा गया। अधिकांश मीडिया उनके बारे में बहुत सी जानकारी छुपाने की कोशिश करता है, और फिर नायक ये सवाल करता है कि वे इस समय उसके पास क्यों आएंगे। अचानक बहन घुटनों के बल गिर जाती है और अपना चेहरा ढक लेती है। आखिरकार उनके साथ पार्टी बनाने के लिए और कोई नहीं है। चोई इससे हैरान है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि उनके लिए बिना अन्य साथियों के होना काफी सामान्य है। लाल बालों वाला जल्दी से कहता है कि वे किसी को अपने साथ शामिल नहीं कर पाए हैं, जो कोई बड़ी समस्या नहीं है, और वह अपनी बहन को वहां से जितनी जल्दी हो सके निकालने की कोशिश करता है। हालांकि लड़की नाराज हो जाती है, कहती है कि उसका भाई उसके साथ और किसी भी डंगन में नहीं जाएगा, और अंत में उसे बताती है कि वह उससे डोंगजू से फिर से न मिले। चोई तुरंत समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है, और हम देखते हैं कि माहौल और गंभीर हो रहा है।
वह पास आने लगती है जबकि लड़का माफी मांगने लगता है, कहता है कि उसे इस गोरिल्ला की बात सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन नायक एक गर्म स्वर में उस पल में बस माफी मांगता है क्योंकि उसके लिए उसके मन में कोई भावना नहीं है, जिससे हवा में एक झटका लगता है। जल्द ही हंसी आती है और लड़का, जो वैसे भी उससे कभी डेट नहीं करेगा, मानता है कि यह सब सिर्फ एक झूठ था। लेकिन फिर हमारे नायक को अचानक उस पल में वास्तविकता में एक दरार जैसा कुछ महसूस होता है। वह सोचने लगती है कि वह भावना क्या हो सकती है, जबकि बाकी लोग हंसते रहते हैं। लाल बालों वाली लड़की फिर पूछती है कि वह इतनी क्या देख रही है, क्योंकि वह पूरी तरह से खोई हुई लगती है। लेकिन चोई हैरान है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जो उसे और भी भ्रमित करता है। और फिर लड़की की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं जब वह उसे बनते हुए देखती है। वह तुरंत चिल्लाती है कि सब लोग तुरंत पीछे देखें, क्योंकि वास्तविकता में एक दरार खुल गई है। अंत में उन्हें वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह क्या कर सकता है। लाल बालों वाला पूछता है कि उसने इसे होने से पहले कैसे महसूस किया, और वह कहती है कि उसे नहीं पता, इसलिए उन्हें जितनी तेजी से हो सके दौड़ते रहना चाहिए। हालांकि हम देख सकते हैं कि दरार और अधिक चौड़ी हो रही है, जैसे कुछ दुनिया में उभरने वाला है। इसका आकार उसके आसपास की चीजों को खींचने लगता है, जैसे एक अभिवृद्ध डिस्क। आसपास की इमारतों की खिड़कियां दबाव से टूट जाती हैं, और फिर हम देखते हैं कि कुछ विशाल आकार उभर रहा है जब वे तीनों भाग रहे हैं। लड़की कहती है कि ये अपने आसपास की हर चीज को निगल रहा है, जबकि लाल बालों वाली कहती है कि उन्हें यह पता लगाने के लिए और अधिक शोध शुरू करना चाहिए कि यह क्या हो सकता है। लेकिन एक पल के लिए लड़की कुछ ऐसा देखती है जो उसका ध्यान उस दिशा में खींचता है। वो देखती है कि दरार अब पूरी तरह से सफेद हो गई है, जैसे कि एक असली काल कोठरी का प्रवेश द्वार जो अभी खुला है। कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, सभी को पीछे हटने का आदेश दे रही है क्योंकि यह क्षेत्र अत्यंत खतरनाक है। लाल बालों वाली कहती है कि यह पूरी तरह से पागलपन है, इससे पहले मिले किसी भी डंगोनन की तुलना इससे नहीं की जा सकती। फिर लड़की पूछती है कि अब वे कहां जा रहे हैं, और कहा जाता है कि वे जल्द से जल्द प्रवेश करेंगे। युवती इस पर हैरान है क्योंकि ये एक बिल्कुल नया डंगोनन है, अभी तक किसी गिल्ड ने इसे दावा नहीं किया है। और दूसरा व्यक्ति एक साथी की तरह जानकार मुस्कुराता है। इस बीच हम देख सकते हैं कि लड़के की बहन एक पुलिस अधिकारी से बात कर रही है, जो कहता है कि उन्हें पहले परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति ने तुरंत उसे ली चोंग सांग के रूप में पहचाना। वह तुरंत किम डोंगजू का अभिवादन करता है, जो अभी अभी स्थान पर पहुंचे हैं। एक ए क्लास व्यक्ति जो पोर्टल की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। उनसे पूछा जाता है कि क्या कुछ गलत है, जिसके जवाब में कहा जाता है कि कुछ आवश्यकताओं के कारण वे प्रवेश नहीं कर सकते। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए पास आता है और पूछता है कि वे इतनी जल्दी में क्यों हैं, जिसके जवाब में कहा जाता है कि उन्हें प्रक्रिया का पालन करना होगा। आखिर में सुनहरे बालों वाली कहती है कि इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि काल कोठरी गिर सकती है और राक्षस भाग सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें संगठित रहना होगा। फिर सुनहरे बालों वाली कहती है कि उसकी गिल्ड जितनी जल्दी हो सके आ रही है, इसलिए वे तुरंत एक टीम बनाना शुरू करेंगे। थोड़ी देर बाद कोई आता है जो सुनहरे बालों वाली के गिल्ड से एक हीलर है। उसे पूछा जाता है कि यूनियन अकेली वहां क्यों आई। जवाब जल्दी आता है। जो लोग अग्रिम पंक्ति में होने वाले थे वे अंदर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वहां 2 एस क्लास व्यक्ति मौजूद हैं, जो महिला को और भी गुस्सा दिलाता है। वह फिर अपने भाई के पास जाती है, नायक को बुलाते हुए पूछती है कि क्या वह उनके साथ शामिल हो सकती है। हालांकि दोनों तब चौंक जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि वह उसी क्षण गायब हो गई। फिर चारों देखते हैं कि स्थिति और भी खराब हो गई है, क्योंकि हमारे नायक ने काल कोठरी में प्रवेश कर लिया, जबकि उनमें से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। लाल बालों वाली जल्दी से सोचती है कि जिस तरह से वह व्यवहार कर रही है उससे वह पूरी तरह पागल लग रही है। हीलर फिर पूछता है कि अब चीजें कैसे काम करने वाली हैं, ये कहते हुए कि अगर वे बिना क्रम के प्रवेश करते हैं तो उन्हें गिल्ड लीडर से परेशानी होगी। सुनहरे बालों वाली तुरंत पूछती है कि उसका क्या मतलब है, ये कहते हुए कि अगर चीजें और खराब होती हैं तो वह भी अंदर जाएगी। लाल बालों वाली जवाब देती है, कहती है कि नायक पूरी तरह से बेवकूफ है और उसने कहा, कहती है कि वह उसके जैसी बनना चाहती है। फिर वह पोर्टल की ओर दौड़ती है, कहती है कि वह अंदर जा रही है, जिससे लाल बालों वाला आदमी चौंक जाता है। वह अपनी बहन को पकड़ लेता है, अधिकारी से मदद मांगता है, जबकि लड़की पागल कुत्ते की तरह छटपटाती है। आखिर में ये उससे अधिक समय लेगा जितना उसने सोचा था, क्योंकि नायक सच में मूर्ख है ऐसा करने के लिए, और जो भी उसका अनुसरण करता है वह भी वैसा ही है। फिर कोई हंटर किम डोंगजू को पुकारता है, जो पूछता है कि ये किस बारे में है। महिला आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या ह्यून चोई सच में एक हंटर है, जिस पर कहा जाता है हाँ। महिला जल्दी से समझ जाती है और सिर हिलाती है, हालांकि थोड़ी चिंता के साथ। लेकिन लाल बालों वाला व्यक्ति फिर पूछता है कि वह ऐसा क्यों पूछ रही है, और वह जवाब देती है कि यह कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अंत में हर कोई नायक के बारे में पूछ रहा है, और यह कल्पना करना मुश्किल है कि वास्तव में कोई उसकी परवाह करता है। लेकिन उनमें से कोई भी किसी भी परिस्थिति में काल कोठरी में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अनुमति के साथ भी अगर ह्यून चॉय, जो सी क्लास के रूप में वर्गीकृत है, ए रैंक के समान स्तर पर लड़ते हुए देखी जाती है, तो उसे अपनी वर्गीकरण को धोखाधड़ी से कम करने का संदेह होगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। आखिरकार लड़की ने पुलिस अधिकारी के सामने ऐसा करने के लिए अत्यधिक लापरवाही दिखाई। जल्द ही एक महिला पास आती है और कहती है कि डंगोनन पंजीकरण दर्ज कर लिया गया है। फिर वह जोड़ती है कि यह उम्मीद से थोड़ा खराब है, पोर्टल बी रैंक का है। हालांकि इससे आने वाली शक्ति यह संकेत देती है कि किसी के अंदर कदम रखने से पहले ही अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकल रही है। इसीलिए उसने तुरंत संघ से संपर्क किया ताकि काल कोठरी में प्रवेश करने की अनुमति मांगी जा सके। और सुनहरे बालों वाली कहती है कि उन्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो काल कोठरी गिर सकती है। फिर वह लड़का अपनी बहन को पुकारता है, जो उसे कहती है कि जब तक कुछ महत्वपूर्ण न हो उससे बात न करे। लेकिन लाल बालों वाली दृढ़ता से कहती है कि नायक अभी खतरे में है, इसलिए वह पोर्टल की ओर कूदता है और कहता है कि वह तुरंत जा रहा है और वह पहला होगा। वह तुरंत उसके पीछे उस अज्ञात स्थान में चली जाती है। फिर हम अपने नायक को जंगल में चलते हुए देखते हैं, सोचते हुए कि यह एक समस्या है। वह इस जगह के अंदर लंबे समय से चल रही है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है और वह कुछ बड़ा प्रकट होने का इंतजार कर रही है। हालांकि दूर में कुछ उसकी ध्यान आकर्षित करता है। ये एक खंडहर प्रतीत होता है जिसे वह पहचान नहीं पाती। जैसे ही वह करीब आती है, वो उस क्षण में सोचते हुए खुद से बड़बड़ाती है। अंत में ये बहुत पुराना और देखने में काफी दिलचस्प लगता है, जैसे कि अधिकांश पोर्टल्स जिनकी वास्तुकला ऐसी होती है। अगर ये जगह न होती तो वह लगभग मान लेती कि यह मानव निर्मित है, लेकिन अब वह सवाल करती है कि यह सब
वास्तव में कहां से आया। अब जब यह ध्यान में आता है तो युवती सोचने लगती है कि वह कैसे जान पाई कि एक कालकोठरी कहां प्रकट होगी, जो कि अंगूठी का एक और प्रभाव लगता है। लेकिन जल्द ही वह मुड़ती है और महसूस करती है कि आखिरकार एक प्राणी उसका सामना करने के लिए आ गया है, जिसका वह काफी समय से इंतजार कर रही थी। फिर हम एक आकृति देखते हैं जो मूल रूप से बाइबल में वर्णित एक देवदूत जैसी दिखती है। लड़की मानती है कि यह पूरी तरह से विकृत दिखता है और इसके पंख इसे ठीक से उठाने के लिए बहुत भारी लगते हैं। लेकिन जल्द ही हम देखते हैं कि उनके शरीर से अचानक दबाव का विस्फोट हो रहा है। कई क्रिस्टल उसके शरीर पर ऊर्जा की किरणों की तरह बनने लगते हैं। फिर इन्हें लड़की की दिशा में दागा जाता है क्योंकि वह राक्षस की दुश्मन है। वह अत्यधिक उच्च फुर्ती के साथ उन्हें चकमा देने में सक्षम है। तेजी से वह लगातार आ रहे हमलों से बचती है और इस दौरान उसका चेहरा गंभीर बना रहता है। फिर चोई एक ही छलांग में राक्षस की ओर कूदती है। यह देखकर प्राणी चौंक जाता है। आखिरकार लड़की वास्तव में शक्तिशाली है। अपनी मुट्ठी तैयार रखते हुए वह घोषणा करती है कि जो होने वाला है उसके बाद प्राणी कुछ नहीं कर पाएगा। वह उसे जितनी जल्दी हो सके मरने के लिए कहती है। फिर प्रहार करती है और पंखों वाले राक्षस की आंख को कुचल देती है। बड़ी मात्रा में केचप जैसे तरल के बाहर निकलने के बावजूद प्राणी उसी क्षण दर्द में चिल्लाता है। लड़की नोट करती है कि यह कितना जोर से है। बिना मुंह के भी यह किसी तरह ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि विशाल प्राणी अंततः जमीन पर गिर गया, उसके चारों ओर सब कुछ तोड़ते हुए। ह्यून चोई मानती है कि अब चीजें थोड़ी शांत हो गई हैं, जैसा कि वह चाहती थी। हालांकि राक्षस दर्द में कराहता रहता है जैसे कि यह अभी मरा नहीं है। युवती पास आती है, ये महसूस करते हुए कि प्राणी अभी भी कांप रहा है, जिसका मतलब हो सकता है कि यह अभी भी जीवित है। जितना उसने सोचा था उससे अधिक मजबूत। अंत में यह अच्छा है। आखिरकार यह शर्म की बात होगी अगर वे सभी सिर्फ एक ही वार में मर जाएं। हालांकि चोई सोचने लगती है कि जब इस जगह पर और भी होने चाहिए तो केवल एक ही क्यों है। अचानक वह ठीक उसी समय पीछे से एक चीख सुनती है। वह मुड़कर कहती है कि आखिरकार समय आ गया है, क्योंकि चीख ने उसके साथियों को बुलाने का काम किया। लेकिन जब वह ऊपर देखती है तो वह हैरान रह जाती है कि एक बड़ी संख्या में देवदूत उसे घूर रहे हैं। लेकिन वह चिंतित नहीं लगती, क्योंकि उन्हें समाप्त करना बेहद आसान है और अब वह मानती है कि उनकी संख्या पहले से अधिक है। सभी प्राणी पंख के आकार की तलवारों के साथ तैयार हो जाते हैं। लड़की नोट करती है कि वे सभी एक साथ हमला कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अनुचित है। आखिरकार वह पूरी तरह से अकेली है। हालांकि प्राणी इसकी परवाह नहीं करते और एक साथ आगे बढ़ते हैं और वह बिना किसी स्पष्ट कठिनाई के सब कुछ चकमा दे देती है। फिर वह एक ही छलांग में पीछे की ओर कूदकर कुछ दूरी बना लेती है। हम उसे स्थिति पर हंसते हुए देखते हैं, क्योंकि ये सभी कौशल उस पर लक्षित हैं, फिर भी वे होमिंग हमले नहीं हैं। अंत में चोई मुस्कुराती रहती है, स्थिति का विश्लेषण करती है, जैसे वह क्षेत्र के चारों ओर दौड़ती है। पहले हमले के बाद उन्हें फिर से चार्ज होने में कम से कम 10 सेकंड लगते हैं और तभी वे हमला करना बंद कर देते हैं। उसी समय एक प्राणी को बिना किसी कठिनाई के तुरंत समाप्त कर दिया जाता है। फिर कई अन्य को नायक के हाथ से एक साथ काट दिया जाता है। जल्दी से वह जमीन पर गिर जाती है, सिर्फ 10 सेकंड में उनमें से एक अच्छी संख्या को खत्म करने के बाद। बिना किसी तरह की तलवार के भी चोई मानती है कि यह उतना असुविधाजनक नहीं है जितना उसने सोचा था। वह थोड़ा खिंचाव करती है और कहती है कि वे फिर से शुरू करेंगे। हालांकि स्थिति विंडो उसके सामने प्रकट होती है, जिसमें बताया जाता है कि उसके आंकड़े बढ़ गए हैं। वह यह देखकर चौंक जाती है कि अचानक उसके कई आंकड़े बिंदु बढ़ गए हैं। वह चुपचाप मुड़ जाती है, क्योंकि स्थिति वास्तव में अप्रत्याशित थी और उसे ऐसा कुछ देखे हुए काफी समय हो गया था। आखिरकार कारण यह होना चाहिए कि ये जीव उन राक्षसों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, जिनका वह हाल ही में अवैध काल कोठरियों में सामना कर रही थी। जल्द ही हम देखते हैं कि राक्षस फिर से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि लड़की एक पल के लिए चुप रहती है, जैसे वह प्रो इस सब को संसाधित करती है, जब तक उसकी मुस्कान वापस नहीं आ जाती, ये महसूस करते हुए कि उसके पास अधिक ताकत हासिल करने का मौका है उपस्थित संख्या की वजह से। हम देख सकते हैं कि हीलर बेहद चिंतित दिख रही है, क्योंकि शिकारी अभी अभी क्षेत्र छोड़कर गया है। फिर वह पूछती है कि क्या उन्हें अभी भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है, जिस पर कहा जाता है कि अनुमति जल्द ही आ जाएगी। हालांकि लाल बालों वाली कुछ नोटिस करती है। ये शिकारी किम्योन है, जो सामान्य से अलग लग रहा है। फिर सुनहरे बालों वाली कहती है कि उसका भाई वास्तव में अपनी लड़की को बचाने गया था, और अंत में दिखाती है कि यह वास्तव में कितना रोमांटिक है। उसका भाव स्पष्ट धमकी में बदल जाता है। कहती है कि वह खुद देखेगी। हालांकि वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी वह महिला कूद जाती है। कहती है कि यह सब बहुत मजेदार लगता है। अधिकारी भी उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि चीजें सही से काम नहीं कर रही हैं और उपचारक उपस्थित अधिकारी से माफी मांगता है। लेकिन सुनहरे बालों वाली कहती है कि अगर कोई पूछेगा तो उसका भाई पहले जाने के लिए दोष लेगा, और इसके साथ ही वह अलविदा कहती है। हम पोर्टल के अंदर लौटते हैं, जहां हम एक हाथ को गति में देखते हैं। यह आसानी से एक गोले को काट देता है। यह हमारी नायिका है, जो देवदूत जैसे उड़ने वाले जीवों को समाप्त करके लगातार मजबूत हो रही है। हम उसके चेहरे पर स्पष्ट संतोष देख सकते हैं, क्योंकि उसने लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं किया है। जैसे ही वे जमीन पर गिरते हैं, वह महसूस कर सकती है कि उसके सभी आंकड़े और अधिक बढ़ रहे हैं। यह ऐसा है जैसे उसके अंदर एक कुआं भर रहा हो, और वह कुछ अलग महसूस कर सकती है, जैसे उसके सिर के अंदर एक आवाज उसे यथासंभव तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। आखिरकार चीजों को समाप्त करने के लिए यह अभी पर्याप्त नहीं है। वह स्वीकार करती है कि उसे और अधिक मारना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्राणियों में से एक उसके पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, अपने पंख के आकार के ब्लेड का उपयोग करते हुए। ऊर्जा की किरणें हमारी नायिका की ओर बढ़ती हैं, जो हवा में है। वह इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करती है कि उन्हें एक मंच के रूप में उपयोग कर अपनी स्थिति हवा में बदल लेती है। जैसे ही वह सोचती है कि उसे और शक्ति की आवश्यकता है, चाहे जो भी हो, क्योंकि एक बार जब उसे यह मिल जाएगा तो उसके अंदर जो कुछ भी है वह अंततः जाग जाएगा। एक पंख को पकड़ते हुए वह पूछती है कि क्या वह आंख वास्तव में यहाँ की आखिर ही है। फिर एक पागल स्वर में वह पूछती है कि क्या और कोई नहीं है, क्योंकि वह अभी भी और खून खराबा चाहती है। नायिका स्पष्ट रूप से उसे पंख से यातना दे रही है, जबकि राक्षस दर्द में चिल्लाता रहता है।
है, लेकिन वो कोई पछतावा नहीं दिखाती और उसे चिल्लाते रहने के लिए कहती है क्योंकि उसके दोस्त शायद उसे बचाने आएंगे चाहे कुछ भी हो। वे दोनों जमीन पर गिरते हैं और नायिका संतुष्ट दिखती है। वह कटे हुए अंग को एक तरफ फेंक देती है और अपनी स्थिति विंडो को बुलाती है। अंत में उसकी ताकत उतनी नहीं बढ़ी जितनी उसने सोचा था, लेकिन यह शायद वहां प्राणियों की कम संख्या के कारण है। फिर वह बगल में देखती है, कुछ ऐसा नोटिस करती है जो तुरंत उसका ध्यान खींच लेता है। वो मानती है जैसा कि उम्मीद थी अभी भी खत्म करने के लिए बहुत सारे बचे हैं। वो अपने पैर से जमीन पर थपथपाती है और कहती है कि वे जारी रखेंगे। फिर वह उत्साह से उड़ने वाले जीवों की ओर दौड़ती है। हालांकि अचानक हम देखते हैं कि कुछ आकाश में उड़ रहा है। ये उसका ध्यान भी खींचता है, पहले उसे भ्रमित कर देता है जब तक कि उसे एहसास नहीं होता कि ये पत्थर के प्रक्षेप्य हैं जो राक्षसों पर फेंके जा रहे हैं। उनकी जबरदस्त ताकत उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर अत्यधिक गति से उड़ने का कारण बनाती है। हम देख सकते हैं कि राक्षस आने वाले हमले के झटके से वहीं जम जाते हैं और फिर प्रक्षेप्य के प्रभाव से एक ही वार में खत्म हो जाते हैं। उनमें से अधिकांश जो नायक का सामना करने के लिए वहां थे, उन्हें पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला। लड़की सोचती है कि यह वास्तविक नहीं हो सकता। आखिरकार उसने अभी अभी अपना शिकार खो दिया है। वह जल्दी से मुड़ती है और पूछती है कि यह घिनौना काम किसने किया, और उसे एहसास होता है कि यह उसकी लाल बालों वाली साथी है जो कहती है कि वह बहुत बड़ा हंगामा कर रही है। लड़की जानना चाहती है कि उसने उसे क्यों रोका और वह कहता है कि वह बहुत ज्यादा शोर कर रही है और पूरी तरह से अव्यवस्थित व्यवहार कर रही है। आखिरकार वह कथित तौर पर एक सी रैंक शिकारी है और अगर वह ऐसा व्यवहार नहीं करती तो शायद वह जेल में जाएगी, जो उसे पता है। हालांकि यह पता चलता है कि प्राणी कम से कम बी रैंक के हैं जिन्हें हराना असंभव होना चाहिए, और दूसरा स्वीकार करता है कि उसने ध्यान नहीं दिया था। फिर आदमी अपने चेहरे पर हाथ रखता है, कहता है कि उसे यहाँ के राक्षसों को समझने के लिए वास्तव में वर्गीकरण के पाठ की आवश्यकता है। क्योंकि अधिकारी मौजूद है, उन्हें अब एक दृश्य तैयार करना होगा जहाँ लड़की को उसने बचाया था, जिसे वह जल्दी समझ जाती है। अंत में उसे 3 दिनों में बी रैंक के डंगोनन के साफ होने तक सी रैंक होने का नाटक करना जारी रखना होगा, जो उसे बेहद परेशान करता है। लड़का पूछता है कि समस्या क्या है, जबकि वह प्राणी द्वारा छोड़ी गई वस्तु की जांच कर रहा है। फिर लाल बालों वाली लड़की कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह उसे जल्दी से साफ करने के लिए कुछ देता है और उसे बाहर खड़ी नारा पर भरोसा करने के लिए कहता है। फिर कहा जाता है कि सियोंग इकियन ने पहले उसके बारे में पूछा था और जानना चाहता है कि क्या उसने कुछ गलत किया। यह सुनकर कि उसने ऐसा नहीं किया, लड़की बताती है कि यह सिर्फ आत्मरक्षा का एक कार्य था, जिससे लड़का हैरान हो जाता है, जो पूछता है कि उसने वास्तव में क्या किया। मुस्कुराते हुए लड़की स्वीकार करती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी पीठ में कांटों का ढेर लेकर चला गया, इसलिए उसने उसे सब कुछ वापस दे दिया, केवल 10 गुना बुरा, जिससे उसकी मौत हो गई। उससे पूछा जाता है कि क्या किसी और को इसके बारे में पता है, तो वह कहती है नहीं, क्योंकि उसने उन सभी को हटा दिया जो पता लगा सकते थे। लेकिन वह आदमी बेहद चिढ़ जाता है, यहाँ तक कि अपने बाल भी बिगाड़ लेता है और व्यंग्यात्मक रूप से कहता है कि वह उस पर गर्व करता है। वह स्वीकार करता है कि उसे कभी भी वह पसंद नहीं थी और वह केवल दिखावा कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन को पता चले कि वह गुप्त काल कोठरी की तलाश कर रहा था। तो और उसी क्षण सुनहरे बालों वाली पहले से ही वहां थी और उसने जो कुछ कहा गया था सब सुन लिया। उसका हाथ तुरंत उसके भाई के चेहरे पर चला गया जब वह उसके सामने खड़ा था। हम देखते हैं कि दोनों के शरीर एक साथ जमीन पर जोरदार टक्कर के साथ गिरते हैं। गोरे बालों वाली पूरी तरह से सुरक्षित थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उसने अपने भाई को नीचे दबा रखा था, उसे जमीन पर पिन किए हुए। लाल बालों वाली ने जल्दी से महसूस किया कि स्थिति उम्मीद से भी बदतर हो गई थी। महिला ने तुरंत चोई को पुकारा, ये पूछते हुए कि उसके भाई ने पहले क्या कहा था, क्योंकि वह उनके बीच हो रही चर्चा का विस्तृत विवरण चाहती थी। फिर हमें एक पिछला दृश्य दिखाया जाता है जहां यह घोषणा की जाती है कि होइडियन के गिल्ड लीडर अभी अभी पहुंचे हैं। हर कोई उत्साहित होने लगता है क्योंकि वह कोरिया में गुप्त काल कोठरी को साफ करने वाला पहला व्यक्ति था। वे सभी सोचते हैं कि उसने वहां किस तरह की वस्तुएं पाई होंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह कहां से आया है या ऐसा कुछ, क्योंकि गुप्त काल कोठरियों के बारे में किसी के पास कोई वास्तविक जानकारी नहीं है। केवल एक बात निश्चित है, और हम सुनते हैं कि गोरी महिला उस आदमी को पुकार रही है। यह पता चलता है कि उस जगह की वस्तुएं बेहद खास हैं, और महिला फिर पूछती है कि क्या उसने अपने सभी साथियों को मार डाला और क्या उसने यह सब सिर्फ कुछ बेवकूफी भरी वस्तुएं पाने के लिए किया। वह शांत और स्थिर रहता है, फिर थोड़ा सा मुड़कर उस क्षण में सीधे उसकी ओर देखता है और स्वीकार करता है कि उसने बिना किसी पछतावे के यह काम किया। न्याय स्पष्ट होना चाहिए। अचानक वह उस पर झपटती है, अत्यधिक क्रोध से भरी हुई, चिल्लाते हुए कि उसे ऐसा करने के लिए मरना चाहिए। उसकी आंसुओं से भरी आंखें दिखाई देती हैं। उसका मुक्का उसके सामने खड़े आदमी की ओर उड़ता है, उसे जबरदस्त ताकत से मारता है और उनके चारों ओर एक विनाशकारी दृश्य पैदा करता है। हर कोई दौड़ने लगता है। आखिरकार 2 एस रैंक शिकारी उसी क्षण टकरा रहे हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि लड़की स्थिर खड़ी है, आदमी को घूर रही है, उसकी मुट्ठी उसके सिर के पास है, ये दिखाते हुए कि वह उसे मारने में सक्षम नहीं है। और कहा जाता है कि कालकोठरी के अंदर मौतें केवल एक सच्चाई प्रकट करती हैं। उसके चेहरे पर आंसू गिरते हुए वह पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह सभी को बाहर निकाल सकता था, लेकिन अंत में सबसे कमजोर लोग जीने के लायक नहीं होते। और फिर वह पूछती है कि क्या ये इसलिए था क्योंकि उसने हवाजिन को छोड़ दिया, जिस पर वह आदमी बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे जो चाहो सोचने के लिए कहता है। यही एकमात्र चीज है जो वो अब से कर सकती है। फिर हम वर्तमान क्षण में लौटते हैं, जहां एक स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है, क्योंकि कोई कारण होना चाहिए कि वो अपनी बहन के साथ गुप्त काल कोठरी की खोज क्यों कर रहा था। हमारा नायक जल्दी से सोचता है कि किम डोंगजू को दबाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि एस रैंक के भीतर अंतर होना चाहिए। लेकिन महिला वास्तव में जिस हिस्से में रुचि रखती है वह है जहां वह खुद को एक असली हत्यारा कहती है। दूसरी लड़की फिर समझती है कि यही कारण है कि वह अपनी बहन के बगल में इतना बेचैन लगता है और कहती है कि इस तरह से लेबल किया जाना वास्तव में अनुचित है, क्योंकि एक काल कोठरी में मरना मूल रूप से दैनिक जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है।
हालांकि अपने विचारों में वह स्वीकार करती है कि उसने शायद अनगिनत बार मृत्यु का अनुभव किया है और इसी कारण से वह सवाल करती है कि वह महिला ऐसी चीज के बारे में इतनी संवेदनशील क्यों है जो अब तक सामान्य हो जानी चाहिए। फिर चोई उत्तेजक ढंग से कहती है कि उसे किसी को काल कोठरी में मरते हुए देखा होगा, तभी वह इतनी नाराज है। महिला फिर गंभीरता से उसे घूरती है, पूछती है कि क्या वह इसी तरह से ये खेल खेलने की योजना बना रही है। लाल बालों वाली लड़की जल्दी से सोचती है कि ह्यून चोई उसे इस तरह क्यों उकसा रही है, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि वह आगे आने वाली चीजों को संभाल पाएगी। फिर सुनहरे बालों वाली लड़की कहती है कि दूसरी लड़की के पास अब कोई शिकायत नहीं बची है, इसलिए वह उसे बिना किसी पछतावे के मार सकती है, क्योंकि उसके पास अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं है। और हमारी नायिका इससे जरा भी हैरान नहीं लगती और बस कहती है कि वह उसे मारने की कोशिश कर सकती है अगर वह कर सके। आखिरकार चोई जिज्ञासु है, क्योंकि वह जानना चाहती है कि यह व्यक्ति वास्तव में कितना शक्तिशाली है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि जमीन उसी क्षण टूट गई, क्योंकि महिला को एहसास होता है कि उसके भाई की आकृति गायब हो गई है और जमीन के नीचे दफन हो गई है। वह एक पल के लिए चारों ओर देखती है, फिर स्थिति को समझती है। एक छेद बनाया गया था ताकि वह उस रास्ते से भाग सके और वह सवाल करती है कि उसका भाई उसके पास होते हुए भी इस तरह भागने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जमीन के नीचे से आदमी अपनी नूना से थोड़ा शांत होने के लिए कहता है। आखिरकार वह अपने आसपास के लोगों पर बहुत अधिक दबाव डाल रही है, जो उसके लिए वास्तव में शर्मनाक है। फिर नायक कहता है वह सचमुच झोंबी की तरह जमीन से बाहर आ रहा है और उसे चुप रहने के लिए कहा जाता है। इसके तुरंत बाद वह जोड़ता है कि किसी भी स्थिति में उसे उकसाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से पागल है, जैसा कि कोई भी देख सकता है। लेकिन चोई इससे चिढ़ जाती है और उस आदमी के हाथ को काट लेती है, पूछती है कि यह बेवकूफ किसे पागल कह रहा है। फिर भी गोरा व्यक्ति असहज लगता है और किम डोंगजू से कहता है कि उस महिला से एक कदम दूर हो जाए। आखिरकार जो वह देखती है उसके अनुसार उसका भाई असली पागल है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के करीब है जिसे मारने की परवाह नहीं है और जो उसके साथ डंगोन में जाता रहता है। अंत में ये स्पष्ट है कि लड़की उसे किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रही है। लाल बालों वाला जल्दी से उसे सुनने के लिए कहता है, क्योंकि उसने ही मदद मांगी थी, क्योंकि अगर वे वस्तु ढूंढ लेते हैं तो वे अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। लेकिन सुनहरे बालों वाली तुरंत उसे डांटती है, कहती है कि उसे इस तरह की चीज की जरूरत नहीं है। आखिरकार वे कालकोठरियां सिर्फ भ्रम है। कई शिकारी सिर्फ उन वस्तुओं को खोजने की कोशिश में मारे गए हैं जिनके बारे में वह बात कर रहा है। उसे वास्तविकता को समझना चाहिए, क्योंकि उन स्थानों को खोजने के अलावा भी मजबूत बनने के अन्य तरीके हैं। आखिरकार उसने भी शुरुआत से ही उसे मजबूत बनने में मदद की। हमारा नायक इससे हैरान है, ये महसूस करते हुए कि आंकड़े बढ़ाने के और भी तरीके हैं। लेकिन वह सोचती है कि क्या किम डोंगजू मूल रूप से एस रैंक नहीं था, क्योंकि नारा के अनुसार वह उसी तरह जागा था। और हम देखते हैं कि वह उसी क्षण अपनी ओर आते हुए हमले को देखती है, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं बच पाई, क्योंकि सुनहरे बालों वाली पहले से ही अपनी तलवार से हमला कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि उसी क्षण उसके चेहरे से केचप उड़ रहा है। वह आदमी उसके सामने हो रहे दृश्य से हैरान है। वह स्थिति के और बिगड़ने का एहसास होते ही अपने साथी का नाम चिल्लाता है। लेकिन सुनहरे बालों वाली कहती है कि एक सी रैंक को इतना आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक काल कोठरी के अंदर इन सब का कोई मतलब नहीं होता। फिर हम बाहर की ओर कट करते हैं, जहां हम पोर्टल देखते हैं। हीलर बाहर है, स्थिति को लेकर स्पष्ट रूप से तनाव में है और अधिकारी और भी अधिक चिंतित दिखाई दे रहा है। अंदर जाकर यह देखना चाहता है कि क्या हो रहा है। अंत में लड़की मुश्किल से सांस ले पा रही है। आखिरकार उन्हें अभी भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन एजेंट तेजी से पास आता है। अधिकारी सॉन्ग इल्क्यंग को बुलाता है, फिर घोषणा करता है कि छापे की मंजूरी अभी अभी आई है। वापस पोर्टल के अंदर लाल बालों वाला व्यक्ति महसूस करता है कि उसका दोस्त उससे अधिक घायल है जितना उसने सोचा था, लेकिन उसकी बहन कहती है कि वे यथासंभव जल्दी से डंगोरन को साफ कर देंगे। हालांकि वह पूछता है कि उसके घायल साथी का क्या होगा, जिसके जवाब में कहा जाता है कि अगर वह इस चोट से मरने वाली कमजोर प्रकार की है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमजोर लोग ही इन छिपे हुए स्थानों की तलाश में जाते हैं। और लाल बालों वाला तुरंत सवाल करता है कि उसके सामने ऐसा क्या कहा जा रहा है। फिर मानता है कि उसके सामने यह कहना थोड़ा कठोर है, लेकिन उसे बताया जाता है कि यह सिर्फ सच है। आखिरकार सुनहरे बालों वाली वही दे सकती है जो जरूरी है और उसे यह समझना चाहिए। आखिरकार वही है जिसने उसे आज इतना मजबूत बनाया है। तो लाल बालों वाला जवाब देता है कि वह भी ये समझता है। आखिरकार इसी वजह से उसने हिवाजन गिल्ड छोड़ा। फिर हम देखते हैं कि 12 साल पहले कोरिया में पहला डंगोनन ब्रेक हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 10,000 से अधिक मौतें हुई राक्षसों के कारण। उनमें उन 2 भाई बहनों के रिश्तेदार भी थे जो वहां थे। एक समय पर बहन परिवार की मुखिया बन गई, क्योंकि वह सबसे बड़ी थी, और छोटे लड़के ने पूछा कि वे क्या करने वाले थे, लेकिन अंत में उसने केवल एक पूरी तरह से निराश व्यक्ति की नजर देखी। आखिरकार वह इतनी छोटी थी और केवल 16 साल की उम्र में अपने कंधों पर भारी बोझ उठाना पड़ा। लेकिन कुछ हुआ, उसकी एस रैंक के रूप में जागृति, जिसने सभी को उत्साहित कर दिया। अखबारों ने रिपोर्ट किया कि वह कोरिया में उस स्तर पर जागने वाली चौथी व्यक्ति थी और वर्तमान में उसे सबसे प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा था। हालांकि लोगों का ध्यान किसी और चीज की ओर खींच गया। वे उसके छोटे भाई के बारे में सोच रहे थे और अटकलें लगा रहे थे कि यह कुछ अभूतपूर्व का प्रकट होना हो सकता है। चूंकि उसका जागरण एक चमत्कार हो सकता था, उन्होंने मान लिया कि अगर वह एस रैंक बन गया तो उन्हें चमत्कार भाई बहन कहा जा सकता है। जल्द ही हम कुछ समय बाद एक निश्चित स्थान पर देखते हैं जहां लड़का एक सॉकर मैच खेल रहा है। वह पूरी ताकत से गोल की ओर बढ़ा और उसी क्षण उसके भीतर कुछ जाग गया, जिसने गेंद को आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा दिया। चाल को चीरते हुए दीवार से टकराई और चट्टान में धंस गई, जैसे कि यह किसी उच्च कैलिबर हथियार से सच्चा शॉट हो।
हर कोई हैरान था और जल्द ही यह घोषणा की गई कि वह एक सी रैंक शिकारी के रूप में जाग गया है। फिर कुछ समय बाद हम उसे अपनी बहन को पुकारते हुए देखते हैं, पूछते हुए कि उसने हवाजिन गिल्ड क्यों छोड़ा। फिर उसने पूछा कि उसने तायह्युक क्यों ज्वाइन किया, कहते हुए कि वे एक बड़ी अवसर को छोड़ रहे थे। लेकिन सुनहरे बालों वाली ने उसे अनदेखा कर दिया, कहते हुए कि वह समय पर आ गया है और उसे बॉक्स में जो है वह खाने को कहा। फिर उसने देखा कि वह एक मना स्टोन था और पूछा कि उसे वह क्यों दिया जा रहा है। उसने कहा कि यह कुछ बहुत ही दुर्लभ था और अगर वह इसे खा लेता है तो यह उसकी क्षमताओं को बढ़ा सकता है और उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। वह उत्साहित हो गया और पूछा कि क्या वह वास्तव में इसे ले सकता है और उसने उसे इसे जितनी जल्दी हो सके खाने के लिए कहा। उसने ये सिर्फ उसके लिए लाया था। अंत में इसे वहां लाना मुश्किल था, लेकिन उसने वादा किया कि वह और भी लाएगी और बदले में लड़के को अपनी जागृति की रिपोर्ट तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वह एस रैंक तक नहीं पहुंच जाता। यह आश्चर्यजनक रूप से उसे परेशान कर गया और उसने पूछा कि वह इसे छुपाए कैसे रखे। चूंकि वह ठीक से प्रशिक्षण लेना और मिशन करना चाहता है, उसे बताया गया कि यह तायह्युक में प्रवेश की शर्त थी। अंत में केवल वही लोग जो उपयोगी होते हैं इस प्रकार का मना स्टोन प्राप्त कर सकते हैं और उसने सुना था कि वे उनके नियंत्रण में एक गुप्त डंगोनन से आते हैं। वर्तमान में डोंगजू सी रैंक पर है और यह उसका मौका है कि वह कोई बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बन सके, जो एक बड़ा अवसर है। लेकिन लड़का अभी भी संदेह में था। आखिरकार उसे उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह मानता था कि वह इसके बिना भी एक मजबूत शिकारी बन सकता है। सुनहरे बालों वाले ने दावा किया कि वह मर जाएगा क्योंकि वह वर्तमान में बहुत कमजोर है और कहा कि अगर वह मजबूत नहीं हुआ तो वह सब कुछ खो देगा। उसने समझाया कि यही कारण था कि उनके पिता और माता की मृत्यु हुई। दोनों इस दुनिया के लिए बहुत कमजोर थे। अंत में अगर वह मरना नहीं चाहता तो उसे अब से अधिक बनना होगा और उसने वादा किया कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा हो और पूछा कि क्या वह समझता है, क्योंकि वह उससे गहराई से प्यार करती है और इसलिए वह यह बलिदान कर रही है। लड़के ने तुरंत समझ लिया और इसे करने के लिए सहमत हो गया, क्योंकि यह मायने नहीं रखता था कि उसकी बहन सही थी या गलत, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। फिर हम देखते हैं कि खून का एक झरना बन रहा है। उसका शरीर उस मना पत्थर को निगलने के बाद कांप रहा था, लेकिन उसके सामने एक हाथ उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बढ़ा। उसकी बहन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और जल्दी से उसकी स्थिति की जांच करना चाहती थी। वो गंभीरता से उसे देख रही थी, सोच रही थी कि क्या वो और मजबूत हो गया है। और जैसे ही उसने उसकी नई बी रैंक स्थिति देखी, किम यान ने उज्जवल मुस्कान दी। उसने उसे गले लगाया और कहा कि उसने अच्छा काम किया है। आखिरकार चाहे कुछ भी हो जाए उसे बस मजबूत बनना है। लड़के ने यह समझ लिया, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो वह इस जीवन में कुछ नहीं होगा। अंत में वह किसी भी अन्य इच्छा को मजबूत बनने की इच्छा से अधिक नहीं होने दे सकता था। गोरे बालों वाला लड़का इस बात को समझकर उत्साहित हो गया और कहा कि वे उस लड़की को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन लाल बालों वाला लड़का फिर से चुप रहा, जैसे वह अपने अतीत के शब्दों के बारे में सोच रहा हो। खिंचाव करते हुए यान कहता है कि उन्हें बॉस से पहले राक्षसों को साफ कर देना चाहिए, और चूंकि उन्हें प्रतिस्पर्धा किए हुए काफी समय हो गया है, लाल बालों वाला पूछता है कि क्या वह इसके बारे में जानती है। सुनहरे बालों वाला जल्दी से जवाब देता है कि वह शायद उन कालकोठरियों का शिकार कर रहा है, क्योंकि वह उस युवा महिला से प्रभावित था। और अंत में कहा गया कि डोंगजू इसके कारण मजबूत होगा, लेकिन लाल बालों वाला कहता है कि वास्तव में उसकी बहन चाहती थी कि वह मजबूत बने, और फिर भी उसने उन कालकोठरियों की तलाश करना बंद कर दिया। फिर वह समझाती है कि यह वह जगह नहीं है जहां आप केवल मजबूत बनने के लिए जाते हैं, और वह कैसी बहन होगी अगर वह खड़ी होकर देखती रहे कि उसका भाई मौत की ओर बढ़ रहा है। और उस पल में लाल बालों वाला केवल मुस्कुरा सकता था। आखिरकार अगर आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं, जिसका मतलब है कि वह अब भी सोचती है कि वह कमजोर है, लेकिन अब वह उसके इस तरह के सोचने की परवाह नहीं करता, क्योंकि चाहे वह कितना भी मजबूत हो जाए वह हमेशा उसे कमजोर ही समझेगी। और इसी वजह से अगर वह ऐसा ही सोचती रहेगी तो वह जब चाहे जा सकती है, क्योंकि चाहे वह जिए या मरे वह आगे बढ़ता रहेगा। अचानक सुनहरे बालों वाली लड़की उसी पल अपनी तलवार खींच लेती है। वह फिर पूछती है कि क्या वह सच में गुप्त कालकोठरियों की तलाश जारी रखेगा, जिस पर वह आत्मविश्वास से जवाब देता है हाँ, और कहता है कि अगर वह चाहे तो वह उसे सब कुछ बता देगा जब वह एक से वापस आएगा। लेकिन उसकी बहन तुरंत उसकी ओर छलांग लगाती है, उसकी तलवार मारने के लिए तैयार। वह मानती है कि उसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है अगर वह किसी न किसी तरह मरने के लिए तैयार है, लेकिन अंत में परिणाम वही होगा। हालांकि लड़का जवाब देता है कि वह ऐसी जगह पर खुद को मरने नहीं देगा, कम से कम अभी नहीं। फिर उसके चारों ओर की चट्टानें हिलने लगती हैं और आकाश में उठने लगती हैं। उसकी बहन की ओर फेंकी जाती है, जो ऊपर से यह सब देख रही होती है। अंत में वह मानती है कि यह सब कुछ परेशानी भरा है, फिर भी उसे बस उस हमले को पूरी तरह से कुचलना है जिसका उस पर कोई असर नहीं होता। लाल बालों वाला सोचता है कि उसकी बहन में केवल ताकत है और दिमाग नहीं है, और उसे थोड़ा और समय बर्बाद करना होगा। जिससे नायक पूछता है क्यों। वह जल्दी से उसे बेवकूफ कहता है, क्योंकि उन्हें दूसरे शिकारी के उसे ठीक करने का इंतजार करना है। लेकिन लड़की कहती है कि वह पहले से ही ठीक है। स्थिति को न समझते हुए लाल बालों वाला व्यक्ति गाली देता है और कहता है कि यह वैसा नहीं है जैसा दिखता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा नोटिस करता है जो उसका ध्यान खींचता है। पहुंच। लड़की खड़ी होने लगती है, कहती है कि वह अब उठेगी और इस स्थिति को संभालेगी। फिर वह उसे धन्यवाद देती है, क्योंकि अपने दोस्त की वजह से वह अच्छी तरह से आराम कर पाई, और उसकी बहन बहुत गुस्से में लगती है। लाल बालों वाली लड़की उसे एक सेकंड रुकने के लिए कहती है और पूछती है कि वह इस तरह से इतनी ठीक कैसे है, लेकिन लड़की उस समय बिना किसी कठिनाई के खिंचाव करती है। उसका शरीर फिर से आराम करने लगता है, जैसे कि वह इसके लिए इंतजार कर रहा था। वह घोषणा करती है कि अब वे इस लड़ाई को फिर से शुरू करने जा रहे हैं, जो कुछ समय से अपेक्षित थी। तुरंत लाल बालों वाली लड़की ह्यूनचोई को पुकारने की कोशिश करती है, जो पूछता है कि वह क्या चाहता है। वह पूछता है कि उसने अभी कितना सुना, जिस पर वह जवाब देती है कि उसने वह हिस्सा सुना जहां उसने अपनी बहन को पागल कहा। बाकी का ज्यादातर समझ नहीं आया, लेकिन कहती है कि कम से कम यह अच्छा मनोरंजन था। फिर वह उसके शब्दों को याद करती है, कहती है कि वह थक गया है इस बात से कि वह उसे कैसे देखती है, क्योंकि चाहे वह कितना भी मजबूत हो जाए वह हमेशा सोचती है कि वह नाजुक है, और इसलिए अब से वह बस जा सकती है, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से परवाह नहीं है कि उसका भाई जिंदा है या मर गया। डोंगजू को उस पल में एक कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दुनिया उसके चारों ओर ढह गई हो। वह चिल्लाता
बताता है कि उसने सब कुछ शुरू से सुना। हमें बताया गया कि वह पूरी तरह से अपने आप में शर्मिंदा था। फिर हम कुछ सेकंड पहले की ओर फ्लैशबैक करते हैं जब पत्थर उस दिशा में उड़ रहे थे। अंत में अगर तुम पीछे हटते हो तो तुम मरे हुए से बेहतर नहीं हो, और यही उनके माता पिता और दोस्तों के साथ हुआ। वह सवाल करती है कि क्या उसका भाई अब भी यह नहीं समझ सकता, क्योंकि उसने उसे उसी भाग्य से बचाने के लिए सब कुछ किया, और फिर सोचती है कि वह इतना उदास क्यों दिखता है। अंत में ऐसा लगता है कि वह कह रही है कि वह अपनी शर्तों पर मरना पसंद करेगी, और अगर वह उस महिला के प्रति इतना जुनूनी नहीं है तो वह इस तरह की चीजें क्यों करता रहता है। यह अभी भी उसके लिए एक रहस्य है, और अगर वह वास्तव में एक गुप्त काल कोठरी की तलाश में मौत की ओर बढ़ने की योजना बना रहा है तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह उसे वहां से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल ले, ताकि कम से कम वह उसके शरीर को वापस ला सके और उसे एक उचित अंतिम संस्कार दे सके, बजाय इसके कि उसे प्राणियों द्वारा निगल लिया जाए। एक अगले ही पल हम देखते हैं कि एक बड़ा विस्फोट होता है, जब तक कि वह अपने भाई की चीख की आवाज से चौंक नहीं जाती, जो उसका ध्यान खींच लेती है। वह सोचती है कि क्या उसे गंभीर चोट लगी है, लेकिन अंत में वह कुछ भी नहीं देख पाती, क्योंकि धुएं की मोटी परत है। वह जमीन पर गिर जाती है, ये सोचते हुए कि अचानक उसे ऐसा चिल्लाने पर मजबूर करने के लिए उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जैसे ही वह करीब आती है, कुछ उसकी दृष्टि में आता है और उसे चौंका देता है। यह हमारी नायिका है, जो अभी ये सोच रही है कि क्या वह खुद ही वहां आई थी, जबकि अंदर ही अंदर यह सोच रही है कि क्या हो रहा है। हमारी लड़की तुरंत कहती है कि वह सचमुच सोच रही थी कि दूसरे को नीचे कैसे लाया जाए, और दूसरी जोर देती है कि उसके लिए खड़ा होना असंभव है। उसकी ऊर्जा खत्म होने के बावजूद वह हमला रैंक सी के किसी व्यक्ति के लिए घातक होना चाहिए था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक है। फिर वह लड़की की स्थिति की जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन महसूस करती है कि ऐसा करना असंभव है, यहां तक कि उसकी एस रैंक स्तर के साथ भी। गोरे बालों वाली केवल खुद से पूछ सकती है कि क्या चॉय भी एस क्लास व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत है, लेकिन मानती है कि वह स्तर की शक्ति भी पर्याप्त नहीं होगी। वह कहती है कि लड़की को अपनी असली शक्ति छुपाने के लिए कोई वस्तु इस्तेमाल करनी चाहिए, और वास्तविकता में वह शायद सिर्फ ए रैंक की है, उससे ज्यादा नहीं। लाल बालों वाला आगे बढ़ता है, उसे एक तरफ हटने के लिए कहता है क्योंकि वह स्थिति संभालेगा, लेकिन वह कहती है कि वह मदद कर सकती है। हालांकि उसका साथी जल्दी से कहता है कि यह उसकी लड़ाई है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए, जिस पर नायिका जवाब देती है कि वह उसके साथ वहीं फंसी हुई है। फिर भी सुनहरे बालों वाली लड़की संदेह में रहती है, तीखी नजरों से कहती है कि नायक के पास गुप्त काल कोठरी की तलाश का कोई कारण होना चाहिए। फिर लड़की घोषणा करती है कि लड़ाई शुरू होने वाली है। लाल बालों वाला व्यक्ति उसे पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन एक पल में ही वह दुश्मन के सामने होती है। वह एक मुक्का तैयार करती है, उसे बताती है कि युद्ध के मैदान में मूर्ख की तरह जम मत जाना। और जैसे ही उसकी मुट्ठी आगे बढ़ती है, ये स्पष्ट है कि बहन आने वाले हमले से बिल्कुल भी हैरान नहीं दिखती। आखिरकार ये महिला हाल तक रैंक सी में थी, लेकिन किसी तरह उसके आंकड़े तेजी से बढ़ गए हैं, या शायद उसकी पुनर्जनन गति अजीब है, यहां तक कि उसके अपने हमलों के लिए भी। इस तरह की शक्ति केवल जागरण से नहीं आती। जैसे ही उसकी मुट्ठी उसके सामने रुकती है, सुनहरे बालों वाली सोचती है कि केवल एक ही संभव व्याख्या है कि लड़की ने एक गुप्त काल कोठरी में प्रवेश किया होगा और फिर उसे एक रहस्यमय शक्ति से पीछे धकेल देती है। वह उस दिशा में देखती है, ये देखने की कोशिश करती है कि उसे क्या खींच रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक साधारण ऊर्जा बल था जो उसे पास की चट्टान की ओर फेंक रहा था। लाल बालों वाले ने तुरंत देखा कि उसका दोस्त दीवार से जोर से टकरा गया और उसका नाम फिर से पुकारने की कोशिश की। फिर वह खांसने लगती है, सोचते हुए कि यह किस तरह की क्षमता है। अंत में चॉय ने नहीं देखा कि उसके रास्ते में कुछ आ रहा है। वह आगे देखती है, महसूस करती है जैसे कुछ ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो, जब तक कि वही एहसास वापस नहीं आता। अब ऊपर से उसके आसपास के क्षेत्र को खरोंचते हुए और उसे उसी क्षण जमीन पर पटक देता है। उसे नीचे की ओर खींचा जा रहा है, जैसे किसी दूसरे ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। यहाँ तक कि वह इस बात से हैरान है कि वह महिला बल की दिशा बदल सकती है। जैसे ही वह आगे देखती है, हमारी नायिका को एहसास होता है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है और वह होश में नहीं रह पाएगी। अब वह मुश्किल से हिल पा रही है, जैसे उसका पूरा कंकाल नीचे की ओर दबाया जा रहा हो। वह इसकी तुलना एक पहाड़ से करती है जो उसी क्षण उसके छोटे से शरीर पर गिर रहा हो। सुनहरे बालों वाली कहती है कि उसने अंत में उससे बहुत अधिक उम्मीद की थी, कि उसने वास्तव में ऐसा व्यवहार किया जैसे उसके पास बहुत ताकत हो, और यहाँ तक कि उन डंगोयानन वस्तुओं की मदद से भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी नायिका जल्दी से खड़े होने की कोशिश करती है और उस महिला से कहती है कि अपनी जुबान संभाल कर रखें, क्योंकि वह परेशान करने वाला दबाव दूर किया जा सकता है अगर वह थोड़ी और ताकत लगाना शुरू कर दे। लेकिन महिला उसे नीचे रहने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वह बहुत ज्यादा जोर लगाएगी तो कुछ बुरा होने वाला है। हालांकि हमारी नायिका नहीं सुनती और उसी क्षण उसकी बांह टूट जाती है। जल्द ही हम दर्द की चीख सुनते हैं जो क्षेत्र में गूंजती है, जबकि महिला कहती है कि उसने उसे चेतावनी दी थी, बस थोड़ी देर से। लेकिन हम जल्दी से देखते हैं कि हमारी नायिका पुनर्जीवित हो रही है, उसकी सांसें अभी भी भारी हैं। महिला टिप्पणी करती है कि वह बहुत तेजी से ठीक हो गई और कहती है कि वह ऐसा करती रह सकती है, लेकिन यही एकमात्र चीज है जो वह कर पाएगी। अगले पल लाल बालों वाली उसे नाम से पुकारती है, लेकिन उसकी बहन उसे किसी भी हालत में उसके पास न जाने के लिए कहती है। वो लड़का कहता है कि बस बहुत हुआ, अगर वह ऐसा करती रही तो इससे उसका मन नहीं बदलेगा। लेकिन महिला जोर देती है कि वह उसे तब तक कुचलती रहेगी जब तक कि उसे बचाया नहीं जा सकता। अंत में उसे गुप्त काल कोठरी की खोज के इस पूरे विचार को भूल जाना चाहिए, और इसलिए यान उसे वहां से जीवित जाने देने का एहसान करेगा। अब उसे एक ऐसा निर्णय लेना है जो उसके भाई को और भी अधिक चौंका देता है, उसे इससे स्तब्ध कर देता है। सुनहरे बालों वाली महिला अपना हाथ अपने माथे पर रखती है और कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह अकेली है जो उसे इस समय तक मजबूत बनने में मदद कर रही है, क्योंकि लाल बालों वाला व्यक्ति बहुत पहले ही मर गया होता अगर वह अकेला ही चलता रहता। अंत में वह इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बहुत कमजोर है, और अब भी उसके पास उसे असली लड़ाई में हराने की ताकत नहीं है। और आदमी पूछता है कि क्या वह अपने मुंह से बकवास करना खत्म कर चुकी है।
उस क्षण नायक हंसने लगता है, कहता है कि यही तो लोग अपने ही भले के लिए कहते हैं अपनी विकृत तर्क में। फिर उसे अपने बॉयफ्रेंड के शब्द याद आते हैं जो कहता था कि वह यह सब उसके लिए कर रहा था। अगर वह न होता तो नायक बहुत पहले मर चुका होता, और इसलिए उसने सोचा कि क्या वह समझ सकता है कि उस क्षण में सब कुछ क्या किया जा रहा था। सच्चाई यह थी कि झूठ को असली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, बस दूसरों की मदद के लिए। फिर वह घोषणा करती है कि अब कोई भी इस तरह की बकवास पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि गोरी लड़की बस लोगों को अपनी मर्जी से हेर फेर कर रही है, ये सोचकर कि उसके पास उनकी जिंदगी संभालने की हिम्मत है। फिर वह कहती है कि किम डोंग जू जो चाहे कर सकता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो अपने तरीके से मजबूत बन सकता है। तो अब वह कहती है कि वह उसे मदद करेगी, क्योंकि दोनों अपने विश्वासों में लगभग एक जैसे हैं। और वह किम से कहती है कि उसके साथ रहे, क्योंकि वह उसे दिखाएगी कि चीजें वास्तव में कैसे की जाती हैं। हम अब पोर्टल के एक और हिस्से में जाते हैं, जहां किसी ने अधिकारी से पूछा कि सब लोग कहां हैं, और कहा गया कि उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा। हीलर कहती है कि किम डोंग जू पहले बहुत कूल लग रहे थे, क्योंकि वह बिना हिचकिचाहट के वहां गए सिर्फ उस महिला को बचाने के लिए। अंत में वह सोच रही है कि पागिया में हो रही गड़बड़ी इतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। आखिरकार वह शिकारी लड़कियों के बीच बेहद लोकप्रिय है, लेकिन अचानक कुछ उसका ध्यान ऊपर की ओर खींचता है। वो पूछती है कि क्या आकाश हमेशा से ऐसा लाल दिखता था, जिसके जवाब में उसे नहीं कहा जाता है, और लाल बालों वाली लड़की समझती है कि यह शायद एक डंगोनन ब्रेक का संकेत हो सकता है। अधिकारी समझता है कि यह एक मजबूत संभावना है, और इसलिए उन्हें क्षेत्र को जितनी जल्दी हो सके साफ करना होगा। फिर हम अपने नायक के पास लौटते हैं और उसके चारों ओर की पत्थर दरारने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि उसके शरीर में अधिक से अधिक दरारें आ रही हैं, क्योंकि उस पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है। लाल बालों वाली उसे पुकारती है, उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वह जारी रखती है तो वह मर जाएगी। गोरे बालों वाली पूछती है कि यह नौसिखिया क्या करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस हालत में वह हिल भी नहीं सकती। हालांकि कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि चीखने की क्षमता अभी सक्रिय हुई थी, जिससे एक झटका लहर उत्पन्न हुई। वह जल्दी से एक कान को ढक लेती है, सोचती है कि यह क्या था। यह ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर अपने गले को अपने पंजों से खरोंचते हुए गुर्रा रहा हो। उसके बगल में खड़ा लाल बालों वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से इसे सहन करने के लिए संघर्ष कर रहा है, और वह सोचता है कि ह्यून चोई अब पहले से ज्यादा मजबूत है जब वे काले बाजार में थे। इस काल कोठरी में प्रवेश करने से पहले की तुलना में और भी अधिक मजबूत, और वह सोचता है कि इतने कम समय में उसके आंकड़े कैसे इतने बढ़ सकते हैं। अचानक सुनहरे बालों वाली लड़की आकाश से एक विकृत चीख सुनती है। एक साथ बड़ी संख्या में राक्षस प्रकट होते हैं, और वह समझती है कि यह दुश्मनों को आकर्षित करने वाली कोई क्षमता होनी चाहिए। लेकिन उसके पास वास्तव में प्रतिभा है, जो अफसोस की बात है, क्योंकि अगर उसके भाई की वजह से नहीं होता तो उनका अच्छा संबंध हो सकता था। लेकिन वह समझती है कि स्थिति उसकी प्रारंभिक सोच से अधिक गंभीर है। आखिरकार संख्याओं के अनुसार ऐसा लगता है कि हर कोई उसकी क्षमता से बचने के लिए उस पर हमला करने की योजना बना रहा है। हालांकि वह जानती है कि वे सभी सिर्फ रैंक सी हैं, जो प्रभावशाली नहीं है, और वह सोचती है कि क्या उसे खुद बॉस की तलाश करनी चाहिए। हमारा नायक काफी अधीर दिखाई देता है, जबकि वे उसे उन सभी राक्षसों का उपयोग करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वह मुस्कुराती है, कहती है कि यह ठीक है, क्योंकि इस तरह वह जितना चाहे उतना शिकार कर सकती है। जल्द ही प्राणी अपने हमलों की तैयारी करने लगे और उस क्षण में चिल्लाने लगे, और सुनहरे बालों वाली ने देखा कि उन सभी पंखों ने चमकना शुरू कर दिया जैसे वे हथियार हों। जल्दी से पहले प्राणी ने उस दिशा में अपनी चमकती पंखों को दागा, और सभी अन्य देवदूतों ने अपने मुख्य लक्ष्य पर दागने के लिए वही प्रवृत्ति अपनाई। पूरी तरह से रोमांचित योद्धा दौड़ने लगी, कहते हुए कि उसे इस तरह की लड़ाई किए हुए बहुत समय हो गया था। लेकिन जैसे ही हमले करीब आ रहे थे, अचानक कुछ ने उसका ध्यान खींचा, और उसने तुरंत कुछ पहचाना जिसने उसे उस पल में जड़ कर दिया, क्योंकि वे कमीने उस पर नहीं बल्कि दूसरी दिशा में गोली चला रहे थे, जो कि वह जगह थी जहां हमारी नायिका वर्तमान में थी। जब उसने चिल्लाया, सुनहरे बालों वाली यह देखकर चौंक गई, और उसने फिर से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, और उसने सोचा कि सभी हमले ठीक उसी समय उस दिशा में क्यों जा रहे थे। अंत में दृश्य पूरी तरह से समझ से बाहर था। लड़की वहां लेटी हुई थी, जबकि हमले उसकी ओर आ रहे थे, क्योंकि वह सभी हमलों को अपने शरीर से लेने के लिए उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। और इसलिए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ब्लेड अंततः उस स्थान तक पहुंच रहे हैं, जल्द ही जमीन पर प्रहार करते हुए और उसे एक साथ मारते हुए। महिला ने सोचा कि वह जमीन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, और यही उसकी क्षमता से बचने का एकमात्र तरीका था। और हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि चॉय भी बिना चोट के नहीं बची, क्योंकि उस समय उसके शरीर के कई हिस्से प्रभावित हो रहे थे। उसके पूरे शरीर को सभी दिशाओं से आ रही उन प्रकाश की भालों से छेदा जा रहा था। फिर उसी क्षण एक केचप जैसी खून की बारिश शुरू हो गई जब उसने अपना हाथ उठाया। सुनहरे बालों वाली ने सोचा कि भले ही उसकी पुनर्जनन क्षमता मजबूत थी, उसे फिर भी दर्द महसूस होना चाहिए। लेकिन उसने किस तरह का जीवन सहा था कि उसने बिना झिझक इतना लापरवाह निर्णय लिया। हालांकि फिर भी वे उसकी क्षमता को नष्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि चाहे कितने भी हों, एक रैंक सी तो बस वही है। लेकिन अचानक उस पल में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसने सोचा कि क्या उसने कोई गलती की है। जब उसने धुएं का बादल बनते देखा, हम देख सकते हैं कि लड़की की बाह का क्या बचा था जब उसने स्वीकार किया कि यह बहुत दर्द कर रहा था। हालांकि ये अभी भी उसे उस गुरुत्वाकर्षण जेल से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए दांत भींचते हुए उसने स्वीकार किया कि इस शक्ति के साथ ये अभी भी कुछ करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। फिर उसने ऊपर देखा, ये सवाल करते हुए कि वे प्राणी क्या कर रहे थे, और उन्हें तुरंत और जोर से हमला करने का मानसिक आदेश दिया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मन नियंत्रण का लक्ष्य पहले ही पुष्टि हो चुकी थी। जल्द ही शक्ति में वृद्धि के कारण भाले लाल होने लगे, क्योंकि प्रणाली ने सूचित किया कि एक आशीर्वाद लागू किया गया था। पूरा दृश्य लाल हो गया जब लड़की गंभीर हो गई। उसकी नजरें आगे की ओर टिकी हुई थी, जैसे एक सच्चा शिकारी जो खुलने वाला हो।
फिर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें अत्यधिक शक्तिशाली प्रहार था। सुनहरे बालों वाली लड़की ने इसे दूर से देखा। उस पल में स्तब्ध, चारों ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि अंतिम हमले की शक्ति बहुत अधिक थी। और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि प्राणियों में से एक पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था और अब रैंक ए तक पहुंच गया था। वह इससे स्तब्ध थी क्योंकि इसका स्तर इतनी अचानक बढ़ना संभव नहीं होना चाहिए था, लेकिन धुएं के बीच हम कुछ बनते हुए देख सकते थे। यह हमारा नायक था, पहले से भी अधिक तीव्र दृष्टि के साथ। फिर वह आगे बढ़ी। उसका शरीर पूरी तरह से पुनर्जीवित हो चुका था और एक कदम के साथ उसने स्वीकार किया कि उसे लगा कि वह उसकी वजह से मरने वाली थी। जल्दी से योन ने पूछा कि वह किस तरह की महिला थी जो ऐसा कुछ कर सकती थी, लेकिन नायिका बस हंसी और कहा कि उसे भी नहीं पता, लेकिन वह एक बात के लिए निश्चित थी कि वह यहाँ और अब भी मरने वाली थी, क्योंकि कोई भी रैंक एस शरीर इतने सारे भालों के आने पर जीवित नहीं रह सकता। और इसलिए हम देखते हैं कि दोनों ने हमलों से भारी नुकसान उठाया था। उस क्षण किम डोंगजू स्तब्ध हो गए और चुपचाप ये सोचते रहे कि क्या हो रहा है। सभी प्राणी उन दो महिलाओं पर हमला करते रहे। वह सोचने लगे कि क्या उनकी बहन वास्तव में अपनी सीमाओं तक पहुंच रही थी, खासकर जब यह हमारे नायक जैसी किसी से आ रहा था जो केवल रैंक ए थी। इस प्रकार सभी प्राणी आगे बढ़ते रहे, जबकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह वास्तव में हो रहा है, क्योंकि वह अपने शरीर का उपयोग हमलों को अपनी ओर खींचने के लिए चारे के रूप में कर रही थी, जिसे मानव के लड़ने का तरीका भी नहीं माना जाना चाहिए। हमारे नायक ने फिर एक मुक्का मारा जो सीधे सुनहरे बालों वाली के चेहरे पर लगा। इससे उसे दर्द में दांत भींचने पड़े, क्योंकि हम उसके शरीर में कई छेद देख सकते थे। हमारा नायक फिर से उसकी ओर कूदा, लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार, और इस पर उत्साह से हंस रहा था। जल्दी ही एक के बाद एक वार शुरू हो गए, जैसे वह लड़ाई से आनंदित हो रही थी। गोरी ने अपनी आंखें खोलीं और खुद का बचाव करते हुए कहा कि दूसरी पूरी तरह पागल है। और फिर हमने देखा कि उसी क्षण एक तलवार का झटका लगा जिसने हमारे नायक के शरीर को आधा काट दिया उसके हाथ के साथ। वह तुरंत खांसने लगी, जो दिखने में केचप जैसा लग रहा था। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, जबकि नीचे खड़ी महिला विजय में हंस रही थी, क्योंकि उसने योजना के अनुसार उसे चौंका दिया था। हालांकि हमारी नायिका हवा में लटकी हुई भी चुप रही, केवल मुस्कुराते हुए कहा कि वह पूरे समय खुद को रोक रही थी, जिससे सब कुछ और भी मजेदार हो गया। और फिर उसने अपनी चीखने की क्षमता का फिर से उपयोग किया, जिससे सुनहरी बालों वाली महिला चौंक गई। सभी प्राणी फिर से हमला करते हुए चिल्लाने लगे। महिला ने स्वीकार किया कि उसने अपनी सतर्कता खो दी थी, हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी महिला उस स्थिति में कोई क्षमता का उपयोग कर सकेगी। इस प्रकार अपनी तलवार घुमाते हुए योद्धा वारों को चकमा देने लगी, जबकि यह स्वीकार करते हुए कि यह कभी खत्म नहीं होता। आमतौर पर वह सभी प्राणियों को मिटाने का आनंद लेती, लेकिन अब वह इससे परेशान हो रही थी। फिर अचानक हमारी नायिका प्रकट हुई, पूछते हुए कि क्या दूसरे ने लंबे समय तक इंतजार किया। यॉन ने पीछे मुड़कर पूछा कि क्या इस तरह की चोट भी उसकी क्षमता से ठीक हो गई थी। हमारी नायिका ने फिर से उस पर मुक्का मारा और इसी तरह केचप उड़ गया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अवशेष जमीन पर गिर रहे हैं। भारी सांस लेते हुए वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसे एक ही वार से इतनी दूर फेंक दिया गया था। यह अंततः अत्यंत कायरता भरा था, विशेष रूप से नायक जैसे किसी से। और लड़की ने जल्दी से जवाब दिया कि अंत में दूसरा अभी भी जीवित था। सुनहरे बालों वाली ने महसूस किया कि वह जितनी उसने कल्पना की थी उससे भी अधिक साहसी और पागल थी, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने स्वीकार किया कि वास्तव में यह एक एस रैंक का शरीर था। हालांकि अपने सिर का हिस्सा गायब होने के बावजूद हमारी नायिका ने स्वीकार किया कि उसने कई बार झेले थे, लेकिन फिर भी जीवित रहने में सफल रही। बड़ी महिला ने कहा कि दूसरों के बारे में बात करने से पहले अपने शरीर को देखो, और पूछा कि वह मरी क्यों नहीं। और फिर लड़की ने एक पल के लिए सोचने के लिए रुक गई। उसने फिर स्वीकार किया कि वास्तव में किसी के लिए न मरना संभव नहीं है। आखिरकार वह पहले भी एक बार मर चुकी थी। गोरी लड़की ने जल्दी से मान लिया कि यह सच्ची अमरता थी। उसने सुना था कि ऐसी चीजें पाना मुश्किल होता है और आमतौर पर इन्हें केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जो लड़की को काफी दिलचस्प लगा। हालांकि जो लोग उनका उपयोग करते हैं वे अक्सर अपनी जान गंवा देते हैं, जैसे उसने किया, जिसका मतलब है कि नायिका पूरी तरह से पागल है। और इसलिए युवा महिला ने यह पूछने का फैसला किया कि वह वास्तव में इस सब से क्या हासिल करना चाहती है। लेकिन असली समस्या यह है कि वह अपने भाई के पास रहने के लिए बहुत खतरनाक है, जबकि अंदर ही अंदर यह स्वीकार करते हुए कि वह अपने शरीर को हिला नहीं सकती। फिर चोई ने कहा कि उसे अपने भाई के प्रति बहुत अधिक लगाव है और इसी कारण से लाल बालों वाली लड़की कभी किसी को डेट नहीं कर पाएगी। उसे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन असली समस्या यह है कि उसके प्यारे भाई की जिंदगी फिलहाल खतरे में है और इसी कारण से उसे कुछ ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे वह शुरू से ही नहीं चाहती थी। चाहे कुछ भी हो, वह सुनिश्चित करेगी कि वह हमारे नायक को वहीं पर मार दे। उसके चारों ओर की चट्टानें तैरने लगीं, जो आने वाले खतरे का स्पष्ट संकेत था। उसने घोषणा की कि किम डोंगजू को उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई मंशा नहीं थी कि वह इस लड़ाई के साथ मर जाए। आदमी ने जल्दी से चिल्लाया कि उसका शरीर सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन नायिका ने शांतिपूर्वक कहा कि उसे इतनी तीव्रता से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार वह अपना हाथ भी नहीं हिला सकती थी। सभी देवदूत उस क्षण दूर से देख रहे थे, जबकि नायिका ने स्वीकार किया कि आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस बार वह सुनिश्चित करेगी कि उस शिकारी को किसी भी कीमत पर मार दे। एक अविश्वसनीय रूप से तेज कदम के साथ लड़की ने खुद को लॉन्च किया, जबकि उसकी नीली आभा हवा में फैल गई, उसके कौशल के उपयोग का संकेत देते हुए। स्क्रीन का फिर से उपयोग किया गया जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ी। सभी देवदूत आगे बढ़ने लगे और पहले से घायल सुनहरे बालों वाली पर हमला करने लगे। कहा जाता है कि एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण होता है जो सब कुछ अस्तित्व से मिटा देता है। इसे शून्य बिंदु कहा जाता है। वह वास्तव में उस क्षमता का उपयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई और विचार न होने के कारण उसने नायक से कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके आए, क्योंकि वह अपनी अस्तित्व को मिटाने वाली है। हालांकि यह स्पष्ट है कि उसकी अंग अभी भी दर्द कर रही है, सब कुछ के बावजूद। आखिरकार घाव बहुत गंभीर है और जोखिम अभी भी बहुत अधिक है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए वह अपने शरीर को और अधिक मजबूर करने लगती है ताकि उस गोले को उठा सके जो उसके सिर में बन गया था। उसके सिर के ऊपर हाथ।
यौन मानती है कि वह किसी भी तरह मरने वाली है, इसलिए वह सभी राक्षसों को अपने साथ ले जाएगी। इस प्रकार उस क्षण में प्राणी द्रव्यमान क्षेत्र में खींचे जाने लगे। नायक ने यह देखा, प्रभावित हुआ और फिर हंसने लगा, कहने लगा कि वह अपने चारों ओर की हर चीज को खींच रही है। क्या शानदार कौशल है। जल्द ही हम देख सकते थे कि महिला के चारों ओर प्राणी स्पैगेटिफिकेशन के कारण विकृत होने लगे। चोई हंसते रहे, कहते हुए कि वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो सच में मर जाती। लेकिन महिला हंसती रही। आखिरकार वह वैसे भी मरने वाली थी, तो कम से कम वह नायक जैसे किसी के लिए एक छोटा सा उपहार छोड़ देगी। लड़की ने पूरी आत्मविश्वास के साथ तेजी से एक कदम आगे बढ़ाया, फिर गोले की ओर कूदते हुए कहा कि उसे यह पसंद आएगा। आखिर में जो हम देख सकते हैं वह यह है कि उसकी मुस्कान कभी नहीं मिटी, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि वह वास्तव में आने वाली चीजों को लेकर उत्साहित थी। लेकिन सुनहरे बालों वाली ने कहा कि वह पूरी तरह से पागल थी। हालांकि वह जितना चाहे हंस सकती थी, क्योंकि जल्द ही उसकी मौजूदगी का हर निशान उस काल्पनिक द्रव्यमान द्वारा मिटा दिया जाएगा। फिर हम बाहर की ओर शिफ्ट होते हैं, जहां कोई कीबोर्ड पे टाइप कर रहा है। महिला ने सवाल किया कि क्या हो रहा था, क्योंकि जो एक रैंक बी का डंगोनन होना चाहिए था वो अब एक बहुत उच्च स्तर पर बढ़ रहा था। आखिरकार उसने थोड़ी देर से महसूस किया, और इस गति से आयाम किसी भी क्षण ढह सकता है। महिला ने जल्दी से कालकोठरी के लिए जिम्मेदार मुख्यालय को फोन किया और कहा कि वह तत्काल निकासी का अनुरोध कर रही है। फिर हम अंदर लौटते हैं, जहाँ अब ब्लैक होल का रंग लालिमा लिए हुए है। उस आयाम के भीतर पूरा आकाश अब पूरी तरह से अशांत और ध्वस्त हो रहा है। लाल बालों वाले व्यक्ति ने जल्दी से अपने चारों ओर सब कुछ देखना शुरू किया, यह महसूस करते हुए कि स्थिति उम्मीद से भी बदतर थी, क्योंकि उस समय कालकोठरी टूटने लगी थी। अत्यधिक ऊर्जा के कारण आकाश तेजी से फट गया और आकाश में एक प्रकाश की चमक दिखाई दी। एक शिकारी की ऊर्जा से राक्षसों के लिए एक निकास खुला। हम उस पुलिस वाली के पास लौटते हैं जो दौड़ रही है, और उसने कहा कि उसे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। आकाश के ऊपर यह दिखाई दे रहा है कि राक्षस एक दिशा में खींचे जा रहे हैं, जैसे कि उन्हें घसीटा जा रहा हो। अंत में यह एक स्तर बी का कालकोठरी होना चाहिए था, लेकिन बाकी सभी सिर्फ रैंक सी के राक्षस होने चाहिए थे। फिर भी महिला उनके स्तरों को नहीं देख सकती, जिसका मतलब है कि उस समय कुछ अजीब हो रहा है। वो फिर डर जाती है, सामने के दृश्य को समझ नहीं पाती, क्योंकि यह स्पष्ट है कि दो लोग द्वंद्व कर रहे हैं, जबकि किम डोंगजू देख रहे हैं। वह सोचती है कि किम छोई, जो एक रैंक सी शिकारी है, कैसे योन हान, जो रैंक एस है, के खिलाफ लड़ाई में खुद को संभाल रही है। अंत में लड़की शायद वर्तमान शिकारी रिकॉर्ड में सूचीबद्ध नहीं है, और अगर यही वास्तव में समस्या है तो उसे नायक को पकड़ना होगा। लेकिन यह उनके दोनों के पूरी ताकत से लड़ते हुए असंभव होगा। अगर यह जारी रहता है तो यह बहुत संभव है कि कालकोठरी टूट जाएगी और कई लोग मर जाएंगे, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए, भले ही इस प्रक्रिया में पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो जाए। लाल बालों वाले आदमी ने जल्दी से बगल में देखा, यह महसूस करते हुए कि स्थिति और भी खराब हो गई थी। उनकी अधिकारी सोंग यी क्यून अभी अभी पहुंची थी। उसने उसे रुकने के लिए कहा, क्योंकि चीजें उसके लिए भी नियंत्रण से बाहर हो रही थीं। हालांकि वह आगे बढ़ी और उनके नाम लेते हुए घोषणा की कि उनकी ऊर्जा के कारण टंगोनन अस्थिर हो रहा था, इसलिए उसी क्षण उसकी क्षमता सक्रिय हो रही थी। वहां मौजूद सभी को तुरंत रैंक सी में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। लाल बालों वाले व्यक्ति ने सबसे पहले इसका प्रभाव महसूस किया, जिससे उसका शरीर भारी हो गया। नायक और सुनहरे बालों वाले ने भी इसे महसूस किया, जिससे वे दोनों रुक गए। फिर महिला के पेट में घाव के कारण फट गया और उसके शरीर पर अन्य चोटों ने उसे अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कराया। उसने जल्दी से पूछा कि वह एक साथ इतनी सारी चोटें क्यों महसूस कर रही थी। जल्द ही स्थिति विंडो खुली, जिससे पता चला कि उसने एक डिब्बा लिया था। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि कौशल उसकी ताकत को खत्म कर रहा था, और आकाश के ऊपर जो काला छिद्र था वह अब गायब होने लगा। महिला के गिरने के कारण दोनों ऊर्जाएं खुलने लगीं और वह जमीन पर केचप के पूल के बीच में पड़ी रही। जल्द ही अशांत आकाश शांत होने लगा और अपनी नीली छटा में लौट आया। कहा जाता है कि यह एक बहुत शक्तिशाली क्षमता है, लेकिन इसका नुकसान उपयोगकर्ता पर भी पलटता है, जो अब कुछ स्थायी घावों से पीड़ित है। वह स्वीकार करती है कि क्षेत्र में मनस्थिर हो गया है और उसने इससे बहुत कष्ट सहा है, लेकिन सच कहें तो यह एक चमत्कार है कि वह अभी भी जीवित है। फिर उसने योनसू से कहा कि वह एस रैंक शिकारी का इलाज जितनी जल्दी हो सके शुरू करे। महिला चलते हुए सोच रही थी कि क्या वह ठीक है, क्योंकि दूर से वह भयानक रूप से घायल दिख रही थी, और जैसे ही वह पास आई उसने महसूस किया कि स्थिति उसकी कल्पना से भी बदतर थी। उसकी हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि उसके शरीर पर कई घाव हैं और उसका दिल और फेफड़े खतरे में हैं। इस स्थिति में शिकारियों का मर जाना सामान्य है, लेकिन वह सी रैंक के शरीर के साथ आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से टिक रही है। उसी समय उसकी छड़ी चमकने लगी और योनसू ने कहा कि आंतरिक चोटों को ठीक करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए वह आपातकालीन उपचार से शुरू करेंगी। लेकिन जैसे ही यह शुरू हुआ, घावों में स्पष्ट सुधार देखा जा सकता था। उसने यह भी देखा और कहा कि अगर यह जारी रहा तो वह उसके अंगों को ठीक कर पाएगी। हालांकि आगे देखते हुए वह उस क्षण भ्रमित हो गई, क्योंकि वह लड़की जो लड़ रही थी अब उसके ठीक सामने खड़ी थी, और उसने खुद से पूछा कि वह सब कुछ होने के बाद पूरी तरह से अछूती कैसे थी। उसने सवाल किया कि वह वहां क्यों थी, क्योंकि यह नायक था जिसने ये सभी चोटें पहुंचाई थीं, इसलिए उसे तुरंत दूर रहना चाहिए। लेकिन चोई चुपचाप अपनी प्रतिद्वंदी को देखती रही, और फिर उसने अपना पैर पास लाते हुए कहा कि वह अभी भी सांस ले रही थी। सुनहरे बालों वाली का शरीर बिना किसी प्रतिक्रिया के स्थिर रहा। लाल बालों वाली ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं कर सकी, क्योंकि उसी समय कुछ तेज ने उसे रास्ते से हटा दिया। हमारी नायिका इस कार्रवाई से हैरान थी और सोच रही थी कि उस प्रहार के बाद वह कहाँ गई, और उसने स्वीकार किया कि इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे जाने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वह अपनी बहन की छाया से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने उस लाल बालों वाली का नाम पुकारा जो महिला के शरीर को पकड़े हुए थी। जल्दी से किम डोंगजू ने योनसू से अपनी बहन का ख्याल रखने को कहा, नायक के रूप में। लाइक सी
पूछो कि वह उसे फिर से क्यों चुन रहा था, क्योंकि उसकी बहन आखिरकार जा रही थी जिससे उसे अपनी आजादी मिल सकती थी, तो वह इसे क्यों नहीं स्वीकार कर रहा था। लेकिन कहा गया कि यह चुनाव का मामला नहीं था, क्योंकि कोई भी अपने परिवार के सदस्य को अपने सामने मारे जाने नहीं देगा। अंत में लाल बालों वाले ने स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं कर सकता था और नायक ने तुरंत कहा कि उसे ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी। आखिरकार वह सच में उसे आजाद करना चाहती थी। फिर डोंगजू ने पूछा कि उसका मतलब क्या है। उसे अपनी वर्तमान स्थिति से थक जाना चाहिए, जहां लोग हमेशा कहते हैं कि वे उसके भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि वे आपको भी इस पर विश्वास दिला देते हैं। अंत में उसने केवल यह समझा कि अनगिनत बार मरने और मारने के बाद स्वतंत्रता कुछ जादुई और अनोखी होती है। इसे केवल तब प्राप्त किया जा सकता है जब आप खुद किसी पर कदम रखते हैं, और यही वह चाहती थी कि उसका दोस्त महसूस करे, वह सच्ची मुक्ति जो उसने एक बार अनुभव की थी। अंत में डोंगजू अभी भी अपनी बहन से बंधा हुआ है और उसे उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वह अंततः लंबे समय से सपने देखी गई स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। और चोई ने समझा कि शुरुआत में इसे समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब यह करीब आता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यह उसकी असली मौका है कि वह आखिरकार अपनी आजादी हासिल कर सके। एक उदास स्वर में उसने स्वीकार किया कि युवा व्यक्ति इसे करने में सक्षम है, और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह उसकी मदद करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।